सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन, बिकॉज हमने किया था इस पूरे वीक बायोलॉजी, ठीक है। और इस पूरे वीक बायोलॉजी में हमने FRB सेशन चलाया था, जिसमें के तहत हमने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें फिनिश करी थी, ठीक है, ईच एंड एवरी चैप्टर। तो अब उसको हम कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं और उस पर फुल स्टॉप लगाने वाले हैं पूरी बायोलॉजी में थ्रू दी 80 क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग 80 MCQs करने वाले हैं, फिर 80 PYQs करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक बार ही फिर से एक पूरी बायो का रिवीजन करने वाले हैं। और कल से दैट इज़ जो हमारा अगला वीक होगा, वीक 2, उसमें हम अगला सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, दैट वुड बी फिजिक्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, सोनू, चुन्ना, कृतिका, हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, एंड दैट इज़ कि 1 PM पे, यानी 1 बजे दोपहर में, आप लोगों का परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे टेस्ट भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों का लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लाइव टेस्ट भी सेक्शन दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बायोलॉजी का आज टेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद 80 क्वेश्चंस को वहाँ पे भी आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। वो टोटल 25 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाय डैश इन 1665। कोशिकाओं को पहली बार कॉर्क में 1665 में किसके द्वारा देखा गया था? रॉबर्ट हुक, एंटनी वॉन लिवेनहॉक, थियोफ्रेस्टस, एडवर्ड जेनर। बताइए, सेल्स को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? और सारी चीज़ें लिखिएगा कमेंट में, जो जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं सेल के रिगार्डिंग। इसका PDF मिलेगा या नहीं? बिल्कुल PDF मिलेगा। परमार SSC जो टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा। इन सारे माइंड मैप्स आपके वहीं पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो टेस्ट होगा लाइव टेस्ट, वो आपको परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे आप इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइव टेस्ट करके सेक्शन आएगा, वहाँ पे आपको 1 बजे दोपहर में, और 1 बजे से लेके ये शाम को, मैं बता दूं, 1 बजे से लेके आप इसको शाम को 7 बजे तक अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 बजे से लेके 7 बजे तक, बाद में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो रैंकिंग की जो PDF निकलती है कि भाई इन लोगों का ये इतना नंबर आया है, फिर टॉप 5 में कौन आया है, तो वो उसी बेसिस पे निकलेगी जो लोग 1 से 7 बजे के बीच में अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट आप वैसे बाद में भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सेल्स व फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाई, तो किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। किसमें किया था? कॉर्क। आप जानते हैं कॉर्क क्या है? एक तरह का लकड़ी का टुकड़ा है। इन द ईयर 1674 लिविंग सेल डिस्कवर किया था किसने? जरा बताएंगे कमेंट में। सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था पॉन्ड वाटर में, ठीक है। पॉन्ड वाटर में सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? और एडवर्ड जेनर की अगर बात करें तो इन्होंने जो आपकी पोलियो की वैक्सीन होती है उसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो लिखा हुआ बी में, लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था 1674 में एंटनी वॉन लिवेनहॉक। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ और आप बताइएगा, दैट इज सेल थ्योरी किसने दी थी? हु गेव दी सेल थ्योरी? एंड स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? देर आर डैश मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं मुख्यतः? ऑप्शन हैं आपके 4, 2, 3 या फिर 5। तो सेल थ्योरी की अगर बात करें तो ये किसने दी थी? शेल्डन, ठीक है। शेल्डन और स्वान ने, ठीक है। शेल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। और कब दी थी? ये दी थी इन द ईयर 1838, 1838 में दिया था। और फर्दर ध्यान रखिएगा, जिसमें सेल थ्योरी में क्या बोला था इन्होंने कि जो भी चीज़ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। यानी हर चीज़, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने हुए हैं। इस पे फर्दर मॉडिफिकेशंस किए थे वर्चॉव ने। वर्चॉव जी ने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि कोई भी जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ये वर्चॉव ने बोला था। स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो का मतलब सेल और लॉजी का मतलब स्टडी, सिंपल। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? तो 2 टाइप के हमारे प्राइमरी सेल डिवीजन होते हैं जहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो माइटोसिस और दूसरा मायोसिस। माइटोसिस और मायोसिस में डिफरेंस क्या होता है? माइटोसिस जो होता है आपका, सोमैटिक सेल में होता है,
है ना, सोमैटिक सेल। और मायोसिस में किसमें होता है, जर्म सेल्स, जो जर्मिनेट करती हैं, फिर जो सेक्स सेल्स होती हैं जो सेक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, सोमैटिक अदर देन सेक्स सेल्स, ठीक है, ये जर्म सेल्स में होता है। माइटोसिस में आपका एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड टोटल 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। इसमें जो होता है टोटल 4 डॉटर सेल्स बनती है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसमें 2 बार डिवीजन होता है, ठीक है, जैसे कि एक बार ये हुआ, पहले तो डिवीजन हुआ 2 में, देन ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती हैं, तो जो एक न्यूक्लियस है वो 4 में बटता है, तो 4 डॉटर न्यूक्लाई बनते हैं। ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस ये होता है, ये डाइप्लॉइड, ये क्रोमोसोम बनाता है। डाइप्लॉइड मतलब एन, ठीक है, सिंगल पेयर, ठीक है, ये बनाता है आपका, सॉरी ये आपका बनाता है, हाँ जी ठीक तो है, हाँ माइटोसिस में, अच्छा मुझे लगा, ठीक है, हाँ डाइप्लॉइड है ना, ठीक है, डाइप्लॉइड, ठीक है, डाइप्लॉइड का मतलब है 2n, यानी कि डबल पेयर बनाएगा। और ये आपका जो मायोसिस है, जो जर्म सेल से पार्टिसिपेट करते हैं, वो हैप्लॉइड बनाते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड यानी कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो बस 3 चीज़ें याद रखनी है माइटोसिस और मायोसिस में, सोमैटिक सेल, जर्म सेल्स, 2 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल्स, डाइप्लॉइड, हैप्लॉइड, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी जो डिफरेंट फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, वो भी अभी हम देखेंगे कि कितने मतलब कि सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। अगला है व्हाट इज़, अच्छा ये बताइए कि कौन सा बीमारी होता है जिसमें रैपिड सेल डिवीजन होता है, जिसमें कि बहुत ही अनकंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ या फिर रैपिड सेल डिवीजन होता है, और रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस में होता है, किस में देखने मिलता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन दी सेल मेम्ब्रेन, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसको पहली बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो सेल के कंटेंट को होल्ड करके रखती है, सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, बेंजीन है वैसे तो कोई भी शेप हो सकता है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ठीक है, सेल के कंटेंट्स को वो होल्ड करके रखती है। एंड वो साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि ये मान लो सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और ये यहाँ पे होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक तो सेल के कंटेंट को होल्ड करके रखती है, दूसरी बात जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी सेमी परमिएबल या फिर ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है, यानी सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है। एंड ये आपकी होती है लिविंग, कैसी होती है, लिविंग होती है, और ये सब में देखने को मिलती है, चाहे किसी भी चीज़ की सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, सब में देखने को मिलती है। इट इज़ सेल वॉल, जो कि हमें सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों की सेल में देखने को मिलता है। तो सेल वॉल जरा बताइए किस में सेल में देखने को मिलता है, 3 मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था प्रोटीन और लिपिड्स, लिपिड की जगह फॉस्फोलिपिड्स भी आ सकता है, ठीक है, प्रोटीन या फिर फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और कितने मात्रा में होता है, कितने परसेंटेज में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होती है रफली 50-50% आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे 40-60% हो जाएगा, नहीं जितना लिपिड होता है ऑलमोस्ट उतना ही प्रोटीन होता है, दोनों का इक्वल होता है। लेकिन अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, जहाँ पे हमने देखा था कि एटीपी का सिंथेसिस होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है इनर मेम्ब्रेन, आउटर तो पोरस होती है, इनर जो होती है जो इस क्रिस्टे के फॉर्म में देखने को मिलती है तुमको, क्रिस्टे के फॉर्म में ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसमें जो होता है 75% प्रोटीन का कंटेंट रहता है इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये लिविंग होती है, सेमी परमिएबल होती है, और क्योंकि सेमी परमिएबल होती है इसीलिए ऑस्मोसिस भी परफॉर्म करती है। अभी देखेंगे तो सेल वॉल किस में होती है, एक तो बैक्टीरिया में, दूसरा फंगस में, और तीसरा प्लांट सेल में। तो बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन या फिर इन शॉर्ट पेप्टिन की बनी होती है। फंगस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सुगर होती है, काइटिन की बनी होती है। एंड प्लांट्स में, और जरा बताइए काइटिन का ही किसका एक्सोस्केलेटन, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं एक फाइलम होता है जिसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, फिर चिटिन का बना होता है। तो प्लांट्स में अगर बात करें तो सेल्यूलोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज दिस विच हो, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन सब में होगी, ठीक है, अगर जिसमें सेल वॉल है ऐसा नहीं कि उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन तो होगी। तो इस केस में जिनके पास सेल वॉल होगी वो क्या होगा, उस केस में सेल वॉल ही उनको डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही होगी। एंड ये बताइए कि इसकी जो बैक्टीरियल सेल होती है इसमें एक हमें आउटर कवरिंग देखने को मिलती है, आउटर कवरिंग वो किसकी बनी होती है, कोई बताएगा, वो एक तरह की स्लाइम लेयर होती है, वो एक तरह की स्लाइम लेयर होती है, बताइए।
अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग, और मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद आपसे ये पूछने वाला हूँ कि आपने कितना स्कोर किया। तो 10 क्वेश्चन का अपने कॉपी में लिखते रहिएगा, और कॉपी पेन बिल्कुल ऑर्थोपोडा सही है सभी का, सयान, सविता, अनिकेत बिल्कुल सही, भारती। तो कॉपी निकाल के बैठिएगा सो दैट आप लिख सकें कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया, देन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में, है ना। तो थोड़ा सा आपके लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई अब अगले जो सेट ऑफ 10 क्वेश्चन है उसमें मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है, एंड देन लास्ट में आप तभी बता पाएंगे 80 क्वेश्चन के लास्ट में। बिल्कुल ग्लाइकोकैलिक सबका सही है, सभी लोग यार मतलब काफ़ी तेजू हो चुके हैं अभी हैं मतलब नीट ईट भी लगता है निकाल लोगे अब। ग्लाइकोकैलिक्स ये एक तरह की स्लाइम लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की। और ये भी अगर लगे हाथ बताइए तो जब बैक्टीरिया की बात आ रही है कि बैक्टीरियल जो फ्लैगेला होता है, फ्लैगेला क्या होता है, जो इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, एक तरह से इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बैक्टीरिया फ्लैगेला में मैंने कितने पार्ट आपको बताए थे, अच्छा वो छोड़ो, तुम बस इतना मुझे बता दो कि जो बेजल बॉडी होती है और जो फिलामेंट होता है उसको कौन कनेक्ट करता है, बेजल बॉडी को फिलामेंट से कौन कनेक्ट करता है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली, अब सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, वाटर मे ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन। सेल मेम्ब्रेन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जिसके हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि सेमी परमिएबल होती है, सबको अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने जाने का जो है काम करती है, यानी कि एक तरह से बॉडी गार्ड की तरह परफॉर्म करती है सेल के लिए। अब अगर हम बात करें तो पहला वाला तो उस हिसाब से सही हुआ, बिल्कुल सही है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, ये गलत होगा, बिकॉज हमने पढ़ा था कि ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब कब मूव करता है, देखो ये तो हमेशा मूव करता है, और हमने इसमें 3 तरह के केसेस पढ़े थे। और हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन किसका लेना है, मैंने आपको बताया था वाटर का यहाँ पे लेना होता है, हाई या फिर लो कंसेंट्रेशन। तो हमने 3 तरह के सोल्यूशंस पढ़े थे, एक तो हाइपोटोनिक पढ़ा था, ठीक है, एक पढ़ा था आइसोटोनिक, और एक पढ़ा था हाइपरटोनिक, ठीक है, एक पढ़ा था हाइपरटोनिक। इन तीनों सोल्यूशंस में डिफरेंस क्या था, इन तीनों सोल्यूशंस में डिफरेंट ये था, हिप्पोपोटामस इसको लिंक करना है आपको, ठीक है, हिप्पोपोटामस से, हाइपर से लिंक नहीं करना, हिप्पोपोटामस, हिप्पो का मतलब फूला हुआ होता है ना हिप्पोपोटामस, या फिर हाइप क्रिएट हो रही है किसी चीज़ की, या हाइप तो खैर इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन ओ से याद करो, ओ, ठीक है, ओ फूला हुआ होता है। तो यानी कि इसमें अगर आप कोई भी सेल रखेंगे, जैसे इसमें यूजुअली जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो आरबीसी का पूछा जाता है, कि अगर हम किसी आरबीसी को रख देंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो उसके साथ क्या होगा, वो स्वेल कर जाएगी। क्यों स्वेल कर जाएगी, क्यों फूल जाएगी, वो बर्स्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है, क्योंकि स्वेल करने की वजह से। क्यों, क्योंकि जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है उसके बाहर वाटर का हाई कंसेंट्रेशन होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, और अंदर लो होता है, तो हाई से लो में मूवमेंट होगा जिसकी वजह से स्वेल कर जाएगी। हाइपर में एकदम उल्टा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगी। बस एक याद कर लो, बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे। एंड आइसोटोनिक में क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह सेम कंसेंट्रेशन है, इस वजह से नो मूवमेंट, नो चेंज, नथिंग, कुछ नहीं होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कभी क्वेश्चन मैंने देखा तो नहीं है, सीडीएस में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीडीएस सीएपीएफ में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अगर कभी पूछ ले एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो जब आप लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूवमेंट करवाते हो तो वहाँ पर आपको अलग से एनर्जी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप विधि के अगेंस्ट काम कर रहे हो, यानी कि जो जिस हिसाब से रीति चलती है उस हिसाब से उससे अलग काम कर रहे हो, तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कनेक्ट करता है इस बेसल बॉडी को फिलामेंट से, इसका नाम होता है हुक, हुक कनेक्ट करके रखता है। अच्छा, हुक वॉर्म जो होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, which cell organelle contains millions of membrane bound ribosomes is involved in the production, folding, quality control and dispatch of certain proteins। तो millions of membrane bound ribosomes होते हैं इसमें, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच। अब पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में किसका इन्वॉल्व है, पेरोक्सीसोम का? नहीं, पेरोक्सीसोम तो किस में इन्वॉल्व है, ये भाई ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाता है, और ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल बना के जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको ऑक्सीडाइज करके बाहर निकाल देता है। चल निकल डैश अपशब्द है ना तो पेरोक्सीसोम की अगर बात करें तो पेरोक्सीसोम, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि जो हाइड्रोजन पर, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ना, इसको ऑक्सीडाइज करके बाहर भेज देता है। RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने देखा था ये जैसे हमारी सेल होती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल से डायरेक्टली ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, न्यूक्लियस। अच्छा, जल्दी से बताएंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक
तो यहाँ पे आप एक ये चीज़ देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से। पहली बात तो ये है क्या, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर ऐसे ही तुमको गोल्गी अपरेटस में भी देखने को मिलेगा, इनको सिस्टर्न बोलते हैं। क्रिस्टे होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और ये होते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी, सिस्टर्ने होते हैं ये, जो अटैच मतलब इस तरह से राउंड 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 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको कि हम अंतःद्रव्यिका झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, तो उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का। अब वो ट्रांसपोर्ट क्या करेगी, जो रफ और स्मूथ बनाएगी। रफ क्या बनाती है, रफ बनाती है प्रोटीन्स। क्यों बनाती है रफ प्रोटीन, क्योंकि ये रफ है, और रफ है इसलिए क्योंकि डॉट 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 जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसकी वजह से। और ये है क्या, ये राइबोसोम होता है, ये इसकी वजह से ये रफ है, जो जिसकी वजह से प्रोटीन का निर्माण करेगी। यहाँ पे कहीं पे तुमको डॉट डॉट किस स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं, तो ये स्मूथ है। ये किसका सिंथेसिस करेगी, ये फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करने का काम है, फैट्स एंड लिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने एक और फंक्शन बताया था, अगर कोई बता देगा ना, सही बता रहे हैं, अभी अभी क्लास बंद करके चॉकलेट देने आएंगे तुम्हें। RER का जो फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनाने का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी जनरेट करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हम रेस्पिरेशन अभी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी इसको हम बोलते हैं। और ये इनर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो सॉसेज शेप का होता है। ठीक है, इसकी जो तकरीबन लेंथ होती है वो 2 से 8 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। सही आंसर गोल्गी अपरेटस होगा, जिसको कि हम देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही आंसर दिया। इसका सही आंसर गोल्गी अपरेटस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल सही, सांची ने भी सही बताया, प्रशांत ने सही बताया, सुमित, सब लोग तेज है यार काफ़ी। तो मतलब मेरी उम्मीद से काफ़ी तेज हो तुम लोग तो। आकाश, दिव्यांशी, तो भाई देखो, क्योंकि इतने लोगों ने बताया तो भाई सबके घर में तो आ नहीं सकता मैं चॉकलेट देने, तो इसलिए अपने हिसाब से ले लेना चॉकलेट। ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाए तो फिर क्लेम कर सकते हो क्लेम कर सकते हो अपना, है ना। लेकिन हाँ, बिल होना चाहिए, ध्यान रखना, बिना बिल के क्लेम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन में, पता है UPSC में क्या होता है, जब आपको TA मिलता है, ठीक है, TA पता नहीं मिलता है कि नहीं, जैसे TA मिला था तो तभी तो भाई TA मिला था, तो पहली बार जो हम फ्लाइट में तभी बैठे थे, क्योंकि हमें लगा भाई फ्री का पैसा है तो मिल जाएगा। लेकिन जो है इंटरव्यू से ज़्यादा तो दिमाग इसी चीज़ में लगा हुआ था कि ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी ऑफिसेज में यही होता है कि भाई पैसा मिलता नहीं है यूजुअली। लेकिन भाई साहब, होता क्या कर, मतलब UPSC की बिल्डिंग कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे गेट है, अंदर घुसोगे, मतलब इस तरह से, यहाँ पे जो सबसे बाहरी है यहीं पे ही, अब तब उस समय दिया था तो पता नहीं कहाँ, लेकिन हाँ यहाँ पे मतलब पैसा वैसा भाई गए। ठीक है, मेरा एक्चुअली में सबसे पहले ही हो गया। ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं था कोई साथ में हो, भाई गए सीधे कैश गिन दिया, सीधे कैश, बस टिकट मांगा सीधे कैश गिन दिया। मतलब मैं इतना खुश इंटरव्यू के मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं कैसा गया, कुछ नहीं भाई, मैं तो इतना ज़्यादा खुश कि भाई पैसा दे दिया इन्होंने अगर पैसा ना देते ना तो घर में काफ़ी डांट पड़ती। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही आंसर होगा, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग के लिए गोल्गी अपरेटस, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल बोलते हैं, है ना। और पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, ज़रा ये बताइए। और यहाँ पे बाकी सेल ऑर्गेनल को पढ़ लेते हैं, अगर यहाँ पे आ ही गई हैं सारी पिक्चर्स तो वैक्यूल्स जो है सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। देख रहे हो कितने वैक्यूल्स घूम रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद करो, कि ये सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी और टर्जिडिटी। ठीक है, सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और मैंने तुम्हें इसको रिजेंबल मतलब बोला था कि इसको थोड़ा सा रिलेट करो किससे, बलून से, फिल्ड बलून से, जैसे वो टर्जिड होता है, तो देख सकते हैं उसी तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये जो सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये प्लांट की सेल है या एनिमल सेल की है, जल्दी से बताओ। तो आप सीधे सीधे देख के बोल सकते हो, एक तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि वैक्यूल्स देख रहे हो टेम्परेरी है, मतलब टेम्परेरी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन छोटे हैं, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके नहीं रखे हुए हैं। बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं प्लांट सेल में, 50 to 90% वॉल्यूम जो है प्लांट सेल में ऑक्यूपाई करके रखते हैं वैक्यूल्स लोग, 50 to 90%, यानी बहुत ज़्यादा पार्ट। और एनिमल सेल में ये टेम्परेरी होते हैं, प्लांट सेल में परमानेंट होते हैं। कौन से टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज लैक वैक्यूल्स, ये बताइए। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइजोसोम बनते कहाँ पे हैं, लाइजोसोम आपके गोल्गी अपरेटस में ही बनते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आत्मघाती थैली। इसमें होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम,
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिन लोगों को नहीं पता है दूसरा फंक्शन काफ़ी लोगों ने सही बताया था, दैट वाज डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है, यानी कि जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन उसको भी डिटॉक्सीफाई करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लाइसोसोम का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनता कहाँ पे है, ये बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, RER में ये बनता है, ध्यान रखना। ये लाइसोसोम खुद गोल्गी में बनता है और ये RER में। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा जल्दी से बताइए माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज नोन एज, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को डैश के रूप में जाना जाता है। ये सीजीएल आपका सारी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीजोम, पॉलीमर या फिर मोनोमर। तो सही आंसर होगा भाई पॉलीमर, मोनोमर का यहाँ पे क्या ही लेना देना। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पॉलीजोम। पॉलीजोम की अगर बात करें तो ये जो है, ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम है विच आर अटैच टू mRNA, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर RNA। इसका काम क्या होता है, इसका मैसेंजर का काम होता है, यानी कि मैसेंजर मतलब दूत का काम होता है। तो इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू साइटोप्लाज्म, DNA से साइटोप्लाज्म को तक है जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलता है, मैंने बताया था। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये एंटैंगल हो जाता है ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन के टाइम पे, एंटैंगल हो जाएगा मतलब आपस में मिल जाएगा और क्रोमोजोम बना देगा। क्या बना देगा, क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम होता है किसका बना होता है, क्रोमोजोम बना होता है DNA और प्रोटीन्स का। एक चीज़ बताइए, किसका, खुद का DNA और राइबोसोम होता है, किसका होता है बताइए जल्दी से, DNA और राइबोसोम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो क्रोमोसोम होता है ये DNA और प्रोटीन का मिलके बना होता है, और जो DNA होता है और जो प्रोटीन होता है, जरा बताइए वो प्रोटीन कौन सा है जिससे DNA अटैच होता है। और DNA की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और इसमें होते हैं क्या, हमारे 4 बेस पेयर होते हैं। वो कौन कौन से बेस पेयर होते हैं, ATGC, दैट इज एडिनाइन, ग्वामाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। तो यहाँ पे प्रोटीन होता है आपका हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। DNA, अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ पे कंटेंड है, न्यूक्लियस में। तो ये जो DNA से जो साइटोप्लाज्म इन्फॉर्मेशन ले जा रहा है mRNA, तो DNA कहाँ पे कंटेंड है, तो DNA न्यूक्लियस से। तो एक तरह से न्यूक्लियस के अंदर से ये साइटोप्लाज्म यानी बाहर की तरफ इन्फॉर्मेशन ले जा रहा है। ठीक है, एंड DNA का जो मॉलिक्यूल है उसको डिस्कवरी करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, आई थिंक ये लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, काफ़ी बार हम देख चुके हैं इसको। एंड इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आप सभी को पता होगा, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी द्विकुंडलीय संरचना की खोज करी थी। ऐसे ही एक होता है हमारा tRNA, ट्रांसक्रिप्शन RNA इसको बोलते हैं। जो tRNA होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अगला क्वेश्चन है, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज, बिना परमाणु झिल्ली के परमाणु सामग्री वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, चीक सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या फिर अनियन। बिल्कुल यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। RNA में आपका यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह। ठीक है, RNA की अगर बात करें, नहीं, जहाँ पे राइबोस शुगर आपको देखने को मिलती है वहाँ पे यूरेसिल होता है। चलिए, तो अगर हम बात करें सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि लोग प्रो है। अब ये जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये एक यूकैरियोटिक सेल है। क्यों हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, फिर न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है जिसमें कि पूरा न्यूक्लियर मटेरियल घुसा हुआ है, जिसमें कि अंदर ये न्यूक्लियोलस है। अच्छा, न्यूक्लियोलस किस में इन्वॉल्व होता है, तो न्यूक्लियोलस जो है राइबोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, राइबोसोम बनाने का काम होता है, हमने देखा था, है ना। राइबोजेनेसिस में ये जो राइबोसोम अटैच है वो न्यूक्लियोलस की वजह से है। तो यहाँ पे आपको, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, यहाँ पे ये क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हमें एक क्लियर बाउंड्री दिख रही है कि वो देखो न्यूक्लियस दिख रहा है। जब तुम प्रोकैरियोटिक में देखोगे ना, तुम्हें दिखेगा तो हाँ भाई ये कुछ धागे जैसा है, कुछ एंटैंगल मटेरियल, लेकिन मतलब कहीं पे ऐसा मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, यानी कि दिखेगा कि हाँ ये हो सकता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की खासियत ये होती है कि ये वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल इवॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनली देखने को नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने पीछे पूछा था किसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और प्लास्टिड का होता है खुद का DNA और राइबोसोम। तो सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कैरियोटिक का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, जो आप, अच्छा ये बताइए कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है और जो यूकैरियोटिक होती है, इनके बीच में क्या सिमिलर, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपका सिमिलर होता है, यूकैरियोटिक में आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे कि
प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, फंगल सेल हो गई, सब यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक में आते हैं आपके बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट में कौन आते हैं? बैक्टीरिया, जैसे कि माइकोप्लाज्म, ठीक है, जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्म की, ठीक है। हमने देखा था सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? स्पर्म सेल होती है, और सबसे बड़ी ओवम सेल ओवम होती है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल का एग होता है। और ऑस्ट्रिच का एग ओवरऑल सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा आपका ये बैक्टीरिया हो जाएगा, या फिर जितने भी बैक्टीरिया के फैमिली के होते हैं सारे, साइनोबैक्टीरिया आपका हो गया, वो सारे प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं, तो ये सारे आते हैं आपके प्रोकैरियोट के अंदर। और जो कॉमन होता है दैट इज़ राइबोसोम। राइबोसोम आपका इन दोनों में कॉमन देखने को मिलता है। बाकी तो न्यूक्लियस नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोटिक में। और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उस पर्टिकुलर भाग को बोलते क्या हैं? जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक है और ये है तो न्यूक्लियर रीजन लग रहा है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको हम। इन गोल्गी एपरेटस द मेच्योरिंग फेस इस गोल्गी उपकरण में परिपक्व चेहरा कौन सा है? स्फेरिकल होता है, कॉन्वेक्स होता है, बाइकॉनकेव होता है, फिर कॉनकेव होता है। अच्छा, कमेंट में ये बताइए कि बाइकॉनकेव शेप किसका होता है? सेल का कौन सा पार्ट होता है, और सॉरी ब्लड का कौन सा पार्ट होता है जो बाइकॉनकेव शेप का होता है? देखिए, मेच्योरिंग फेस का मतलब क्या है? तो जब आप गोल्गी एपरेटस को देखेंगे, यहाँ पे बना होगा जैसे गोल्गी एपरेटस है, तो इसके दो फेजेस होते हैं। एक फेस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, दूसरा फेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको सिस फेस बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम सिस फेस बोलते हैं, सिस फेस। और ये आपका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोलते हैं, और ये आपका कॉनकेव होता है। और मेच्योरिंग फेज यही होता है आपका। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कॉनकेव, बाई कॉनकेव की अगर बात करें तो आरबीसीज का शेप होता है बाई कॉनकेव, डब्ल्यूबीसीज इरेगुलर शेप की होती हैं। मैच द कॉलम ए, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस का हम देख चुके हैं कि यहीं पे ही लाइसोसोम बनता है, और इसको हम पैकेजिंग डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व होता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी, यहाँ पे कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करवाना है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम। फाइनल क्वेश्चन है, आपको मैच कराना है सेल पे। बहुत सारे सेल पे हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कुछ दिक्कत है क्या? उसमें प्रोडक्शन भी ऐड है इसलिए। क्या फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? विच सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग, एक सेकेंड हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, चलो इंग्लिश में ही पढ़ लें। विच सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग मिलियंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। नहीं, लाखों जल्दी राइबोसोम युक्त कौन सा कोशिकांग कुछ प्रोटीनों के उत्पादन। ओके, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, प्रोडक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, तो प्रोडक्शन में तो गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व नहीं रहता, डिस्पैचिंग में तो इन्वॉल्व रहता है, नो डाउट डिस्पैचिंग में तो इन्वॉल्व रहता है, लेकिन क्योंकि उसने प्रोडक्शन भी यहाँ पे दे दिया, एंड फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड, ठीक है, तो आर ही होगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा यहाँ पे। बिल्कुल गोल्गी एपरेटस भी होता अगर प्रोडक्शन ना होता तो, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन दिया हुआ है तो प्रोडक्शन में तो गोल्गी एपरेटस का कोई रोल है ही नहीं। प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटीन और फैट्स एंड लिपिड के प्रोडक्शन की, जो आपका RER करता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें इन्वॉल्व है? एनर्जी जनरेशन में। राइबोसोम की अगर बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ सेल, यानी ये बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये बाकी सेल ऑर्गेनल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लाइसोसोम की अगर बात करेंगे तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कहाँ बन रहा था? RER में बन रहा था, उसमें डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे DABC सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, आई होप अभी खत्म हो गया होंगे। यानी एक और क्वेश्चन है, सेल साइकिल की डिफरेंट फेजेस पे क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। G1S G2M मैच करिए।
आना चाहिए आपको, बिकॉज ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो पॉज करके करिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है, धीरे 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 ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद अब उसका एक जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा, डीएनए का सिंथेसिस हो गया। इसके बाद होगा उसकी प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करेगा, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। और अगला हमारा लास्ट स्टेप होगा पूरे साइकिल में जहाँ पे माइटोसिस हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। एंड देन अगेन से वो फिर नई सेल बनेगी, नई सेल की ग्रोथ होगी, देन उसका सिंथेसिस होगा, देन आपका ग्रोथ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होगा, देन माइटोसिस, देन उससे नई सेल, यानी इस तरह से साइकिल रिपीट होती रहती है। तो नाउ सेल सिंथेसिस अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द डीएनए, तो सेल सिंथेसिस यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट गैप फेज इज सेल ग्रोथ फिजिकली लार्जर, ठीक है, फर्स्ट गैप फेज होता ही है, तो बी ए यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। देन सेल बिगिंस टू रीऑर्गेनाइज इट्स कंटेंट्स इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस यानी कि सी हो जाएगा। एंड सेल डिवाइड्स, तो सेल डिवीजन लास्ट में हो जाएगा, जिसको माइटोसिस बोलते हैं। बी ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एंड द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए भाई अब ये, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही कथन का चयन करें। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि ये सीधे सीधे आपको लिंक करना है प्रोकैरियोट से। तो क्या प्रोकैरियोट में हमने सेल ऑर्गेनली पढ़े थे, क्या न्यूक्लियस पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट में नहीं होंगे। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आर फाउंड इन एनिमल सेल, बिल्कुल एनिमल सेल में सब कुछ होगा एक्सेप्ट सेल वॉल एंड प्लास्टिड, जो यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल होगा। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन फंगल सेल्स, फंगस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, दैट डजंट मीन कि उनको प्लांट वाली कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगी, और इनके पास भी प्लास्टिड होगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्लास्टिड, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियस सी बात है फंगल सेल्स में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, भाई प्लांट सेल में कुछ एब्सेंट नहीं होता है, ठीक है, जो सबके पास है भाई, देख रहे हो, प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है, ठीक है, उसके पास प्लास्टिड भी है, उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, सही आपसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए किसने कितना स्कोर किया 10 में से, क्योंकि अब यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, जो कि होने वाले हमारे प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस। प्लास्टिड भी देखेंगे, अभी प्लास्टिड पे भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए प्लास्टिड भी नहीं करवाया। 10 आउट ऑफ 10, दीपक कुमार 8 हैं, अजय कौशिक 10, सुचेता 7, 6 विराट ब्लूइश, ओके, शर्मा जी 8, ठीक है, मतलब सभी का ठीक ठाक स्कोर है, मतलब सभी ने FRB अगर कर रखा होगा तो 8 से नीचे तो आई थिंक स्कोर नहीं होना चाहिए। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट्स, नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड फर्न्स इज कॉल्ड एज, कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म सेल्स को होल्ड करता है ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट हम पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इनको हम क्या बोलते हैं, उभयचर होते हैं ये हमारे पादप जगत के, ठीक है। स्पर्म सेल को चाहे ये ब्रायोफाइट्स हो गए या फिर फर्न्स हो गए, फर्न्स का यहाँ पे पता है क्या मतलब है, फर्न्स का मतलब है टेरिडोफाइट्स है, यहाँ पे ये टेरिडोफाइट के बारे में बताना चाह रहा है, जो टेरिडोफाइटा होते हैं जिनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोगैम्स पीछे वाले भी होते हैं, थैलोफाइटा भी होगा, ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगैम होगा, उनका हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। बट टेरिडोफाइटा कहाँ पे डिफर कर जाता है, ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे, फर्न्स यानी टेरिडोफाइट में होते हैं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा एंथेरिडियम। और जो फीमेल सेक्स सेल्स को होल्ड करता है, फीमेल सेल्स को होल्ड करता है, उसको बोलते हैं आर्केगोनियम। तो मेल एंथेरिडियम, फीमेल आर्केगोनियम। और ज़रा ये बताइए कि ये जो स्पर्म सेल्स होती हैं ये ट्रैवल किसके माध्यम से करती हैं, क्या कैरियर होता है इन स्पर्म सेल्स का इन दी ब्रायोफाइट्स, बताइए, कोई बता सकता है, मतलब गेस करिए। अब ये एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के, और मैंने आपको बताया था कि ये वस्कुलर नॉन वस्कुलर प्लांट क्यों है, क्यों जाइलम फ्लोएम की नीड नहीं, क्योंकि यार पानी में ही पूरे दिन इनको रहना है, तो फिर पानी जब है ये पूरा पूरा पानी में ही डूबे हुए हैं तो क्या जाइलम की नीड है इनको, जाइलम फ्लोएम की। तो इसलिए ये ध्यान रखना, इनका जो कंडक्शन होता है स्पर्म सेल्स का इनमें ये वाटर के थ्रू होता है, ये भी CGL है, फिर अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था SSC में, तो वाटर के थ्रू जो है ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, इन स्पर्म सेल्स जो है मूव करती हैं। डैश आर दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, सिंपल, ठीक है। थैलोफाइटा, जरा बताइए थैलोफाइटा को और हम किस नाम से जानते हैं, टेरिडोफाइटा तो आपके क्रिप्टोगैम्स हो गए, जिम्नोस्पर्म वैसे तो यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे प्लांट किंगडम डू नॉट हैव वेल डिफरेंट प्लांट बॉडी, यानी कि जिनमें की वेल डिफ्रेंशिएटेड रूट्स शूट्स इस तरह से नहीं देखने को मिलता, उनको थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलो मतलब थैली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लाइकेंस की, लाइकेंस क्या है,
लाइकेंस क्या है? एल्गे और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एल्गे और फंगस का यानी कि शैवाल का और कवक का। शैवाल के अध्ययन और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जरा कमेंट में बताइए। देश का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे है वो बताइए। और लाइकेन आपको कहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो लाइकेन जैसे कि टुंड्रा रीजन है ना, टुंड्रा मतलब जो पोलर रीजन है, यहाँ पे आपको लाइकेंस खूब देखने को मिलते हैं, लाइकेन पार्क्स वगैरह। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। तो थैली में हर चीज़, सारी चीज़ फैली है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एंड इसमें इनको हम बोलते हैं एल्गे, क्योंकि जो भी हमारे एल्गे होते हैं वो थैलोफाइटा में ही आते हैं। आप काई काई कहीं लगी हुई देखी होगी ना, अपने काई में देख के तुम बता सकते हो क्या ये रूट है, ये शूट है? नहीं। तो ये एकदम ऐसे समझ लो कि सबसे लीस्ट डेवलप्ड प्लांट्स हैं ये, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें आते हैं क्लोरोफाइटा, फाइयोफाइटा, रोडोफाइटा, ठीक है, साइनोफाइटा। जैसे साइनो बैक्टीरिया एक होता है तो उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। क्लोरोफाइटा क्या होता है? आपका जो ग्रीन एल्गे होता है, ग्रीन एल्गे होता है। फाइयोफाइटा क्या होता है? ये आपका ब्राउन एल्गे होता है। रोडोफाइटा क्या होता है? रेड एल्गे होता है। सबका एक एक एग्जाम्पल कोट कर दो, ग्रीन का, ब्राउन का, रेड का, सबका बताए थे तुम्हें, ठीक है। हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिनमें डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी होती है, रूट्स एंड शूट। अब इसमें भी दो तरह का डिवीजन, वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है? नहीं है तो ब्रायोफाइटा। अब ब्रो लोग हैं, ये ब्रो लोग क्या होते हैं? ब्रो लोग जो है, पहली, ये तो पहली बात तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम में ब्रो लोग जो होते हैं हमारे, ये हॉर्न बहुत मारते हैं, हॉर्न बहुत मारते हैं, ठीक है। किस में हॉर्न बहुत मारते हैं? BMW में चलते हैं ना, तो B से ब्रायोफाइटा और M से याद रखना मोजेस, जिसको फ्यूनेरिया बोलते हैं, एंड M से याद रखना मर्चेंटिया, ठीक है। मर्चेंटिया भी याद रखना है आपको। तो ये लोग हॉर्न बहुत मारते हैं और इसी वजह से इनका लिवर ख़राब हो जाता है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो हॉर्न वर्ट, लिवर वर्ट, मॉस, मर्चेंटिया इसके एग्जाम्पल है। मॉस को ही हम फ्यूनेरिया के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ग्रीन के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे ग्रीन में? वॉलवॉक्स हो जाएगा, स्पाइरोगैरा हो जाएगा, स्पाइरोगैरा हो जाएगा, उल्वा हो जाएगा, चारा हो जाएगा लालूजी वाला, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे आपके ग्रीन एल्गे में, ठीक। और भी एक बताया था, क्लैमीडोमोनास हो जाएगा, ठीक है, क्लैमीडोमोनास हो जाएगा। ब्राउन एल्गे में, ब्राउन एल्गे में आपका लैमिनेरिया हो जाएगा, लैमिनेरिया हो जाएगा आपका। ब्राउन एल्गे में ही आपके जो केल्प्स होते हैं वो भी आते हैं ब्राउन एल्गे में। सरगैसम जो होती है वो भी आपकी आती है, और जो लैमिनेरिया और जो सरगैसम होती है ये खाने के इस्तेमाल में भी आती है। रेड में अगर बात करूँ तो जैसे अगर करके एक जेली होती है रेड कलर की, वो आती है आपकी रेड में, ठीक है। अगर बात करें विद वस्कुलर टिश्यू, जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, अब वस्कुलर टिश्यूज़ यानी कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जाइलम फ्लोएम, तो सीड प्रोड्यूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो टेरिडोफाइटा। अब लेकिन ब्रायोफाइटा से कैसे अलग होता हो? ऐसे अलग हो कि तुम में क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, ये जो लिखा हुआ उसको मत देखो, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं पहले से, वो बस आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो फर्न्स याद करना है और दूसरा याद करना है हॉर्स टेल। फर्न और हॉर्स टेल, बस दो एग्जाम्पल इसमें आपको याद करना है टेरिडोफाइटा में। देन जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो फैनोरोगैम कहलाते हैं। फैनोरोगैम्स में भी आपकी अगर सीड नेकेड खुला है, आप बुल्ला फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी आप जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो मतलब ये जिम कौन जाते हैं? देवदास टाइप के लोग जाते हैं। देवदर हो गया, बहुत पीते हैं वहाँ पे जाके, पी के क्या करते हैं? काय काय करते हैं, तो कायकास। तो देवदर, पाइंस और कायकास, ये जिम्नोस्पर्म्स यानी कि जो हमारे कॉनिफर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ FRB में। एंड एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? ये इसमें फ्लावर होता है, इनमें फ्लावर नहीं होता है, तभी तो नेकेड है सीड्स, तभी तो पूरी तरह से फ्रूट इस तरह से कोई डेवलप हुआ नहीं ढंग से। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? दीज आर फ्लावरिंग प्लांट। ये जिम्नोस्पर्म से ऐसे ही डिफरेंट है, ठीक है। सीड दोनों में है बट ये फ्लावरिंग है, ठीक है। तो हैव सीड, अगर एक कॉटिलेडॉन वाली सीड है तो मोनोकॉट, और अगर दो वाली है तो डाइकॉट कहलाएंगे, खत्म। जैसे कि हमारा टमाटर हो गया, ये जो जितने भी होते हैं जिनमें फूल होता है वो सब आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगैम, खत्म, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डी। अगला मैच कर दो भाई जल्दी से इसको, अभी बताया आपको, ठीक है, अभी बताया, जल्दी से इसको मैच कर दीजिए। न्यूट्रिशन का माइंड भी दे देना सर, आया नहीं है, न्यूट्रिशन का माइंड भी दे देना, ठीक है। न्यूट्रिशन का माइंड भी दे देंगे राहुल जी आपको, और किसी का माइंड चाहिए? न्यूट्रिशन का दे देंगे, डालना कल भूल गए थे, मतलब माइंड मैप डालना भूल गए थे, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे की अगर बात करेंगे तो क्या होता है आपका? साइनोबैक्टीरिया होता है, फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा। रेड एल्गे होता है आपका रोडोफाइटा, ठीक है। ग्रीन एल्गे हो जाएगा आपका क्लैमिडोमोनास, अभी बताया था, वॉलवॉक्स, उल्वा, चारा, स्पाइरोगैरा। और जरा ये जो मैंने नाम दिए थे ना, स्पाइरोगैरा, उल्वा, चारा, इनमें कौन सा टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है अभी बता दो। एंड ब्राउन आपके सरगैसम। अच्छा, सरगैसो सी कहाँ पड़ता है? किस क्वेश्चन में आपको सरगैसो सी देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी होते हैं हमारे स्पाइरोगैरा, उल्वा, चारा, इनमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेशन।
और जो सरगैसम होता है, जो सरगैसो सी आपको देखने को मिलेगा, ये जो हमारा सबसे बिजिएस्ट ओशन है, अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट क्यों है? आपको पता है कि कितने डेवलप, मतलब यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट वहीं पे पड़ते हैं। इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है, कौन सा गलत है यहाँ पे? अगेन आप आराम से कर सकते हैं, BMW, ठीक है, सही है। मॉज हो गया, जिसको फिनोरिया बोलते हैं, मर्चेंटिया हो गया, रिंकिया के पापा हो गए हमारे, रिंकिया के पापा ही तो सब BMW लेके आए थे। क्यों भाई? रिंकिया के पापा ही तो लेके आए थे, नहीं याद है तुम्हें? ठीक है, तो रिंकिया के पापा ही BMW लेके आए थे, हॉर्न मारे थे, लिवर फिर उनका ख़राब हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा। और एंजियोस्पर्म रोज़ हो जाएगा, बिल्कुल। फ्लावर तो रोज़ तो फ्लावर ही होता है भाई, रोज़ तो कहने ही क्या, फ्लावर के लिए ही जाना जाता है वो तो। काएँ काएँ कौन करता है? जो लोग जिम जाते हैं ना, वो देवदास टाइप के लोग जाते हैं, पी के बहुत काएँ काएँ करते हैं, तो भाई ये जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आएगा, ना कि टेरिडोफाइट में आएगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म तो पीते हैं बहुत ज़्यादा जिम वाले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच प्लांट ग्रुप? अच्छा, मैंने आपको स्पर्मोफाइट बताया था, याद है आपको? स्पर्मोफाइट कुछ तो स्पर्मोफाइट होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दैट इज फेनोरोगैम्स। इनको दोनों को कलेक्टिवली फेनोरोगैम्स बोल लेते हैं ना। स्पर्मोफाइट होते हैं बिकॉज सीड प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोफाइट अलग होता है। दो चीज़ें होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ये आपका 9th 10th का पार्ट नहीं है, ये 11th में, आई थिंक 11th और 12th में बायोलॉजी में, ये गैमेटोफाइट। इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपके सामने ही प्रूफ है, ठीक है। 25 जुलाई 2023 सीजल में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखो सिंपल, आपको ज़्यादा डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हमको सिंपल बताता हूँ, देखो स्पोरोफाइट ना, यहाँ पे आओ। ब्रायोफाइट के बाद जितने भी हैं, ब्रायोफाइट के बाद ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले टेरिडोफाइट या फिर ये जो फेनोरोगैम्स हैं, ये स्पोरोफाइट होते हैं, और ये होते हैं आपके गैमेटोफाइट। वैसे ऐसा नहीं होता है कि इनमें सिर्फ स्पोरोफाइट होता है, इनमें सिर्फ गैमेटोफाइट होता है। डोमिनेंट कौन सा है वो डेटा, जैसे एंजियोस्पर्म में बहुत हाईली डोमिनेंट होता है क्या? स्पोरोफाइटिक स्टेज, क्योंकि सबसे वेल डेवलप्ड है। थैलोफाइटा सबसे लीस्ट डेवलप्ड, तो यहाँ पे गैमेटोफाइटिक स्टेज बहुत ही हाईली डेवलप्ड होगा। तो दैट मतलब कि वो हमें कितना कितना डेवलप्ड होगा, कितना डेवलप होगा, हमें याद नहीं रखना क्या है कि क्यों नहीं है, वो सब में याद करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखना तुम कि जो वेल डेवलप्ड वाले हैं फेनोरोगैम्स से, इनमें स्पोरोफाइट, और जो वो वेल डेवलप्ड नहीं है वो गैमेटोफाइट, ख़त्म बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन क्या पूछा है? स्पोरोफाइट किस में डोमिनेंट है, किस प्लांट ग्रुप में? तो ऑब्वियस ये बात है, जो हमारे वस्कुलर प्लांट होते हैं, वस्कुलर, जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइट में भी होते हैं, तो टेरिडोफाइट में भी स्पोरोफाइटिक ही डोमिनेंट होगा, थोड़ा सा गैमेटोफाइट से। ब्रायोफाइट नहीं, एल्गे तो थैलोफाइटा ही होते हैं, एल्गो को थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। वस्कुलर, अब देखो यहाँ पे वस्कुलर प्लांट लिखा हुआ है, टेरिडोफाइट भी लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट भी वस्कुलर प्लांट होते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें एक चुनना है, क्योंकि वस्कुलर प्लांट में तो फेनोरोगैम्स भी आएंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो अगर दोनों में अगर हमें चुनना है तो वस्कुलर प्लांट्स को हम चुनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। वस्कुलर का मतलब होता है जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ आपके हैं, उनको हम ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो ठीक है। तो हम जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं उनको चुनेंगे, जो फेनोरोगैम्स ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड एज? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? श्रब्स, ट्रीज, कैनोपी या फिर हर्ब्स कहलाते हैं? बताइए। अभी तक हिंदी माइंड मैप नहीं मिला, अजीत जी बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी का माइंड चाहिए, हिंदी का माइंड भी मिल जाएगा और उर्दू वगैरह सबका मिल जाएगा, रुक जाओ अभी, ठीक है। वो बन रहे हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम, मतलब आप ये मान लो कि आज आपको 3-4 तो एटलीस्ट माइंड मैप मिल ही जाएंगे हिंदी मीडियम के, और जब कल से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी, साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। और भाई 1 तारीख को, ठीक है, 1 मई को क्या है, क्या है 1 मई को? तो ध्यान रखना, 1 मई को करंट अफेयर्स का वीडियो होगा लाइव, ध्यान रखना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे 1 मई के, जो भी हमारे अप्रैल वाले हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स को क्या बोलते हैं? श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, कैनोपी, तो इनको बोलते हैं हर्ब्स। ग्रीन एंड टेंडर लीव्स, कोमल तने हैं ना, कोमल पौधे हैं, हर्ब्स होते हैं। ये अकड़ू टाइप के होते हैं श्रब। जो श्रब्स होते हैं ये वुडी स्टेम होता है इनमें, वुडी मतलब एकदम बड़े झाड़ होती है ना, झाड़, ठीक है। झाड़ से कुछ याद आ रहा है, चलो छोड़ो कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, हर्ब्स। चलो चलो, तो झाड़ से मतलब ताड़ का पेड़ याद है, ताड़ होता है ना, ताड़, उसका पेड़ याद आ रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फेनोरोगैम्स फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सा फेनोरोगैम्स फूल और बीज देने वाला पौधा है? फेनोरोगैम्स, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग भी है, सीड बियरिंग भी है, तो हमारा एंजियोस्पर्म होता है ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम। तो एग्जाम्पल कौन है एंजियोस्पर्म का? एंजियोस्पर्म का मतलब है कि वो फ्लावरिंग भी है। भाई पीता कौन है? जो जिम जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो जिम्नोस्पर्म से है। चारा कौन खाता है? ये तो ग्रीन एल्गे है। ग्रीन एल्गे, एल्गे क्या होते हैं? एल्गे तो हमारे थैलोफाइटा होते हैं। टोमेटो होगा टमाटर। फ्यूनेरिया मॉस को ही बोलते हैं, जो क्या होता है? जो ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन होगा ये। इसके बाद आपको बताना है आपने कितना स्कोर किया इन 10 क्वेश्चंस में, या फिर ओवरऑल बताइएगा 20 में से, ये 20 में से कितना स्कोर आ रहा आपका, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट मोनाइशियस। अभी मोनाइशियस प्लांट क्या होते हैं? तो मोनाइशियस प्लांट वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होता है। इनको हम बाईसेक्सुअल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। बाईसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि इसमें मेल पार्ट भी होता है एंड फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। तो जो पपाया होता है आपका, वो यूनिसेक्सुअल होता है, वो यूनिसेक्सुअल होता है। तो इसी को बस एलिमिनेट करना था और आपका क्वेश्चन ख़त्म था। मतलब कि वो आपसे एग्जामिनर ये नहीं डिमांड कर रहा था कि आपको सारे पता हो कि भाई मेंस, ककम्बर, फिग, मेलन, ये सब आपको जानने की इतना ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आपको सिर्फ इतना जानना था कि पपाया जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि बाईसेक्सुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका हिबिस्कस होता है, अगर आपको ये नहीं पता कि जो गुड़हल होता है हिबिस्कस वो बाईसेक्सुअल है, तो मतलब आपने फिर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऐसे अगर आपको ये नहीं पता है कि जो पपाया होता है वो आपका यूनिसेक्सुअल होता है, तो फिर आपने पढ़ा ही नहीं। अच्छा ये बताओ कोकोनट किस में आएगा आपका? जो कोकोनट है वो किस कैटेगरी में आएगा? तो जो फिग होता है हमारा, जिसको अंजीर, अंजीर भाई खाया करिए, जिसको भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है ना, तो ये जो अंजीर है वो खाया करिए। हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी सही होता है एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है ये, ठीक है। लेकिन आई थिंक थोड़ा गर्म होता है, तो अभी देख लेना कि गर्मियों में खाया जाता है कि नहीं खाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज रिलेटेड टू दी फाइलम। अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं हम एनिमल किंगडम से। जल्दी से आंसर स्कोर बताइए कितना, किसने कितना स्कोर किया 20 में, मतलब 20 में से। चलो भाई, तो कोकोनट, कुछ लोग यूनिसेक्सुअल कुछ लोग बाईसेक्सुअल है। जो आपका कोकोनट है ये बाईसेक्सुअल है, दैट इज़ ये भी आपका मोनोइशियस ही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, जो हमारे ये ट्यूलिप हो गया, लिली हो गया, सनफ्लावर हो गया, रोज़ हो गया, ये सारे क्या होते हैं? मोनोइशियस होते हैं। सनफ्लावर आपका भी मोनोइशियस ही होगा। रोज़, लिली, ट्यूलिप, ये सब आपके मोनाइशियस होते हैं। मोनाइशियस का मतलब होता है जिनमें दोनों होते हैं, और इन्हीं को ही हम ध्यान रखना हर्माफ्रोडाइट भी बोल देते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। अच्छा 18, 17, 16, सही है, सही है, बढ़िया है। 15 अमृता, प्रत्युष 8, सोनिया 16, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। अब अगले 10 क्वेश्चन में इंप्रूव करने की इसको कोशिश करना, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते हम लोग 80 में पहुंच जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज रिलेटेड टू द फाइलम सीलेंट्रेटा। बताओ। स्टेनो में पूछा गया, और वो मत देखा करो स्टेनो में, एमटीएस में कि सीजीएल में। सीलेंट्रेटा को ही हम क्या बोलते हैं? निडेरिया बोलते हैं, ठीक है, निडेरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा ऑरेला है, ऑरेलिया सीलेंट्रेट होता है। स्पॉन्जिला, यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक 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 ठीक, तो ये आपका सीलेंट्रेट से होता है, ठीक है। ऑरेलिया तो सीलेंट्रेट ही पूछा है कि कौन नहीं है, ठीक है। ये तो सीलेंट्रेट, तो आपका सीलेंट्रेट से होता है ऑरेलिया। जो साइकन है, जो स्पॉन्जिला है, जो यूस्पॉन्जिया, ये तीनों होते हैं आपके पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तीनों बिलोंग करते हैं पॉरीफेरा से। तो मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ जो मुझे शुरू में रिपीट कर देनी चाहिए थी, एंड दैट वाज कि हमारे जो विट टेकर जी थे, फिर वाइट टेकर जी थे, उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को कितने किंगडम से बांटा था? जल्दी से बताइए कमेंट में। वाइट टेकर जी ने इन द ईयर 1969, तो इन्होंने 5 किंगडम में बांटा था। एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो हम प्लांटे के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब एनिमेलिया के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोनेरा को बुरा लग जाएगा अगर जरा सी भी इसकी चर्चा नहीं होगी। तो मोनेरा में बस इतना याद रखना है हमें कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप प्रोकैरियोटिक हैं तो यहाँ पे कौन इसके एग्जाम्पल होंगे सर? तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं हमारे, कौन कौन से बैक्टीरिया? आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, यानी जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो भी होंगे आपके यू बैक्टीरिया। इसके तहत फाइलम होता है जो कि होता है साइनोबैक्टीरिया, वो फाइलम है मोनेरा का। प्रोटिस्टा में क्या अंतर है? तो प्रोटिस्टा ये है कि ये आपका यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। अच्छा, और इनमें क्या, इन दोनों में सेल वॉल है। फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है?
फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो फंगस में वही कॉम्प्लेक्स शुगर काइटिन की बनी होती है, हमने देखा। और प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांटे हमने देख लिया, इनको ज़्यादा डीप में हमें देखना नहीं होता, मोनेरा, प्रोसिस्टा वगैरह को। प्रोतिस्ता से हमें क्या याद आना चाहिए? हमें पैड याद आना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो पैड है, पैड का मतलब क्या होता है? पी से यहाँ पे प्रोटोजोआ जिसमें फाइलम होता है, ए से मैंने आपको क्या बताया था? अनाबेना बताया था, और डी से क्या बताया था? और एक चीज़ तो यहाँ पे हम भूल ही रहे हैं, कुछ याद आया आपको? अमीबा, यूग्लेना और पैरामीशियम, कुछ याद आ रहा है आपको? तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, ये तीनों किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोवंस हैं ये क्या हैं? ये प्रोटोजोवंस हैं। और प्रोटोजोआ के अलावा एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि जो हमारे एल्गे होते हैं वो प्लांट प्रोटिस्ट होते हैं, कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्गे होते हैं अभी हम देख के आ रहे हैं थैलोफाइटा में है, ठीक है। थैलोफाइटा के अलावा आपको प्रोटिस्ट में भी देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इनको हम प्लांट प्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अमीबा में क्या अपेंडेजेस होते हैं? अपेंडेजेस का मतलब वो होता है जो इनको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें होते हैं आपके स्यूडोपोड होते हैं। और इसका जरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए, कल ही पढ़ाए थे आपको, कल ही जो वीडियो डाला था एफआरबी का उसमें बताए थे। यूग्लेना का अगर बात करें तो यूग्लेना में आपके क्या होते हैं? यूग्लेना में होता है आपका फ्लैगेला। और पैरामीशियम जो कि चप्पल शेप का होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया। जो अमीबा होता है जो इरेगुलर शेप का होता है आपका, और कभी भी अपना शेप चेंज करता रहता है और पोजीशन भी चेंज करता रहता है, इसमें वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो ह्यूमंस में होता है, और उसको हम बोलते हैं होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मोड, देखो हीट्रोट्रोफिक तो है ही है, वो तो पता ही है, पता होना ही चाहिए। हीट्रोट्रोफिक में भी सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासिटिक होता है और होलोजोइक होता है। तो ह्यूमंस में हो गया, जो हमारे जानवर होते हैं, जो अमीबा होता है, उनमें होलोजोइक होता है, यानी अंदर हम डाइजेशन करते हैं और अंदर ही वेस्ट अंदर से ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका, और कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो स्पॉन्जिला है, यूस्पॉन्जिया है और साइकन है, उसको हम पॉरीफेरा फाइलम में रखते हैं। अब ये याद करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? कि जो पॉरीफेरा फाइलम होता है आपको पता होना चाहिए, हमने देखा था सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास, याद है ना आपको? सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। तो एस से स्पीशीज़, जीनस, फैमिली के बाद ये क्या बताया था मैंने आपको? फैमिली के बाद बताया था ऑर्डर, ये क्लास, ये फाइलम एंड ये किंगडम। तो किंगडम के अंदर आते हैं फाइलम। तो किंगडम यहाँ पे बात करें एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में होता है आपका पॉरीफेरा सबसे पहला। पॉरीफेरा में क्या होते हैं? पोर्स देखने को मिलते हैं, पोर्स यानी कि जिसको आप स्पॉन्जेस ही बोल सकते हैं, तो स्पॉन्जेस या फिर पोर्स, तो ऐसे याद कर सकते हैं, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, साइकन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। अगला हमारा आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं उनमें कौन पाई जाने वाली तीसरी जनन परत कौन सी होती है? अब मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, हाँ भाई, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है, वो भी हो सकता है, जो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जर्मिनल लेयर, तो मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे मैंने डायग्राम जानबूझ के नहीं लगाए हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ के डायग्राम आज नहीं लगाए कि आपको याद आने चाहिए वो डायग्राम, या फिर मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्योंकि इतनी पिक्चर्स लगाने के बाद भी अगर आपको पिक्चर की नीड पड़ रही है देन दिक्कत है फिर, ठीक है। क्योंकि हमने इस तरह से देखा था, ये कौन सी लेयर होती है? एंडोडर्म होती है, ये एक्टोडर्म होती है। बीच में या तो मीजोडर्म होगी या तो मीजोग्लिया होगा, ठीक है। अब ये मैं बोलता हूँ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो तुम मुझे बताओ मैं मीजोग्लिया ड्रॉ करूँ या फिर मीजोडर्म ड्रॉ करूँ? बताओ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अब तुम बताओ मैं मीजोग्लिया ड्रॉ करूँ या इसमें, या फिर मीजोडर्म ड्रॉ करूँ? तो यहाँ पे मुझे मीजोडर्म लगानी पड़ेगी, ना कि मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगी मीजोडर्म, जो कि थर्ड लेयर होती है, यानी कि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें यही वाली मिसिंग होती है। डिप्लो वालों में एंडो होती है, एक्टो होती है, और बीच में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है जिसको कि हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ये मीजोग्लिया होता है, ठीक है। एंडोडर्म अंदर वाली होती है, एंडो, बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, एंड बीच वाला मीजोडर्म होता है। तो थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सी होती है? मीजोडर्म होती है, ऑप्शन नंबर डी। और जिनमें भी 3 लेयर होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लो, जिनमें 2 होती हैं उनको बोलते हैं डिप्लो। याद कैसे अपन ने रखा था? याद ऐसे रखा था कि जो डिप्लो होते हैं वो पोकोसिटी होता है, इसके अलावा पोकोसिटी के अलावा जो भी फाइलम होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। पो से पोरीफेरा, सी से सीलेंट्रेटा, जिसको कि निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, निडेरिया बोल दो फिर सीलेंट्रेटा, और सिटी से टीनोफोरा। और हमने देखा था दोनों भाई होते हैं, जो इसके पास होगा वो इसके पास होगा, जो इसके पास नहीं होगा वो इसके पास नहीं होगा, टीनोफोरा। अगला है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वर्म, और आपको वो पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर, मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ आपको। पीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर, पी ए क्यूब, पीसी स्क्वायर, पी ए क्यूब, एम ई एच, एंड चोर आके डेटा उड़ा ले गया। चलो, तो पी से क्या था, पी से पॉरीफेरा था, सी से सीलेंट्रेटा था जिसको कि निडेरिया के नाम से जानते हैं, इस सी से टीनोफोरा था, इस सी से प्लैटी हेलमिंथिस था, ठीक है, प्लैटी हेलमिंथिस था, इस ए से एनालीडा था, इस ए से ऑर्थ्रोपोडा था, ऑर्थ्रोपोडा, इस ए से था आपका एनालीडा हो गया, ऑर्थ्रोपोडा, ये वो क्या था यार, ये एस्चल मेंथिस था, ठीक है, एस्चल मेंथिस था जिसको निमाटोड के नाम से जानते हैं। ये क्या था, मोलस्का था। ये क्या था, ये एचिनोडर्मेटा था, एचिनोडर्मेटा। ये क्या था, हेमिकोर्डेटा था, हेमिकोर्डेटा, और ये कोर्डेटा था। तो ये सारे ऑर्डर में याद होना चाहिए, पीसी स्क्वायर, पी ए क्यूब और एम ई एच, चोर आके डेटा ले गया, क्योंकि इसी से आपको याद रहेगा कौन डिप्लोब्लास्टिक है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन आपका इसमें सिलोमेट है, कौन असिलोमेट है, किसकी कैसी सिमेट्री है। ये हमने सबसे पहले एफआरबी में एनिमल किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था, तो माइंड मैप से नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको पहले ऐसे ही पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। राउंड वर्म की बात हो रही है। अब राउंड वर्म कौन है, तो जो टीनिया है ना, ये जो टीनिया है ये आपका होता है टेप वर्म से। टेप वर्म कौन होता है, टेप वर्म कौन होता है, जरा बताओ जल्दी से कमेंट में, देखते हैं कितना पता है। टेप वर्म जिससे है उसी से ये दोनों भी हैं। ये क्या है, आँख दिखाता है, कैसे दिखाता है, तो इसीलिए फ्री लिविंग होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, ये पैरासिटिक नेचर का होता है, जो लिवर फ्लूक होता है। और ये तीनों भाई साहब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्लैटी हेलमिंथिस से बिलोंग करते हैं। प्लैटी हेलमिंथिस, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, जिसको कि हम जानते हैं फ्लैट वर्म्स के नाम से, बिकॉज इनकी फ्लैट बॉडी होती है। अब फ्लैट बॉडी होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है नहीं होती, ये बता दो मुझे, क्या इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है नहीं होती है। तो बचा क्या, एस्कैरिस। एस्कैरिस राउंड वर्म होता है। मैंने आपको बताया था राउंड वर्म पूछ ले, पिन वर्म पूछ ले, हुक वर्म पूछ ले, आंसर क्या होगा, आंसर होगा निमैटोड, आंसर होगा एस्चेलमेंथिस। निमैटोड को ही एस्चेलमेंथिस बोलते हैं। ये चीज़ें थोड़ी टफ होती हैं लेकिन बार बार रेपिटेशन से ही आएंगी, बच के भागने से नहीं आएंगी। नंबर अगर अवॉइड मतलब खोना है तो स्किप कर सकते हो पूरी तरह से, लेकिन अगर छू रहे हो तो पूरा घुस जाओ इसमें, ठीक है, या तो छुओ ही मत फिर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एस्कैरिस। लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बार समझ में आ गया तो ये इससे ये होता है कि या तो तुमसे क्वेश्चन बनता है या तो नहीं बनता है इस चैप्टर से। इतना टफ होता है, लोग पढ़ते ही नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक बार समझ गए, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया तो आपको इतना अच्छे समझ में आ जाएगा, इसका क्वेश्चन तुरंत उड़ाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, एस्कैरिस हो गया, वुशेरिया हो गया, वुशेरिया हो गया, फाइलेरियल वर्म हो गए, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने कब तक का टारगेट ले रखा है इसको एलिमिनेट करने का, फाइलेरिया को, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, एलिफेंटियासिस होती है ना। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और अगर कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन छूटेगा इस चार्ट में आके मैं फिर से वो चीज़ बता दूंगा आपको, अगर कोई चीज़ छूटेगी तो, है ना। तो फाइलेरियल 2027 तक का टारगेट रख रखा है। और क्या क्वेश्चन पूछा था, यही तो बस एक ही तो पूछा था ना, एलिफेंटियासिस तो मैंने बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। वुशेरिया, फाइलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमाटा, पिन वर्म, टीनिया आपका टेप वर्म, या फिर एस्कैरिस राउंड वर्म। 2027 सबका सही। सर प्लीज़ प्रोवाइड पीडीएफ इन प्रिंटेबल फॉर्मेट। कौन सी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। वुशेरिया अभी बताया आपको फाइलेरियल वर्म होता है, ठीक है, ये सही होगा। इनकरेक्टली मैच पूछा, ध्यान देखिए दीजिएगा यहाँ पे। एस्कैरिस राउंड वर्म होता है। टीनिया अभी बताया था टेप वर्म होता है, टेप मतलब फ्लैट बॉडी होती है। अच्छा मैंने पूछा था फ्लैट वर्म कैसी बॉडी होती है, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। अभी इसको बताते हैं तुम्हें कौन किस किसकी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, किसकी कैसी होती है, ठीक है। तो ये भी होगा आंसर इसका, एनसाइक्लोस्टोमा होगा, पिन वर्म नहीं होता। देखो ये आता तो इसकी ऐसी की तैसी, उतनी देर से मतलब सोच रहे हैं कि काहे मारे हैं, मान नहीं रहा था भाई। देखो हम वैसे हिंसा में विश्वास करते नहीं हैं, लेकिन फिर अगर क्लास में कोई सामने आता है तो फिर हिंसा करने में हम देर नहीं करते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा पिन वर्म, ठीक है। अब ये पिन वर्म ना होके क्या होगा एनसाइक्लोस्टोम, ये होता है आपका हुक वर्म, ठीक है, ये होता है हुक वर्म। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर पिन वर्म, हुक वर्म ये तो सब एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, वो है क्या, राउंड वर्म। बिल्कुल सही बात है। इनकी पता है खासियत ये होती है, ये निमैटोड एस्चेलमेंथिस से ही बिलोंग कर रहे हैं, ये इसी से बिलोंग कर रहे हैं।
पिन वर्म भी और हुक वर्म भी। लेकिन जो एनसाइक्लोस्टोमा है वो पिन वर्म नहीं, वो हुक वर्म है। कैसे? क्योंकि ये सब जाके पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर वो एनस वगैरह में जाके बैठते हैं। ये कौन? ये पिन वर्म, हुक वर्म बताया था, पेट के कीड़े हैं, ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। हुक वर्म की खासियत क्या होती है? हुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, खड़ाक से मारता है और एकदम फंसा लेता है, ठीक है, खुद को। पिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसको थ्रेड वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका भाई आया देखो बदला लेने के लिए, इसकी ऐसी तैसी इसको ही बताते हैं, ठीक है। तो पिन वर्म की अगर बात करें तो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको थ्रेड वर्म के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिमेट्री समझा देते हैं, लगे यहाँ जल्दी से। देखो सिमेट्री में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 3 तरह की सिमेट्री। या तो सिमेट्री होगी ही नहीं, या तो बाइलेटरल होगी या रेडियल होगी, इसकी होती ही नहीं है, यानी ये एसिमेट्रिक होता है, अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहा है, ठीक है, एसिमेट्रिक। ये दोनों तो भाई हैं, रेडियल, और एचिनोडर्मेटा में रेडियल, ठीक। बाकी सब में से कौन कौन? बाकी सब जितने बच गए सब में कैसी है? सब में है बाइलेटरल सिमेट्री, सब में बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्थ्रोपोडा। अब ये ऑर्थ्रोपोडा बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। पहले क्वेश्चन करिए, 25वां क्वेश्चन। ऑर्डर, अच्छा किसका ऑर्डर रॉन्ग है? कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है? किसका ऑर्डर रॉन्ग है? अच्छा, सॉरी। एस्चल मेंथिस ऊपर होगा, ठीक, सही पकड़े हो, ठीक है। ऑर्डर तो मतलब ऐसा कोई ऑर्डर वैसे होता भी नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कहीं पे ये वैसा नहीं है कि मतलब ऑर्डर में लगाने के लिए आएगा, ये मैं याद करने के लिए ऑर्डर में मतलब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। याद करने के लिए ऑर्डर में बता रहा हूँ कि इस ऑर्डर में याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे आसानी होगी कि भाई कौन सीलोमेट है, कैसे क्या है, तो वो आसानी रहेगी इसमें। काइटिन वाला, ठीक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको गलत पहचानना था और गलत आपने सही पहचान लिया है, बिकॉज इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है ऑर्थ्रोपोडा का, वो लिग्निन का नहीं काइटिन का बना होता है, ठीक है। और जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा होता है, इसमें ये पहली बात तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी यहाँ पे फाइलम लिखे हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा जो फाइलम होता है वो ऑर्थ्रोपोडा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, फिर एनिमल्स। और इसमें से जो सबसे बड़ा क्लास होता है, बिकॉज किंगडम देन फाइलम देन क्लास, तो इसमें जो सबसे बड़ा क्लास होता है वो इंसेक्टा का होता है, सबसे ज़्यादा इसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं। इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जिनको हम जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं। अपेंडेजेस का मतलब ही लेग्स होता है, तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियन हो गया आपका, ठीक है, आपका क्रैब हो गया, जो मच्छर हो गया जिसको अभी ठीक है, जिसको अभी जो है हिंसा में मारा गया वो हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये जॉइंटेड लेग्स वाले होते हैं, ये इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। एंड 85% ऑफ ऑल नोन एनिमल स्पीशीज आर ऑर्थ्रोपोड, सही है। अब ऑर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि बाइलेटरल सिमेट्रिक होती है। सीलोमेट वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, चलो अभी देख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में समराइज़ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा फाइलम होता है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्लास इसमें इंसेक्टा का होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, एंड ये तो मेंशन करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें। दैट मीन्स कि इसमें जो ब्लड है वो वेल डिफाइंड इस तरह से वेंस में फ्लो नहीं हो रहा है, एकदम खुला फ्लो हो रहा है, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं वो बाथ यानी नहा रहे हैं ब्लड में, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2 फाइलम में देखने को मिलता है, एक ऑर्थ्रोपोडा और दूसरा कौन सा ये आप बताएंगे। और जो ध्यान रखना, ये तो सबसे बड़ा फाइलम होता है। मोलस्का जो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है ये मोलस्का का। और तीसरी चीज़ भी बता दें, आई थिंक इससे क्वेश्चन तो नहीं होगा, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है एनालीडा की, जिसमें कि ये आपका केचुआ आता है जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, एनालीडा, ठीक है। सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और सेगमेंटेशन आपको किस में देखने को मिलता है? सेगमेंटेशन आपको ऑर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलता है। और इसमें जो ऑर्थ्रोपोडा है इसमें बॉडी डिवाइडेड रहती है। बॉडी किस में डिवाइडेड रहती है? थोरैक्स में, एब्डोमेन में, ठीक है, नेक में, मतलब इस तरह से हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसमें बॉडी डिवाइडेड रहती है ऑर्थ्रोपोडा की, ठीक है। एंड जो कोर डेटा होते हैं वो भी आपकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो बॉडी जो सेगमेंटेड होती है वो सिर्फ 3 की होती है, 3 फाइलम की, एनालीडा की होती है, ऑर्थ्रोपोडा की होती है और कोर डेटा की होती है। मोलस्का हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
और दूसरा जो मैंने आपको बताया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आपको देखने को मिलेगा किसमें, मोलस्का में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 26th। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फिश लिखी हुई हैं और आपको मैच करवाना है। जेलीफिश, क्रेफिश, वेल फिश, डेविल फिश। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली फिश, जेली हैं आपकी किस में आएंगी, ये आएंगी सीलेंट्रेट, जिसको निडेरिया बोलते हैं। डी हो गया। क्रे फिश हो गई, सिल्वर फिश हो गई, ठीक है, क्रे फिश हो गई, सिल्वर फिश हो गई, ये आती हैं आपकी इसमें ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा का क्लास कौन सा, इंसेक्टा है। वेल फिश एक मैमल होती है, मतलब कोई फिश है ही नहीं। डेविल फिश मोलस्का होती है, मतलब इनमें से कोई रियल फिश है ही नहीं। एक रियल फिश का नाम बता दो फिर। तो आंसर होगा DCBA, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और आपका अगर मैं बात करूँ सीलेंटरेट से और कौन कौन बिलोंग करता है, तो सीलेंटरेट से हमारे जो कोरल्स होते हैं, वो भी इसी से आते हैं। इसके अलावा जो हमारे हाइड्रोजोवंस होते हैं, हाइड्रोजोवंस वो भी इसी से आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, दैट इज विच टाइप ऑफ लिवर वर्ड्स form umbrella shaped structures that raise gametangia above the main gametophyte body and sporophytes develop below these structures। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिवर वर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लिवर वर्ट, तो पॉलिट्रियम फिनेरिया, स्फैग्नम या फिर मर्चेंटिया। लिवर वर्ट और हॉर्न वर्ट मैंने आपको कहाँ पे बताया था, मैंने बताया था भाई कि जो रिंकिया के पापा हैं वो BMW लेके आए। बी से आपको याद आना चाहिए ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट मर्चेंटिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, फ्यूनेरिया मॉज, वो मॉज उसी को बोलते हैं, बट ये यहाँ पे जिसकी बात हो रही है दैट वुड बी मर्चेंटिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, पीछे कुछ क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा था। ठीक है, अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट। अब चलो मैमल की बात आई है तो ज़रा ये बता दो, मैमल्स में जो मैमल होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अगला है 28, आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री। उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। तो 3 ही तो फाइलम थे हमारे, एक तो था पोरीफेरा जिसमें कोई सिमेट्री नहीं थी, 2 थे हमारे जिसमें कि आपके सीलेंट्रेट और टीनोफोरा जिसमें रेडियल थी, और एचिनोडर्मेटा में रेडियल थी। उसके अलावा सब में बाइलेटरल सिमेट्री थी, एनालिडा में थी, मोलस्का में थी, ऑर्थ्रोपोडा में थी, सीलेंट्रेट निडेरिया में नहीं थी, और किस में नहीं थी, एचिनोडर्मेटा में नहीं थी। अच्छा, एचिनोडर्मेटा में भी एक फ़िश नाम का एक जीव आता है, जो कि फ़िश तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो ज़रा ये उसका नाम बता दीजिए। और एचिनोडर्मेटा में क्या खासियत होती है, इनकी जो होती है स्पाइनी स्किन होती है, स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, स्पाइनी स्किन होती है, थोड़े से कांटेदार टाइप की होती है। तो निडेरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर। और इसका क्या सही आंसर होगा, एचिनोडर्मेटा में क्या आती है हमारी, जो आपकी स्टार फिश होती है, और जो ट्रू फिश होती है वो डॉग फिश होती है। ठीक है, जो ट्रू फिश होती है वो डॉग फिश होती है आपकी, डॉग फिश इज़ द ट्रू फिश, ध्यान रखिएगा। जो डॉग फिश होती है वो हमारी पिसेस से बिलोंग करती है, यानी वो ट्रू फिश होती है। मैमल्स 4 हार्ट चैम्बर होता है, मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं। एंड ठीक है, अच्छा, और स्टार फिश के अलावा सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन भी सी से हमारा बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, 29th, which group of animalia has unsegmented bilateral symmetry, soft body with a triploblastic construction and a lacking coelom, skeleton and anus। इससे ज़्यादा हिंट मिल ही नहीं सकते हैं, सब कुछ उसने लिख के दे दिया है। अभी भी अगर आप आंसर ना कर पाए तो फिर मतलब कि आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। कोई एक भी चीज़ अगर आप ढंग से पकड़ लेंगे ना इसमें, तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। सी ककम्बर भी होते हैं, सी ककम्बर, सी अर्चिन बिल्कुल एनोनिमस सही है। डॉग फिश एंड शार्क का ट्रू फिशेस, फन अनलिमिटेड से भी सही है। क्या ये लिखा हुआ है, नहीं, जो आपका सी एनिमोन होता है वो निडेरिया से बिलोंग करता है। सी अर्चिन, सी ककम्बर, ये तो आपके एचिनोडर्मेटा से आता है, लेकिन जो आपका सी एनीमोन होता है, सी एनीमोन, वो निडेरिया से बिलोंग करता है। लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सी एनीमोन जो होता है वो निडेरिया से बिलोंग करता है, ना कि एचिनोडर्मेटा से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, अब देखो अनसेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। ठीक, वैसे तो ठीक है, इसमें से कोई सारे अनसेगमेंटेड है। बाइलेटरल सिमेट्री है, खत्म, ठीक है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं, खत्म, ले भैया। इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल किसमें होती है जरा बताओ जल्दी से, पोरीफेरा, कौनो सिमेट्री नहीं होती, ए सिमेट्रिकल होता है। बचा एक प्लेटियल मेंथिस, खत्म हो गया, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।
ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंस्ट्रक्शन होता है, यानी तीनों जर्मिनल लेयर होती है, लैकिंग सीलॉम, सीलॉम नहीं होता, अब सीलॉम वाला कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। स्केलेटन एंड एनस भी नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यानी कि इसमें जो होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। किस तरह का? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि इनमें जहाँ से खाना आता है वहीं से खाना जाता है। कहाँ गया वो? ये ध्यान रखना, ये है आपका क्या? प्लेटियल मेंथिस, जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन है। ऊपर वालों में भी इनकम्प्लीट डाइजेशन, आगे के जितने भी हैं एस्टल मेंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, चिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तभी तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सीलोमेट का जरा लॉजिक समझ लो। सीलोमेट क्या होता है यहाँ पे बता दें। सीलोम क्या होता है? तो सीलोम का मतलब होता है एक कैविटी, एक खोखलापन, कैविटी होता है। जैसे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और बीच में थी मीजोडर्म, ये मीजोडर्म थी। जब ये किस स्टेज में देखने को मिलेगा? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। एम्ब्रियोनिक मतलब ब्रूड लेवल पे देखने को मिलता है। तो ये एंडोडर्म, वो एक्टोडर्म, और बीच में मीजोडर्म। अब जब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा धीरे धीरे, तो इसका ये वाला जो एक लेयर है वो एक्टोडर्म के साथ चपक जाएगा, अंदर वाला एंडोडर्म के साथ चला जाएगा, बीच में कैविटी क्रिएट हो जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं सीलोमेट। अब ध्यान से समझना सीलोमेट में क्या होता है, इसी में समझा दें, खिचड़ी तो नहीं पकेगी यहाँ पे। देखो ये होते हैं, जितने होते हैं आपके, ये असीलोमेट होते हैं। असीलोमेट मतलब इनमें सीलोम नहीं होता है। ये होता है सीडोसीलोम, यानी इसमें ट्रू सीलोम नहीं होता है। ये क्या होता है? सीडोसीलोम होता है। यहाँ तक सीलोम डेवलप ही नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप हुआ, फॉल्स सीलोम डेवलप हुआ, फॉल्स सीलोम। एस्टेल मेंथिस न्यूमाटोड, या फिर जिनको हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद सब में सीलोम होगा। कितना आसान है याद करना, तभी तो ऑर्डर याद करवाया मैंने। पीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर, पी ए क्यूब और MEH, ठीक है। चोर आके डेटा ले गया। तो भाई इसमें नो सीलोम, दैट इज असीलोमेट। फॉल सीलोम यानी सीडोसीलोम, सब में सीलोम, खत्म, सब में सीलोम है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अभी 30th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये ब्रेन पे क्वेश्चन आए हैं, तो भाई इस क्वेश्चन को भी आंसर करो और बताओ किसमें ने कितना आंसर किया। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विच सच एज पिकिंग अप अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर। तो अगर आपको पेंसिल उठानी है, अगर आप पेंसिल नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके कौन सा ब्रेन का पार्ट अफेक्टेड है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? विच पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि करना संभव बनाता है? तो ये जो होता है हमारा सेरिबेलम होता है, क्योंकि यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। मूवमेंट करना है, पॉस्चर मूवमेंट हो गया, पॉस्चर हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेरिबेलम। तो जो हम अल्कोहल जो लोग पी लेते हैं है ना बहुत ज़्यादा घटक के, तो वो सेरिबेलम उनका इफेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो बेल जाते हैं, डोल जाते हैं, ऐसे याद कर लेना आपको, ठीक है। क्रेनियम क्या होती है? क्रेनियम जो हमारी ये आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियल टोटल बोन्स कितनी होती हैं आपको बताना है। अब जो क्रेनियम है, ठीक है, ध्यान रखना, क्रेनियम तो ये हो गई, ऊपर आपका स्कल है, एक तरह बोन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये क्रेनियम है। और यहाँ पे उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? याद आ रहा है आपको? कुछ मैंने बताया था। ये क्रेनियम, और यहाँ पे आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगी, ठीक है, मेनिंजिस, ठीक है, मेनिंजिटिस। ये किसकी बनी होती है? ये मैंने आपको बताया था, एक तो होता है आपका ड्यूरा मैटर, जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका ये आउटर स्ट्रक्चर होता है मेनिंजिस का, मेनिंजिस, ठीक है। मेनिंजिटिस तो बीमारी हो जाएगी जो, अगर मेनिंजिस में अगर आपका थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो। क्रेनियल बोन्स होती है हमारी 8, फेशियल होती हैं कितनी? 14। क्रेनियल होती हैं 8, फेशियल होती हैं 14, ठीक है। और हाइपोथैलेमस आपको पता है ये 4 ब्रेन का पार्ट है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, जरा बताइए ये है आपका कितना मतलब आपने अभी तक स्कोर कर रहे हैं 30 क्वेश्चंस में। तो ये हमारा ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन है उसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन, और पीछे का जो पूरा पार्ट है इसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। आगे वाले को अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या बोलेंगे, पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे वाला। और ये हमारा कौन सा लोब होता है, जरा बताइए। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ये हो जाएगा टेम्पोरल लोब, और ये कौन सा लोब हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फ्रंटल लोब। तो इसमें फ्रंटल लोब में आपको ये 4 ब्रेन का जो पार्ट है उसमें सेरिब्रम देखने को मिल रहा है, जो सबसे बड़ा पार्ट ऑफ दी क्या होता है, ब्रेन होता है, सेरिब्रम, और सबसे बड़ा पार्ट ऑफ 4 ब्रेन भी है। और 4 ब्रेन ओवरऑल भी तीनों जो मैंने आपको पार्ट बताया, 4, मिड और हिंड, उनमें से सबसे बड़ा यही है आपका। हाँ, वो नीचे होते हैं, एरेक्नॉइड और जो पाया मैटर होते हैं वो नीचे होते हैं मेघना, और वो कुछ इस तरह से होते हैं,
मतलब इसके नीचे होता है आपका एरेक्नॉइड होता है और नीचे होता है पाया मैटर, ठीक है, पैड या फिर डैप जैसे करके याद करना चाहो, ठीक है, वो नीचे होते हैं आपके, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ठीक है, इसलिए मैंने बताया नहीं क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। सेरिब्रम जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लर्निंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी हो गया और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम, और सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसी का ही फोर ब्रेन के हमारे दो और पार्ट होते हैं, दैट आर हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है थैलेमस। तो थैलेमस जो है हमें आउटर सेंसेशंस, यानी कि जो फॉर एग्जांपल हमें पेन हो गया, ठीक है, पेन हो गया या फिर हमें वार्म कोल्ड, ये इस तरह के अगर जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आउटर बॉडी जो सेंसेशंस हो रहे हैं वो थैलेमस की वजह से होते हैं। एंड हाइपोथैलेमस में हमारा क्या होता है, अंदर का या फिर इनर बॉडी टेम्परेचर हो गया, इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम हो गया। हाइपोथैलेमस ये हमारा हंगर हो गया, ठीक है, थ्रस्ट हो गया, थर्स्ट यानी जो भूख प्यास स्लीप, ये सब कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। और कुछ याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था, एक हार्मोन का नाम बता दीजिए जो हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है लेकिन सेक्रीट नहीं करता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको कि हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी को ही ये प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, क्या ये प्रोड्यूस करता है आपका ऑक्सीटोसिन, बट दे देता है पिट्यूटरी जो इसको सेक्रीट करता है। ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग और आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब जो है इसके काम आते हैं, जो ऑक्सीटोसिन होता है। ये जो जानवर होते हैं उनको अलग से ऊपर से दिए जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा लैक्टेट नहीं करते हैं ना तब दिए जाता है उसको, अलग से ये इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। एंड और भी एक हमने हार्मोन पढ़ा था अगर आपको याद हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जो किडनी को रेगुलेट करता है, उसमें वाटर बैलेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए, है ना। चलो और कुछ नहीं, हाँ एक चीज़ और कि भाई इसी को ही वासोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वासोप्रेसिन भी आपको याद रखना है, एंटी डायरेटिक है हार्मोन को। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेरिब्रम के मतलब फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन का क्या काम होता है, तो जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे जो पीपल का साइज़ है, ठीक है, नहीं जो हमारा पुतली होता है उसका वो डायलेट करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो काम होता है मिड ब्रेन का। एंड हिंड ब्रेन जो पीछे का मस्तिष्क होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो सेरिबेलम जो मैंने बता दिया, पॉस्चर बैलेंस मेंटेन करने का काम आता है। यहाँ पे होता है आपका पॉन्स जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है, और यहाँ पे होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला जो ऑब्लोंगाटा होता है जिसको हम मेरू मज्जा बोलते हैं, वो ANS को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा किसको कंट्रोल करता है, आपको ANS को। ANS का मतलब है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर इतनी चीज़, कुछ छूट तो नहीं रही। और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा ब्रेन होता है वो टोटल 20% ऑफ ऑक्सीजन लेता है, लेकिन पूरे बॉडी वेट का मात्र 2% ही होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। और इससे एसोसिएटेड कुछ डिजीज़ेस के नाम बता दीजिए। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन। तो अभी मैंने बताया हंगर, थ्रस्ट, ये सब हाइपोथैलेमस बताता है, और ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, यानी हमारा मस्तिष्क मुख्यतः किस रूप निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है। फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड्स, ओनली फैट, ओनली ग्लूकोज। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ब्रेन है ये फैटी होता है, बहुत सारा फैट इसमें भरा होता है, बट इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज, एनर्जी चाहिए। ऑप्शन नंबर D। तभी आप देखेंगे कि अगर आप ढंग से खाना वगैरह ना खाओ तो फिर आपका ब्रेन उतना ढंग से फंक्शन करता नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, कौन सा इसमें से पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट हिस्सा नहीं है। पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस नहीं है। सिंपल, ठीक है, सिंपल एलिमिनेट करना था, बिकॉज अभी देख के आए हैं। पॉन्स क्या करता है, कनेक्ट करने का काम है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ पूरा नर्वस सिस्टम बताइए, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जब मैं बोलता हूँ नर्वस सिस्टम, तो यानी जो तंत्रिका तंत्र है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो। एक तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं हमारी, एक तो ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर बात करें, जो ये तो हो गया हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें आती है हमारी नर्व्स जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन से, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो इनमें जो हमारी सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। वो होती है हमारी न्यूरॉन, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल पाई जाती है। और इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए कि पेड़ की तरह होता है, कि भाई इस तरह से यहाँ पे आपको
क्या देखने को मिलेगा, डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये डेंड्राइट्स होते हैं। देन यहाँ पे आ जाती है आपकी सेल बॉडी, यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियस, देन इस तरह से होता है आपका एक्सन, और एक्सन के बाद होता है यहाँ पे नर्व एंडिंग, ठीक है। ये जो एक्सन होता है यहाँ पे आपके होते हैं क्या, यहाँ पे श्वान सेल होते हैं जो कि ग्लायल सेल्स के पार्ट होते हैं, श्वान सेल या ग्लायल सेल्स के पार्ट होते हैं, कवर्ड होते हैं अंडर द माइलिन शीथ, इनको कवर कर रखा है माइलिन शीथ। इनके बीच में जो गैप है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। और ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी है ये जो हरा हरा मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज साइटन, और वो न्यूक्लियस तो दिख ही रहा है, दिस इज़ योर डेंड्राइट। एंड ये जो टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम नर्व एंडिंग्स के नाम से भी जानते हैं या फिर नर्व टर्मिनल्स के नाम से जानते हैं, यहीं से जो इन्फॉर्मेशन है ये दूसरे न्यूरॉन में जाती है, और एक न्यूरॉन के नर्व टर्मिनल एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, जरा ये बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 34th, आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस कौन एग्जिबिट करता है, तो मेटाजेनेसिस होता क्या है, तो मेटाजेनेसिस वो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी पार्ट में कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, देन कभी कभी सेक्सुअल करते हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल में फ्लिकर करते रहते हैं, कभी एसेक्सुअल कभी सेक्सुअल। साइनैप्स बोलते हैं सबका सही है, सेजल, अमिया, अंशिका, आकाश। ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, साइनैप्स। ठीक है ये, हाँ यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, केंद्रीय, ठीक है, मैंने केंद्रीय बोल के ऑटोमेटिक लिख दिया वो, सॉरी, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टेज, तो ये अभी क्वेश्चन नहीं किया, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्पॉन्जिला जो कि हमारा पॉरीफेरा से बिलोंग करता है, साइकन भी तो उसी से बिलोंग कर रहा था, यू स्पॉन्जिया भी, तो ये सब नहीं एग्जिबिट करते हैं, ये सब आपके एसेक्सुअल ही एग्जिबिट करते हैं, कभी सेक्सुअल वाले में जाते ही नहीं है। इट इज़ ओबीलिया, ओबीलिया जो है वो मेटाजेनेसिस का मतलब ये होता है, कभी मतलब उसकी कुछ जनरेशन कभी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रही हैं और कभी कभी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रही हैं। अभी हम देखेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसको क्या कहते हैं, यूटेरस, ओव्यूलेशन, फीटस या फिर जाइगोट। तो हमने देखा था ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, और यूटेरस, तो ओव्यूलेशन होता है जब ये ओवरी से एग निकलते हैं उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, है ना, और जब निकलना स्टार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उसको मेनार्क बोलते हैं, वो जो एज होती है 14 से 15, ठीक है, जब से पीरियड्स डेवलप होते हैं फीमेल्स में, तो वो ओव्यूलेशन फेज से डेवलप होते हैं, तो एक एग यहाँ से एक एग यहाँ से हर 28 से 29 डेज में निकलता है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रहता है, 12 से 24 घंटे वेट करता है स्पर्म का, स्पर्म नहीं आता है तब तक यहाँ पे यूटेरस जहाँ पे आपका बेबी जब होता है, तो बेबी आपका यहीं पे होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ये अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बिकॉज पढ़ हम चुके हैं इसको, तो ये लाइनिंग को थिक कर लेता है, ठीक है, जब तक कि यहाँ पे बैठा हुआ है और स्पर्म का वेट कर रहा है तब तो लाइनिंग थिक हो जाती है। अगर स्पर्म नहीं आया यहाँ पे तो फिर ये यहाँ पे आएगा एंड देन ये लाइनिंग ख़त्म हो जाएगी जो ब्लड से फिल्ड है, और इसकी वजह से ये जो है जब मतलब कि एक तरह से रप्चर हो जाएगी, तो इसमें से जो ब्लड के थ्रू ये आपका जो एग निकला था वो भी निकल जाएगा जिसको कि हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। लेकिन अब नॉर्मल मतलब ये तो इसने क्यों लाइनिंग थिक किया, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी के लिए इसको प्रिपेयर करना था कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो भाई हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन फिर ईस्ट्रोजन निकलता है और वो बताता है कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और तुम अब जो है बने थे अब तुम बिगड़ भी सकते हो। तो अब यहाँ से अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से मान लेते हैं कि अब मान लो इससे निकाल लेते हैं तो एग यहाँ पे आ गया। अब अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होगा, वजाइना के थ्रू यहाँ पे आपका सर्विक्स है, सर्विक्स के थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा स्पर्म, स्पर्म से यहाँ पे मिलेगा ओवम, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों का मिलन होगा। मिलन होगा मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस हुआ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। और ये जो दोनों का मिलन होगा इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। देन ये जो फर्टिलाइज होकर जाएंगे कहाँ पे, ये यूटेरस में होंगे, तो फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। देन इसके बाद ये जो बड़ा होगा यानी कि जो आपका ये क्या बना है, ये आपका बना है जाइगोट। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। भाई मेल जो सेक्स सेल होती है उसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, तो वो होता है आपका मेल गैमीट कहलाता है, ठीक है, मेल गैमीट होता है आपका मेल सेक्स सेल। ऐसे फीमेल सेक्स सेल होता है जिसको हम की एग बोलते हैं, उसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो क्या बनता है, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे आपका एम्ब्रियो में डेवलप होगा, देन फीटस में डेवलप होगा, जहाँ पे हमें दिखने लगता है कि अच्छा बच्चे के हाथ पैर ये सब दिखने लगता है। ओव्यूलेशन जब आपके मतलब वो निकलते हैं, एग निकलते हैं, ठीक है, ओवरी से। यूटेरस तो वो गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं, एंड जाइगोट आपको पता होगा जब दोनों मिलते हैं फर्टिलाइज होने के बाद वो आपका जाइगोट ही बनता है। और यहाँ पे वो आके देन वो हमारा 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है जहाँ पे ये दोनों
और ये मतलब ये फिर ये जो गैमीट है वो बड़ा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर। चलो और अच्छा बता दो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो अगर उसमें हमें ट्यूबेक्टॉमी करवानी है तो कौन से किस चीज़ को ब्लॉक किया जाएगा, ट्यूबेक्टॉमी में किस चीज़ को ब्लॉक किया जाता है। एंड जब यहाँ से ओवरीज से आपके एग निकलना बंद हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, जो कि रफली 50 की ईयर्स में होता है। ठीक है, तो ट्यूबेक्टॉमी में आपकी जो, कोई बताएगा, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। चलो अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। ऐप क्यों नहीं चल रहा है नवनीत? ऐप को अपडेट कर लो जिन लोगों को नहीं चल रहा है। वास्ट डिफरेंस, सही है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। और जो फीमेल्स, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने लगता है, ठीक, ये तो वास्ट डिफरेंस है तो वैसेक्टॉमी होगी ना। और जो फीमेल्स में जो किसको किया जाता है, फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में किसका किया जाता है, फीमेल्स में, तो फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टॉमी, और उसमें क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टॉमी में फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ में क्या होता है, ओवरी से हम निकाल लेते हैं एग को और बाहर उसको हम स्पर्म से मीट करवाते हैं, देन उसको यूटेरस में क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड एज, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर या फिर सेरीकल्चर। तो विटीकल्चर तो ग्रेप्स, जो अंगूरों की खेती होती है। ठीक है, वैसे तो ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है बट फिर भी अगर बताना चाहें तो ग्रेप्स किस पर्टिकुलर रीजन में अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह। हॉर्टिकल्चर बागबानी बोलते हैं, जहाँ पेड़ पौधे फल सब्जी थोड़े फूल फल ये सब उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर। पिसीकल्चर सही आंसर होगा। सेरीकल्चर क्या होता है, ये आपका जो सिल्क वाला होता है ना, सिल्क की जो ब्रीडिंग होती है। और सिल्वीकल्चर क्या होता है, बताओ जल्दी से, सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं, और एपीकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर होता है जो आपका फॉरेस्ट्री आप करते हैं, फॉरेस्ट को ग्रो करवाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एपीकल्चर होता है हनी बीज को, हनी बीज का, मधुमक्खी का पालन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विविपैरस एनिमल्स। तो हमने देखा था कि ह्यूमंस में हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारे डॉग्स वगैरह हो गए, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जो अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल्स मीट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है, वो होते हैं हमारे या फिर अंदर फर्टिलाइजेशन में, मतलब अंदर मेल और फीमेल मीट किया, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स बताए थे, एक तो विवीपैरस बताया था और एक बताया था आपका ओवीपैरस। तो ओवीपैरस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो अंदर हुआ, अब बस जो उस बच्चे का जो बड़ा होना वाला प्रोसेस है वो बाहर होगा। अंडे जो देते हैं ना हमारे, जैसे कि जो चिड़िया वगैरह हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि मिलन तो अंदर हुआ फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन एग यानी कि जो बेबी डेवलप हुआ वो बाहर डेवलप हुआ। विवीपैरस में मिलन भी अंदर होता है, बेबी डेवलप भी अंदर ही होता है, एंड वो हमें देखने को मिलता है डॉग में, कैट में, काऊ में। ठीक है, बर्ड्स में नहीं होता है। ह्यूमंस में भी हमें विवीपैरस देखने को मिलता है। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस की मुझे स्टेजेस बता दो ऑर्डर में। मेटामॉर्फोसिस यानी कि कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, मेटामॉर्फोसिस, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस में डिफरेंट तरह का अपीयरेंस रखते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस यानी चेंज इन फॉर्म, वो अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं, तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि हमारा बटरफ्लाई जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस एग्जिबिट करता है, और उसको हमें याद कर लेना है एल्पा से। एल्पा मतलब पहले एग, देन लार्वा बनता है वो, देन प्यूपा, देन वो बनता है बट आपका अडल्ट। ठीक है, मैंने अभी मम्मी से पूछा अभी एक दिन, मम्मी तुम्हें पता है ऐसे ऐसा, मतलब ऐसे में कुछ पीपीटी आई थिंक देख रहा था, तो फिर मम्मी को ने पिक्चर दिखाया, मम्मी का, मैंने पता है तुम्हें ये इस तरह से जो तितली होती है वो ऐसे ऐसे बनती है। मम्मी बोलती नहीं पता है। तुम लोग भी दिखाना अपने पेरेंट्स को, उनको पता है कि नहीं, कि मतलब जो तितली है वो ऐसे पहले लार्वा होती है, मतलब एक जैसा नहीं सूंड़ा जो हम बोलते हैं उस तरह का होता है, इस तरह का, है ना, देखा है ना सबने। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, याद करो, होली वाले दिन मैंने पूछा था फाइलम कौन सा इसका, याद आ रहा तुम्हें? तो उसी तरह का होता है, ये लार्वा होता है, देन वो पीपा बनता है, इस तरह से लटकता है, वो पीपा होता है। फिर प्यूपा से जो एक जो है, पीपा से रिलेट कर सकते हो, पीपा से फिर ये अडल्ट निकलता है, बटरफ्लाई। डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल। डैश एक कोशिका की उपजाऊ वयस्क व्यक्ति पैदा करने की क्षमता है। प्लूरीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, क्लोनिंग या फिर म्यूटेशन टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, यानी सिंगल सेल, देख रहे हो
एक सेल में इतनी ताकत है कि एक फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल बना सकता है, उसको हम टोटी पोटेंसी बोलते हैं। प्लूरी पोटेंसी क्या होती है, जहाँ पे मतलब कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग राइज टू, कैपेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, गिविंग राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा, ये क्लोनिंग और म्यूटेशन क्या होता है? पेन की निब एकदम फ्लैट हो गई है, फ्लैट वर्म बन गई है मेरी पेन की जो निब है, फ्लैट वर्म बन गई है, इसको राउंड वर्म बनाना पड़ेगा नई पिन डाल के। चलो, तो क्लोनिंग और म्यूटेशन की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो म्यूटेशन क्या होता है, जब जो डीएनए में जेनेटिक मटेरियल इनकोडेड होता है, तो डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाए, चेंजिंग ऑफ द जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए, ठीक है, इसका जेनेटिक कोड चेंज हो जाए। अब इसमें जेनेटिक कोड क्या होते हैं, तो वही जो बेस पेयर बताए थे आपको, ATGC एडिनाइन। अब पता है इसमें से जो ATGC होते हैं वो AT के साथ पेयर अप करता है, यानी एडिनाइन थाइमाइन के साथ, और ग्वामाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करता है, ATGC। अगर ये पेयरिंग गलत हो गई, इस तरह से कुछ हो जाता है तो म्यूटेशन हो जाता है। अगर बात करें क्लोनिंग की, तो क्लोनिंग होता है एक तरह से रेप्लिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39th नंबर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज, फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को क्या कहा जाता है? स्टेमन, पिस्टल्स, पेटल्स या फिर सेपल? बताइए। बिल्कुल, इन विविपारस जो प्लांट होते हैं, जर्मिनेटेड सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू द सॉइल एंड कंटिन्यू टू ग्रो। बिल्कुल, पल्लव सरकार। जेई के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं है सर। अरे तो सुरभि गुप्ता, उसमें भाई क्या तुम्हें लेना देना, क्वेश्चन तो वही आएंगे, ठीक है। जी के अलग तो हो नहीं जाएगी जूनियर इंजीनियर में, आप क्वेश्चन लगा लेना, अगर आपके पास हो तो आप लगा लेना जाके, अगर कहीं पे हो तो। फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को क्या बोलते हैं? तो ये हमारा फूल है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल क्या होता है? ए सेक्सुअल ये होता है कि भाई ए सेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक, का मतलब ये होता है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट नहीं होते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, इसमें जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट होते हैं, जेनेटिक सिमिलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए ध्यान से, इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये जो यहाँ पे बना हुआ है गुड़हल हिबिस्कस सर, ये आपका कैसा है, मोनाइशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। अब मेल कौन सा है? मेल होता है आपका ये जो आप येलो कलर का देख पा रहे हैं, इसको एंथर बोलते हैं, और जिसमें लगा हुआ है उसको फिलामेंट बोलते हैं, और कलेक्टिवली इनको स्टेमेन बोल देते हैं, या फिर इनको हम हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर हिंदी में बोलते हैं। अब ये जो एंथर आपको दिख रहे हैं, इसी में ही ऐसे डॉट 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 ऐसे आपको दिखेगा, इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स ही किसी भी माध्यम के थ्रू पहुंचेंगे फीमेल पार्ट के पास। फीमेल पार्ट में तीन मेनली चीज़ होती हैं, स्टिग्मा जो कि एक स्टिकी पार्ट होता है, स्टाइल जिसमें कि स्टिग्मा लगा हुआ है, एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है इसको ओवरी बोलते हैं। इन तीनों को मिला के कार्पल या फिर हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है भाई, इसमें मेन है तो ये आपका मेल पार्ट हो जाएगा, और फीमेल जो है पिस्टल रखती हैं, ठीक है, मेन के अगेंस्ट। तो ये है आपका। अब ये एंथर, जैसे ये पॉलन ग्रेन्स जो एंथर में कंटेंट है, स्टिग्मा के पास जिस भी प्रोसेस से पहुंचेंगे उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कैसे भी हो सकता है, विंड के वजह से भी हो सकता है, तो एंटीमोफिली बोल देंगे, ठीक है। सॉरी, इंसेक्ट की वजह से हो रहा है तो एंटीमोफिली बोल देंगे, विंड की वजह से हो रहा है तो एनिमोफिली बोल देंगे, और वाटर की वजह से हो रहा है तो हाइड्रोफिली बोल देंगे। जिसकी भी वजह से हो रहा है तो वो किसी की भी वजह से वहाँ तक पहुँच सकता है, और जब जाएगा तो यहाँ पे आपकी एक पॉलन ट्यूब बन जाएगी। पॉलन ट्यूब के थ्रू ये ओवरी के पास चला जाएगा पॉलन ग्रेन। यहाँ पे पॉलन ग्रेन के जब पास पहुँचेगा तो दोनों का मिलन होगा। जब आपको पता है मेल और फीमेल का मिलन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, देन ये एम्ब्रियो बनेगा, और यही आपका बड़ा होके सीड यानी बीज बन जाएगा। ये जो लगे हुए हैं ना, ये बीज बन जाएंगे आपके, और ये जो है आपका बड़ा सा ओवरी, ये फ्रूट बन जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाई, और ये पॉलन ट्यूब के थ्रू जो पॉलन ग्रेन पहुंचा ओवरी के पास, ठीक है, सॉरी ओव्यूल के पास, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव डैश, बताइए जल्दी से क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये आपके तीनों पार्ट हो गए, और इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, परागण, और मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें किस तरह से फ्रूट वगैरह बना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट पार्ट, अंदर तो सबसे फीमेल पार्ट बैठा हुआ है ना, जिसको हम बोलते हैं ओवरी, और ये किसका पार्ट है? ये आपका पिस्टल का पार्ट है, पिस्टल या फिर कार्पसल, जो भी आप बोलिए,
ठीक है। स्टेमेन ये तो आपका पूरा मेल पार्ट है। पेटल सेपल तो ये पत्तियाँ होती हैं, फूल की पत्ती पेटल, और उसकी पत्ती जो हरी वाली पत्ती होती है इसको सेपल बोलते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। यही होता है आपका कीमोट्रोपिज्म, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म। अगर केमिकल स्टिमुलाई के तरफ हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। एंड दी 40th क्वेश्चन, ये आपका मतलब हम लेके टोटल 80 क्वेश्चन का एकदम 40th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग या फिर पॉलिनेशन। नॉट एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा नहीं है? और एग्जाम्पल्स भी साथ साथ कोट करिए, एग्जाम्पल भी, यानी स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है, बडिंग किस में होता है, क्योंकि पॉलिनेशन तो ये सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, अभी देखे थे परागण जिसको बोलते हैं। ठीक। अब स्पोर फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है? राइजोपस, जिसको कि ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड एक तरह का क्या है, किस किंगडम में आप इसको रखेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है, जैसे ब्रायोफाइलम है तो इसमें जो बड्स जनरेट हुई वो गिर जाएंगी नीचे और नीचे गिर के ग्रो करेंगी। इसी में ही कटिंग पड़ा था, लेयरिंग पड़ा था, ग्राफ्टिंग पड़ा था, टिश्यू कल्चर पड़ा था, याद आ रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही। और बडिंग किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। और कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? और हमने द्वि विखंडन पढ़ा था, दैट इज बाइनरी फिजन पढ़ा था, मल्टीपल फिजन पढ़ा था, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़ा था अपन ने। और अपन ने क्या और ऐसा पढ़ा था? हमने पढ़ा था रीजनरेशन पढ़ा था अपन ने फ्रैगमेंटेशन पढ़ा था। ठीक है, पहले यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा उसका आंसर देता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। तो राइजोपस जो होता है, जिसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, एक तरह का फंगस होता है। ठीक है, ये फंगस है, फंगस। ठीक है, फंगस के और क्या एग्जाम्पल होते हैं हमारे? ईस्ट होता है, ठीक है, मशरूम होता है इसी का एग्जाम्पल, मशरूम, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाइनरी फिजन किस में हो रहा था, ये हो रहा था आपका अमीबा में, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। ये हो रहा था आपका किस में? लेशमैनिया में। लेशमैनिया से कौन सी डिजीज़ होती है? लेशमैनिया में। मल्टीपल फिजन कहाँ हो रहा था? प्लाज्मोडियम में हो रहा था। ठीक है, प्लाज्मोडियम में। रीजनरेशन किस में हो रहा था? प्लेनेरिया में हो रहा था। ठीक है, रीजनरेशन प्लेनेरिया के अलावा हाइड्रा में भी रीजनरेशन का कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि ये भी क्या कर लेता है, ये भी आपका रीजनरेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्ट कट गया उसको फिर से डेवलप कर लेगा। तो प्लेनेरिया, हाइड्रा, लिवर, सॉरी जो लिजर्ड हो गई, लिजर्ड हमारा लिवर हो गया, उसमें भी पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन की अगर बात करें तो वो जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे ग्रीन एल्गे होते हैं जैसे स्पाइरो वगैरह, उसमें आपका क्या होता है? स्पाइरो वगैरह हो गया, आपका वॉलवॉक्स हो गया, क्लामिडोमोनास हो गया, उसमें फ्रैगमेंटेशन होता है। यहाँ तक कि जो आपके ब्राउन एल्गे भी होते हैं, फाइके वाले भी, जैसे कि आपके लैमिनेरिया वगैरह हो गया, उसमें भी फ्रैगमेंटेशन ही होता है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, लैमिनेरिया वगैरह जो ब्राउन आपके फंगस होते हैं उसमें भी। ठीक है, एंड लेशमैनिया से क्या होती है? लेशमैनिया से होती है आपकी काला आजार। काला आजार अभी हम देखेंगे। चलो भाई, तो 40 में कितना स्कोर किया वो बताओ, तब तक थोड़ा हम पानी ले आते हैं, अपने लिए पानी ख़त्म हो गया। एक एक घूंट मारते हुए पढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। पानी है भाई, कुछ और मत समझना। ठीक है, तो तुम जल्दी से बताओ कितना स्कोर किया और अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। बस मैं यूँ गया और यूँ ही आया।
हाँ जी चलो। ब्रेकिंग फैट, अच्छा आंसर आ रहा है, चलो बढ़िया है। और तुम लोग अभी पानी वानी पीते रहे ना, है ना, और सीधे बैठ जाओ और एक डीप ब्रीथ ले लो अभी, क्योंकि हमारा लाइफ प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। सर सर पनघट चले गए क्या? हाँ बेटा, मीरा जी बैठी थी ना इंतज़ार में। चलो, तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो लाइपेज का फंक्शन क्या होता है? रफेज को ब्रेक करना। अब रफेज क्या होता है? रफेज पता होता है रफेज क्या होता है? तो रफेज जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को आसान बनाता है। ऐसा सच कुछ ब्रेक नहीं करता है ये, मतलब रफेज जो है अपने आप में अगर हम बात करें कोई ब्रेक नहीं करता है, ये बस खाने को अच्छे से पास होने में जो है उसको मदद करता है। जिन लोगों का जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो उनको रफेज एडवाइस किया जाता है। रफेज मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ लाइपेस पूछ रहा है, ठीक है, लाइपेस। अब लाइपेस वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखी है, वैसे मुझे पिक्चर बोलना तो नहीं चाहिए, मुझे पिक्चर बोलना चाहिए, बिकॉज हमारे कानपुर में पिक्चर नहीं पिक्चर बोलते हैं, पिक्चर ठीक है। तो पिक्चर जो है यहाँ पे लगा रखी है, क्योंकि इतनी बढ़िया ड्राइंग जो है मैं बना तो सकता नहीं हूँ फिर, तो इसलिए यहाँ पे पिक्चर लगी हुई। देखो, खाना जो है हम रखते हैं मुंह में, ठीक है। खाने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है, खाना हम प्राइमरीली रखते तो हैं ही मुंह में, तो खाना को सबसे पहले तो यहीं रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड्स ये रिलीज़ करते हैं सलिवरी अमाइलेस। ये क्या रिलीज़ करते हैं? सलिवरी अमाइलेस। इसका मेन काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल में ब्रेक करना। बिकॉज यूजुअली जो हम खाते हैं, जैसे स्टार्च हमने लिया, स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, उसको सिंपल में ब्रेक करने का काम होता है सलिवरी अमाइलेस का। इसके बाद ये जो है खाना फैरिंग्स में पहुंचता है। फैरिंग्स में हवा भी जाती है, सांस भी, जो मैंने सांस ली ये फैरिंग्स में गई होगी। खाना भी जो मैं खाता हूँ वो भी फैरिंग्स में जाता है, सबके जाता है, ऐसा नहीं मेरे ही, ठीक है। फिर अगर बात करें इसके बाद एपिग्लॉटिस होता है, जो अलाउ करता है कि खाने को वो ईसोफेगस में जाए। ईसोफेगस मतलब ग्रास नली, जिसको कि यहाँ पे आपका खाना जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाके क्या होगा? यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक जूस होगा। इन शॉर्ट ही देखना हम लोगों की सारी चीज़ें हम अच्छे से देख चुके हैं। गैस्ट्रिक जूस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें HCl देखने को मिलेगा और दूसरा क्या देखने को मिलेगा? पेप्सिन देखने को मिलेगा। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। और कब ब्रेक कर पाता है? जब मीडियम एसिडिक होगा। उसको मीडियम एसिडिक बनाता कौन है? HCl बनाता है। और इसके अलावा HCl का काम होता है कि बैक्टीरिया जो हार्मफुल आए खाने में उनको मार डालना। और यहाँ पे ये इनर जो लाइनिंग है स्टमक की, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इनर लाइनिंग को HCl जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से। गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू होता है वो 1.6 होता है। उसके बाद यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जिसके थ्रू खाना छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। पहला वाला सेक्शन डुओडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम होता है। यहीं पे साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है, यहीं पे ज़्यादातर आपका डाइजेशन होता है। इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर की होती है, सबसे लंबा पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कनाल का, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या? 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो लिवर और पैनक्रियाज अपने अपने एंजाइम फेंक के मारते हैं यहाँ पे। लिवर जो है बाइल जूस, ठीक है, लिवर जो होता है बाइल जूस, यानी कि जो पित्त का रस है उसको फेंक के मारता है, जो उसने गॉल ब्लैडर ने पित्त की थैली में स्टोर करके रखा हुआ है। स्टोर्ड है इन दी गॉल ब्लैडर, गाल में भर के रखा हुआ है, ऐसे याद कर लो। और इसको फेंक के मारता है लिवर, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। इसका काम होता है मीडियम को बेसिक बनाना, सो दैट ट्रिप्सिन फंक्शन कर सके। ट्रिप्सिन इसका पार्ट नहीं है, ट्रिप्सिन इसका पार्ट है, लेकिन बेसिक बनाना के काम ये होता है, ठीक है। बेसिक बनाने का काम इसका होता है। और ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ने का काम होता है किसका? ये होता है बाइल जूस का काम होता है। देन अब ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस, ये अपना पैनक्रियाटिक जूस देगा। और इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा? एक तो ट्रिप्सिन होगा, जो अगेन क्या करेगा? वही जो पेप्सिन करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड ब्रेक करेगा, बट ये बेसिक मीडियम में ही फंक्शन कर पाता है, इसलिए बाइल जूस ने मीडियम को बेसिक बनाया। प्लस इसमें होता है आपका लाइपेस, ये फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। तो वही पूछा था यहाँ पे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सीफाइड फैट। फैट इमल्सीफाई हो चुका है, किसने किया है? ये किया है बाइल जूस, जिसने कि जो कि लिवर ने फेंक के मारा था। अब उस इमल्सिफाइड फैट को और फैटी एसिड में ब्रेक करना वो लाइपेस का काम होता है, ठीक है। इसके बाद खाना जाता है, ये जो हरा हरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बड़ी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका ये जो पार्ट है कोलोन, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और यहीं पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो थोड़ा बहुत वाटर बचा है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम बताइए, जहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो इंक्रीज करते हैं। अब मैंने एक नाम लिया था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नली हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन इसका पार्ट आता है? तो जो भी हमारे एक तरह से जहाँ जहाँ खाना जा रहा है, बकल कैविटी में सबसे पहला खाना था,
देन इसके बाद ये ईसोफेगस में खाना गया, देन इसके बाद ये स्टमक में खाना गया, देन इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस में गया था, ठीक है। लिवर और पैनक्रियाज में खाना हमारा नहीं गया, दैट्स वाई दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्री कनाल। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिवर, इनमें से कौन सा लिवर के संबंध में सही नहीं है, यकृत के संबंध में। और लिवर की स्टडी को भी जरा बताइए क्या बोलते हैं, लिवर की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड, गलत बात, राइट साइड में होता है, खत्म, नॉट करेक्ट पूछा था। इट सेक्रेट्स बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट ऑर्गन बताइए बॉडी का, एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए। लिवर में कौन सी टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिसको पावर ऑफ रीजनरेशन देती हैं, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है आपका। और लिवर ध्यान दिया में रखना है कि लिवर जो होता है रेड, ये लिखा हुआ ना रेडिश ब्राउन का, ठीक है। इसमें होती हैं आपकी क्यूपफर सेल्स, है ना, इसमें क्यूपफर सेल्स होती हैं जिसको पावर ऑफ रीजनरेशन देती हैं। और लिवर जो होता है, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं इसमें हमारा लिवर ख़राब हो जाता है। ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, और स्किन में कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़। अब मुझे पता है हम लोगों ने टिश्यूज़ अभी तक नहीं किया, सेल तो कर लिया है, उसके बाद टिश्यू करना चाहिए था, लेकिन टिश्यू के आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो बीच बीच में आपको टिश्यूज़ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड अगर बात करें तो ये जो हमारा पैनक्रिया है, जो अग्नाशय है, वो जो कि हमारा एक मिक्स्ड ग्लैंड भी होता है, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है, अभी देखेंगे कैसे आगे, ठीक है। तो स्किन में जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़, ये होते हैं स्किन में। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं माउथ और ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूं ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में कौन से आपके टाइप ऑफ टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे, तो आंसर क्या होगा। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवाया था, इसमें कौन से होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़, ठीक। चलिए 43rd, और टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, और ये इसकी स्टडी को बता दिया ना मैंने, हिपैटोलॉजी बोलते हैं भाई लिवर की स्टडी को, हिपैटोलॉजी, ठीक है। इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। और अगला हमारा विच फूड रिक्वायर्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड, किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, लैम्ब, एग्स, ग्रास या फिर चिकन। तो अगर हमें ग्रास को पचाना है, क्यों, क्योंकि ग्रास में वेरी हाई अमाउंट ऑफ सेल्यूलोस होता है, जिसकी वजह से अगर हमें इसे पचाना है तो बहुत ज़्यादा हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा ये बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन में किस टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। 45th, वॉट आर विली प्रेजेंट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, तो मानव की जो आहार नाल होती है उसमें विली कहाँ मौजूद होते हैं, तो विली वही स्ट्रक्चर है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं ताकि जो खाना है उसका सही से क्या हो सके, अवशोषण हो सके। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पहले तो खाने का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है, देन इजेक्शन होता है, देन वो खाना निकलता है, ध्यान रखिएगा। टिश्यूज़ की अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये होते हैं हमारे ट्यूबुलर, ठीक है, जो हमारे आपको याद आ रहा है किडनी ट्यूब्यूल्स मैंने पढ़ाया था, सॉरी ट्यूबुलर तो उसमें किडनी ट्यूब्यूल में होते हैं, ये होंगे इसमें आपके कॉलमनार, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़। और इन्हीं कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ में अगर मैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दूं तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ हो जाएंगे, जो किस में देखने को मिलेंगे, जो हमें यूटेरस में देखने को मिलेंगे, जो एग को मूवमेंट करवाते हैं, वो हमें हमारे नोज़ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि म्यूकस का मूवमेंट करवाते हैं बाहर की तरफ, है ना। 46th, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था, हमने ऑर्डर में सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, सिर्फ टिश्यू ही नहीं था बीच में, नहीं तो सारी चीज़ें ऑर्डर में ही हो रही हैं आपकी। तो हमने अभी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, अभी आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। भूमिका नैन्सी सबका सही है, मोदी ने वॉर रुकवा दी पापा, अच्छा अभी तुम्हारी वॉर रुकवा देंगे ह्यूमन मसल सेल्स। चलो तो यहाँ पे अगर बात करें ब्रेक डाउन, नहीं ईस्ट नहीं होगा, अच्छा ठीक है, लैग ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, अच्छा लैग भैया, तो ईस्ट कहाँ से हो जाएगा, ईस्ट में तो एब्सेंस में होता है, ह्यूमन मसल सेल होगा इसका आंसर। देखो कैसे, अब जब मैंने सांस ली
मैं पता है सांस लेने का ये मैं मेरा बहाना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सांस लेना होता है मुझे, तो बार बार मैं तुमसे बोलता तो सांस ली मैंने ताकि तुम भी सांस ले लो, डीप ब्रीदिंग कर लो और मैं भी कर लूँ, ठीक है, और रेस्पिरेशन भी हो जाए इसी बहाने। तो अगर हम बात करें कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो जैसे मैंने सांस ली तो ये ऑक्सीजन ट्रैवल करी होगी, फेरिंग्स में गई होगी, देन ट्रैकिया में गई होगी, देन ब्रोंकस में ट्रैवल की होगी, देन ब्रोंकियोल्स में ट्रैवल की होगी, देन एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ होगा, देन ब्लड में गया होगा। ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके गया होगा हर सेल के पास, हर सेल में बैठा है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस बैठा हुआ है, और उसको तुम रोक दो पहले। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये पाइरूवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट इसमें तोड़ता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये साइटोप्लाज्म में टूटता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे हमारी 3 ब्रांचेस निकल आती हैं। 3 ब्रांचेस कौन कौन सी? एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी मैंने ब्रीदिंग किया, जो रेस्पिरेशन हुआ मेरे अंदर, वो वही वाला रेस्पिरेशन है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो मैंने ऑक्सीजन को इनटेक किया। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वायुवीय श्वसन। और ये कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके गया होगा ब्लड मेरा, किसको? ऑक्सीजन को लेके गया होगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, हीम नामक कंपाउंड है जिसका हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। कितने मॉलिक्यूल? वही 36 एटीपी के मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा CO2 और H2O, जो मैंने अभी सांस बाहर निकाली ना, ये ऐसे करके, तो ये CO2 निकली। और कितने % CO2 निकली है जरा, जो मैंने सांस बाहर निकाली, जरा बताइए कमेंट में। तो ये क्या है ना, ये भी एल्वेलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस से निकल जाती है। देन होता है हमारा एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस का मतलब ये है कि ऑक्सीजन है ही नहीं। इसको हम बोलते हैं अवायुवीय श्वसन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? ये होता है जैसे कि ईस्ट, खमीर जो होता है आपका, ईस्ट हो गया, तो इसमें आपका क्या बनता है? या फिर जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, जिनकी इतनी वेल डेवलप्ड सेल नहीं है। अब बैक्टीरिया लोग तो यार प्रोकैरियोट हैं, उनके यहाँ थोड़ी ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, तो कहाँ से रेस्पिरेशन करेंगे? ठीक है, तो उनका एनारोबिक टाइप होता है। तो इसमें भी एनर्जी मिलती है, बट इसमें आपका दारू भी आती है, एथेनॉल होती है। अच्छा, मेथनॉल तुम्हें पता होना चाहिए, पॉइजनस होती है, ठीक है, पॉइजनस होती है। एंड तीसरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है हमारा इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन है तो, लेकिन बॉडी कम मात्रा में है। ये हमारी होता है मसल सेल्स में, मसल सेल्स में देखने को मिलता है। जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होता क्या है, डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ जाती है, तो डिमांड फॉर ऑक्सीजन बढ़ जाती है, लेकिन उतना हम दे नहीं पाते हैं क्या, ऑक्सीजन। तो इसलिए जो है वो क्रेव करती रहती हैं, किसके लिए? और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए। तो जो क्योंकि क्रेव कर रही हैं, ढंग से रेस्पिरेशन कर नहीं पाएंगी, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड आपको किस में देखने को मिलता है, ज़रा बताइए, किस चीज़ में? तो ये जो है एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, सब में एनर्जी मिल रही है, सब में एनर्जी मिल रही है, बट इसमें CO2 H2, इसमें लैक्टिक एसिड और इसमें एथेनॉल। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल सेल्स में क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ पाइरोवेट इन द लैक्टिक एसिड एंड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। बैक्टीरिया भी है, ईस्ट भी है, और लैक्टिक एसिड, अच्छा लैक्टिक एसिड, तो फिर क्या होगा आपका? ह्यूमन मसल सेल्स, ठीक है। ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों में क्या होता है आपका? एनारोबिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक होता है, सिंपल, ठीक है। और लैक्टिक एसिड आपका कर्ड यानी दही में देखने को मिलता है, खत्म। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एक्सेल बाय ह्यूमन लंग्स? तो अभी मैंने बोला आपसे कि भाई कितना परसेंटेज मैंने CO2 निकाली। तो इनहेल और एक्सेल में हम क्या करते हैं, मतलब कितना क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। देखो, ये जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, जब मैंने सांस ली, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक रिब केज होता है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, और इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, वो किसकी बनी होती है, और लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो ये क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है रिब केज। यहाँ पे आपको इस तरह से डायफ्रैगम, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको डायफ्रैगम बोलते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो ये जो पूरा मतलब जो आपका ये रिब केज नेटवर्क है, ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये रिब केज ऊपर की तरफ चढ़ता है, लंग्स जो आपके वो स्वेल करते हैं, नहीं फूलते हैं, क्योंकि उनमें आपकी हवा जाती है। तो जब हम इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक जब हम करते हैं, तो ये यहाँ पे होता है हमारा फैरिंग्स, देन ये हमारा लैरिंग्स जिसको कि हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, है ना। यही है आपका एडम्स एप्पल, जो ज़्यादा बड़ा होता है किसमें? लड़कों में, है ना, एडम्स एप्पल।
अच्छा, जो लोग पता नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो लोग थोड़ा गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं उनका ही थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, पता नहीं ये ऐसा है या नहीं है या मेरी गलत ऑब्जर्वेशन है, तुमने कौन देखा है क्या? और यहीं पे ये क्या होता है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, जल्दी से बता दो जरा, नहीं बता पाए ना तो ध्यान रखना अभी तुम, ये बहुत बार बताया तुम्हें, 2-3 बार बताया था, ये क्या है जो मैंने ड्रॉ किया है अभी? ये आपके क्या हैं, ब्रोंकस हैं, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे, एल्वेलाई होंगे जहाँ जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, पता है ना, जिनको हम एयर सैक या एयर बैग बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यही तुम्हारे ख़त्म हो जाते हैं जो तुम ये पीते हो ना ये जाके रोज़ शाम को, है ना, अपने छपरी दोस्तों के साथ, तो ये एल्वेलाई जो है ना आपके जल जाते हैं और भी कभी रिकवर नहीं होते, ध्यान रखना, तभी फिर हमेशा अस्थमा इन सब का प्रॉब्लम रहेगा, अभी भी वक्त है बेटा, वक्त रहते कदम पीछे हटा के और सतर्क हो जाओ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, इसको ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ये पूरा ट्रैकिया है, ट्रैकिया का अपर पार्ट को लैरिंग्स बोलते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप सांस लेंगे ना तो लंग्स फूलेंगे और ये आपका रिब केज ऊपर जाएगा, रिब केज ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, क्योंकि लंग्स फूल गए तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, रिब केज जो होता है और जो डायफ्रैग्म होता है इन दोनों का उल्टा होता है एकदम, इनहेल में ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, एक्सहेल में उल्टा हो जाता है। O2 CO2 की अगर बात करें तो O2 CO2, O2 कितनी एटमॉस्फेयर में 21%, तो उतनी ही जाएगी, सिंपल, ठीक है। एंड CO2 की अगर बात करें तो CO2 कितनी है 0.036%, तो उतनी ही जाएगी, और ये निकलती कितनी है 4.4%, उससे ज़्यादा तो CO2 ही निकल जाती है 16%, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 4.4%, ठीक। प्ल्यूरा बोलते हैं इसकी आउटर कवरिंग को, प्ल्यूरा, पल्मोनोलॉजी बोलते हैं इसकी स्टडी को, ठीक है। एंड और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं, चलो 48, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स नोन एज, तो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वेलाई में होता है ह्यूमंस में, और यहाँ पे कहाँ पे होता है, जो प्लांट होते हैं उनमें। घर में मशीन है क्या, हमेशा पॉपकॉर्न ले आता है, कौन पॉपकॉर्न ले आता है भाई, वेंस डिऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरीज, उस पर भी अभी आएंगे, हाँ मुझे समझ गया आपके वो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी पे है ना, पल्मोनोलॉजी, बेटर रियलिटी, यहीं से एकदम गुद्दा मारेंगे ना, सुधर जाओगे। बोल रहा गुटखा खाते हो क्या सर आप, हैं मतलब हर कानपुर वाला गुटखा खाता होगा क्या? पत्तियों की सतह पर मौजूद, दिमाग मत खराब किया, छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स, न्यूक्लियस बोलते हैं, नहीं स्टोमेटा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होती है इसकी जो आउटर पूरी कवरिंग होती है वो होती है एपिडर्मिस की बनी, है ना, उसमें एपिडर्मल सेल होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, तो ये एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, इसमें बीच बीच में स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता रहता है, वाटर लॉस भी यहीं से होता है, वाटर लॉस भी स्टोमेटा से होता है, जिनको गार्ड सेल बैठ के गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन प्लैटिहेल्मिन्थेस दैट एक्ट लाइक अ किडनी रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू फिल्ट्रेशन, जो प्लैटिहेल्मिन्थेस आप पूरा हिंदी में पढ़ सकते हो, तो ये कौन सी टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी उसकी तरह बिहेव करती हैं। प्लैटिहेल्मिन्थेस में हम लोग ये पढ़े थे कि इसमें एनस नहीं होता है, यानी जहाँ से खाना आता है वहीं से खाना जाता है, कॉमन पैसेज वे, यानी कि इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो इसमें वेस्ट रिमूवल कहाँ से होता है, जो कि किडनी की तरह एक्ट करता है, ये होती हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। क्यूपफर सेल्स होती है किडनी में, ये होती हैं फ्लेम सेल्स प्लैटिहेल्मिन्थेस में, जिनको फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। फ्लैट वर्म के हमारे एग्जाम्पल्स है क्या, प्लिनेरिया जो कि कैसा था, फ्री लिविंग था, लिवर फ्लूक था जो कि कैसा था, पैरासिटिक था, और हमारा जो टेप वर्म कलेक्टिवली बोलते हैं इन लोगों को कलेक्टिवली टेप वर्म बोलते हैं, जैसे कि निमाटोड वालों को कलेक्टिवली राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। 50th क्वेश्चन करिए, 50th अर्धशतक लगा देंगे यहाँ से। डैश इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और आजकल IPL में काफ़ी रन नहीं बन रहे हैं, है ना, एक बार तो था पता नहीं पिछले बार, ये पिछले से पिछली बार रन ही नहीं बनते थे, और इस बार रोज 200 250, ठीक है, 270 280 है, मतलब 260 बना रहा है, ठीक है, 260 बना के भी नहीं जीत पा रहे हैं, ये हालत हो गई आजकल, है मतलब 300 हमको लग रहा है अगले IPL से कुछ दिनों बाद से 300 बन रहे हैं, 350 बन रहे हैं, और एक टाइम था कि जब वनडे देखा करते थे 300 बन जाते थे, और 300 का मतलब होता था कि भाई बहुत ही अच्छा स्कोर बना है। अब ये दिन आ गए कि T20 बनने लगे। डैश इज द स्ट्रक्चरल, और ये लेकिन ये अभी वर्ल्ड कप वगैरह होगा ना, देखना इनकी हालत, अभी T20 वर्ल्ड कप होगा, अभी जून से स्टार्ट हो रहा है, जरा बताओ किसको हम वैसे बनाया गया, ना बता पाए ना तो यहीं से देखना, अभी तुम कल बताए थे,
बताओ जरा एम्बेसडर कौन बनाया गया, कल बताया था और आज की न्यूज़ नहीं आई ना, आ तो गई है मेरे पास लेकिन अपलोड नहीं हुई, अपलोड करेंगे अभी, ठीक है। तो कल बताते कौन, ये यूसेन बोल्ट बने हैं और आज बताएंगे कि युवराज सिंह बन गए हैं, ठीक है। डैश इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी क्या होता है, किडनी एक हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो वेस्ट को निकालता है, लेकिन और भी एक्सक्रीटरी होता है, जैसे जो स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है ना। तो अब किडनी के और भी बहुत सारे फंक्शन हो, तो वो फंक्शन अभी देखेंगे, बट किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 2 किडनी होती हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड वाली थोड़ी सी नीचे होती है, क्यों, क्योंकि लीवर को उसको जगह देनी होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कॉर्टेक्स बाहर का स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। अब होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पे जो हैं, जैसे न्यूरॉन होते हैं नर्वस सिस्टम में, वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन जो होते हैं, तभी हम इस किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, इस तरह से का स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, गुच्छे की शेप की होती हैं। जहाँ से आता है पूरा खून उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जहाँ से जाता है उसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। ये बड़ा होता है, ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले तो, एफरेंट वाला इफरेंट से। और ये होता है बोमैन कैप्सूल। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाता है, फिल्ट्रेट आ जाता है तकरीबन 180 लीटर, फीमेल्स में 150 लीटर, ठीक है। अभी आ गया, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, यूरिन थोड़ी ना होगा 180 लीटर है, यूरिन बनने लगा 100 लीटर तो तुम ठीक है बैठे ही रहोगे दिन भर वहीं पे बाथरूम में। तो यहाँ पे अगर बात करें, मतलब टॉयलेट में, तो यहाँ पे अगर बात करें, बोमैन्स कैप्सूल भी क्या करेगा, अब इसको पास करवाएगा ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे ब्लड का पूरा सा कैपिलरी का नेटवर्क बिछा होगा। मैंने दिखाया भी तो तुम्हें, कैपिलरी का नेटवर्क इस तरह से बिछा होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज वगैरह ये सब, ये फर्दर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, और फाइनली बचता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये जो है निकल जाता है यूरिन के रूप में, यूरेटर से। ऐसे होती हैं जैसे एक किडनी है हमारी, ठीक है ये किडनी भाई। ड्राइंग में तो यार मेरे को मतलब ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं कम्पीट कर लूँ एकदम इंटरनेशनल उसमें जाके, ठीक है। तो ये यूरेटर है, यूरेटर में आपका ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन से ग्लैंड जो बैठे हुए हैं जरा ये भी बता दीजिए कमेंट में। तो ये जो बीन शेप हमारे स्ट्रक्चर होते हैं यूरेटर से अटैच्ड हैं, तो ये कंडक्टिंग डक्ट है, कंडक्टिंग डक्ट से यूरेटर में यूरिन पहुँच गया, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, एंड बस हो गया, और क्या, बस ख़त्म। और ये बता दो बता क्या दो, ये रीनल आर्टरी है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है लंग के पास, और यहाँ से जा रहा है रीनल वेन से, किडनी से हार्ट के पास जा रहा है क्या, ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और कुछ तो नहीं छूट रहा है, अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रेस्पॉन्सिबल, और यूरिन का जरा बताओ कि वो कितना होता है पीएच वैल्यू, और जरा ये बताओ कि जो किडनी स्टोन बनता है वो क्यों बनता है। मजनू भाई हाँ, मजनू भाई से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये एड्रेनल ग्लैंड होते हैं जो एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, जो कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन होते हैं, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एड्रेनलिन की, तो कौन सा डिजीज़ हो जाता है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर इन यूरिन। तो बिलिरुबिन, तो ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता है ना, तो उसका जो येलो होता है, यानी कि जो हमारा स्टूल पास होता है, तो वो बिलिरुबिन येलो कलर उसको प्रोवाइड करता है। यूरोबिलिन आंसर होगा ऑप्शन, या फिर यूरोक्रोम भी बोलते हैं इसको, यूरोक्रोम भी बोलते हैं। अच्छा, पीछे मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हार्मोन अगर वो हो जाएगी तो इसको एडिसन डिजीज़ बोलते हैं। अब कुछ लोग एक्रोमेगली लिख रहे हैं, ले भैया, मतलब तुम लोग एकदम डिमोटिवेट कर देते हो हमको। जो एक्रोमेगली होता है, एक्रोमेगली कब पढ़ाए थे, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली। और एडिसन डिजीज़ होती है जब आपके एड्रेनलिन हार्मोन जो होते हैं वो नहीं निकलते हैं, तब उसकी डेफिशिएंसी होती है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, एंड दैट इज विद रिगार्ड टू किडनीज एंड इट्स फंक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। गुर्दे और उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब हमारे कानपुर में क्या ना, अगर तुम कुछ भी काम नहीं करोगे तो तुम्हारे गुर्दे छील दिए जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, बेटा ढंग से काम करो नहीं तुम्हारे गुर्दे छील देंगे मार मार के, ठीक है
तो दे मेंटेन वाटर बैलेंस एंड एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट, बिल्कुल सही है, वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हैं। रेप्टाइल्स हैव मोर नेफ्रॉन देन बर्ड्स, ये तो भाई कोई नहीं पढ़ता है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल वो दिख रही थी आपको उसमें। देयर बेसिक फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड नेफ्रॉन, ये भी सही है। गलत क्या हो जाएगा ये, रेप्टाइल्स में ऑब्वियस सी बात है कम नेफ्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स ब्लड इट्स कलर, तो ब्लड को उसका कौन कलर देता है भाई, अभी तो देखा हमने। अच्छा यूरिन का मैंने पीएच वैल्यू पूछा था, तो यूरिन का पीएच जो होता है, यूरिन का कितना होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू ये होता है लगभग 4.5, 4.5, 4.6, 4.5 से लेके 4.5 के बीच में, 4.8 कर लो इसको, ठीक है। पिगमेंट जो ब्लड को कलर देता है सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। जैंथोफिल क्या होता है, जैंथोफिल जो होता है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये कैरोटोनॉइड होता है, कैरेटोनॉइड होता है जो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है। अब कैरेटोनॉइड क्या होते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर प्रोवाइड करना, पता है ना तुम्हें। जो प्लास्टिड होते हैं, पढ़ाए थे अभी, प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल देता है, मतलब जो फूड का प्रोडक्शन करवाता है। क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्रोवाइड करता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोरेज करता है। अभी देखें किस चीज़ का स्टोरेज करता है, आगे क्वेश्चन रखा है मैंने आई थिंक इस पर। तो हाँ, तो कैरोटोनॉइड में जैंथोफिल जो होता है ना, ये जो होता है ये येलोइश कलर देता है। जैसे कि तुमने अंडे का वो योक देखा होगा जिसमें कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो जैंथोफिल। और वाइट में क्या होता है, जो अंडे का वाइट पार्ट होता है उसमें क्या होता है जरा बताओ। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें आयरन आपको पता होना चाहिए, आयरन होता है इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश आर दी वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। डैश वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। वेन्स हैं, ट्राकिया हैं, आर्टरीज हैं या फिर प्लाज्मा है। तो दो तरह की होती हैं हमारी, एक तो नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, और एक शिराएँ होती हैं, ठीक है। आर्टरी क्या होती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक। वेन्स क्या होती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती हैं, कहाँ से, डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक को कैरी करती हैं ये, ठीक। पूछा क्या गया, दी वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, धमनिया, दैट इज आर्टरीज। बट इसमें हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या होता है, अपवाद होता है पल्मोनरी वर्ड अगर आगे लग जाए, दैट इज फुफसीय अगर वर्ड आगे लग जाए। तो पल्मोनरी अगर आर्टरी पूछेगा तो अलग, पल्मोनरी वेन पूछेगा तो अलग। दैट इज आर्टरी आपका ऑक्सीजन कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से कहाँ कैरी करती है, एग्जैक्ट तुम बताना एग्जैक्ट। तो ये कहाँ से कहाँ करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है जो आपका राइट, ठीक है, वेंट्रिकल होता है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ कैरी करती है, लंग्स में ले जाता है। और जो वेन होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कहाँ से कहाँ तक, लंग्स से लेके आता है लेफ्ट ऑरिकल में लेके आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। याद आ रहा है आपको कि यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे ब्लड आ रहा था, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल थी, यहीं से पल्मोनरी अटैच थी, लंग से पहुँच रहा था। यहाँ पल्मोनरी वेन लेके आ रही थी, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल या फिर मित्रल वॉल्व थी जहाँ से यहाँ पे आ रहा था। ये क्या है आपका, ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से कनेक्टेड है ऑर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे बड़ी धमनी है, और यहाँ से भल्ल से खून फेंक के मारेगा ऑर्टा। कैसे, भल्ल से, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कैसे खून फेंक के मारता है। अगर कानपुर यूनिवर्सिटी का तुम पेपर देने आओगे ना, कानपुर यूनिवर्सिटी के 2 क्वेश्चन रखे हैं लास्ट में, देखना तुम अभी लास्ट में 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो वहाँ ऐसे ऑप्शन देखते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, भल्ल से, छल्ल से, पल्ल से, तो तुम्हें मार करना भल्ल से, ठीक है। अगर कभी मान लो तुम जो तुम्हारे बच्चे दें तो उनके लिए याद करके रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स विच ऑफ द फॉलोइंग। और देखो पल्मोनरी और रीनल को कंफ्यूज मत करना। अगर आर्टरी और वेन के आगे रीनल लग जाए तो मतलब है उसका किडनी से लिंकेज है, किडनी से लेना देना है, किडनी से लेना देना है। और पल्मोनरी लग जाए तो लंग से लेना देना है। अब पल्मोनरी लग जाता है, फुफसी लग जाता है तो एक्सेप्शन हो जाता है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है रीनल वाला, ठीक है, ये मैंने को बताया था। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। देखो टिश्यू का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ देम। तो जो वर्णक का नाम बताइए, सॉरी, हिंदी में गलत है ये, ठीक है, हिंदी में गलत है। छल्ल से तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। छल्ल से हमारे यहाँ पे जब हमारे छल्ल से वर्ड कहीं और यूज़ होता है, बोलते हैं मारेंगे ना, तो फिर कानपुर वाले ही रिलेट कर सकते हैं। मैं बता तो सकता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन समझने वाले समझ जाएं। एक झापड़ मारेंगे छल्ल से। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। सेसेमॉइड, स्मूथ, कार्डिक या फिर स्केलेटल। सही आंसर होगा सेसेमॉइड्स।
तीन तरह की हमारी कौन सी मसल सेल्स होती हैं, ये होती हैं। अब इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है? जो स्केलेटल होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। ज़रा इनका स्ट्रक्चर बताओ, ये कैसी होती हैं? एस से मैंने कुछ बताया था, याद आ रहा है कुछ? फिर यहाँ पे आप देखिए ये आपकी कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएट है। जो आपकी स्केलेटल सेल है, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब ये कि बहुत सारे आपको न्यूक्लियस एक ही सेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट हैं ये, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में। ये कैसे हैं? ये यूनी न्यूक्लिएट है, ठीक है। यूनी न्यूक्लिएट और ये भी आपके यूनी न्यूक्लिएट होंगे। अब तीनों में से आप ही मुझे बताइए, तीनों में से आपको ब्रांच्ड कौन दिख रहा है? तीनों में किस में शाखाएं दिख रही हैं? तो मैंने बताया था जो दिल होता है उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, ठीक है। ब्रांच्ड होता है, ठीक। शेप इसका भी शेप रेगुलर टाइप है, इसका स्पिंडल शेप हो जाएगा, ठीक है। स्पिंडल शेप है। और मैंने कुछ आपको बताया होगा, इन तीनों में से वॉलंटरी इनवॉलंटरी बताया होगा। तो वो कैसे हमने देखा था कि भाई जो स्केलेटल होती हैं जहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? जो हमारे लिम्स होते हैं, हाथ पैर यहाँ पे, तो यहाँ बोन्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में हैं, तो वॉलंटरी हो जाएंगी। अब ये जो हार्ट की हमारी मसल सेल्स हैं, हार्ट को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं? जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा यूटेरस हो गया या फिर पिपिल हो गया, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूटेरस हो गया, पिपिल हो गया, ठीक है। और या फिर हमारी इंटेस्टाइन्स हो गई, इंटेस्टाइन्स हो गई। तो यहाँ पे हमें देख, ये विसरल ऑर्गन्स है, स्मूथ ऑर्गन्स है, तो ये दोनों ही हमारे इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। शेप क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट है, ब्रांच्ड है कि नहीं है, और हाँ तीसरी चीज़ तो हम भूल गए, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है कि नहीं। स्ट्रिएशंस का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट, ऑल्टरनेट लाइट, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स। तो स्ट्रिएशंस इसमें है, इसमें है, यानी कि सिर्फ स्मूथ वाले ही अनस्ट्रिएटेड है, बाकी दोनों स्ट्रिएटेड हैं, अनस्ट्रिएटेड, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये तो खैर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है टाइप ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स किस में हेल्प करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं मसल सेल्स, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है? ब्लड है, बोन है, लिगामेंट है, निम्नलिखित में से। तो रक्त, हड्डी और बंधन में कौन सा कनेक्टिव जो कनेक्ट करते हैं? ब्लड भी है भाई, बोन भी है, लिगामेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है, जरा कमेंट में ये बताएंगे। ब्लड की अगर बात करें तो ये एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्यों? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, इसलिए। बोन का जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, काफ़ी रिजिड सॉलिड इसका मैट्रिक्स होता है, इसलिए। तो लिगामेंट यानी स्नायु और कंडरा हमने पढ़े थे, लिगामेंट और टेंडन। किस तरह से हमने पढ़ा था इसको? लिगामेंट पढ़ा था और टेंडन पढ़ा था, है ना, टेंडन। तो MTB करके हमने पढ़ा था, ठीक है, MTB। तो क्या हो जाएगा? आपका मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम होता है टेंडन का, और बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम होता है लिगामेंट का। और अभी मैंने जब ट्रैकिया पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ाई थी। कार्टिलेज भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू में ही इसको रखते हैं, कार्टिलेज को भी। और कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज जो होता है, जो बोन की जो सरफेस होती है, दो बोन्स के जो जॉइंट होती हैं उनकी सरफेस को स्मूदन करने का काम होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ट्रैकिया में बताया था, नोज़ में, ईयर में, यहाँ प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ कि आपको बताना है कि कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़ फैट को स्टोर करके रखते हैं। फैट को स्टोर कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़ करते हैं? लिम्फ इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो लिम्फ किसको अटैक करते हैं? तो लिम्फ और ब्लड दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब ब्लड के अगर हम जब कंपोनेंट की बात करते हैं तो ब्लड के कंपोनेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड और दूसरा सॉलिड। लिक्विड कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द ब्लड एंड सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट्स 45% ऑफ द ब्लड। लिक्विड में मेनली हमारा आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है एंड 8% सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स ये सब होते हैं। इसका येलोइश नेचर होता है, येलोइश कलर का होता है ये। सॉलिड कंपोनेंट की अगर बात करें तो तीन चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, एक तो RBCs, WBCs यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। RBCs का काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। और ये रेड कलर की होती हैं, क्यों होती हैं? हीम नाम का कंपाउंड होता है, आयरन होता है, इस वजह से होती हैं। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन का होता है लाइफ स्पैन। और ग्रेवयार्ड क्या होता है इनका, ये बताना है आपको, जिसका नाम S से स्टार्ट होता है। एंड RBCs किस शेप की होती है हमारी? बाइकॉन्केव
डिस्क होती हैं बाई कॉनकेव शेप की होती हैं, और इसका क्या होता है आपका स्प्लीन हो जाएगा इसका ग्रेवयार्ड। डब्ल्यूबीसीज तो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम होता है, मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यूबीसीज की अगर बात करें, जिनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इनके बहुत सारे टाइप होते हैं, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, ये सब इसके क्या होते हैं टाइप्स होते हैं, उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरिया हार्मफुल आते हैं उनको भगाने का काम, उनको मारने का काम। ड्यूरेशन इनका 10 से लेकर 20 दिन का ड्यूरेशन होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स जो होती हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, यानी जो खून का थक्का जमाने में जो हेल्प करती हैं वो प्लेटलेट्स करती हैं। तीनों का अगर हम बात करें कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, देन प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी अगर हम नंबर के बेसिस पे अगर इनको अरेंज करें तो, ठीक है। कौन सा वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? डब्ल्यूबीसीज हमारी इरेगुलर शेप की होती है, इनका कोई ऐसा शेप नहीं होता है। तो लिम्फ, अब ये लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ वो होता है जिसमें आरबीसी नहीं होता है, दे लैक आरबीसी। और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये बनते कहाँ पे हैं? ये बनते हैं आपके अस्थि मज्जा में, दैट इज़ बोन मैरो में, ये बनते हैं बोन मैरो में, है ना। तो डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में, आरबीसीज एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह से कलरलेस टाइप होता है ये, ठीक है, क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो ये आपका होता है क्या, बैक्टीरिया से प्रिवेंट करेगा बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया से। जो काम डब्ल्यूबीसी का होता है वही लिम्फ करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था, नहीं पूछा था, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लड प्रेशर इज करेक्ट? रक्तचाप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। और ये बात यार माननी पड़ेगी कि तुम में से, अब ठीक है काफ़ी लोग तो चले जाते हैं, लेकिन 2000 सब से ऊपर लोग मतलब बने हुए हैं कॉन्टिन्यूसली, ये अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। अब तो बस 20 क्वेश्चन ही बाकी, 60 कर लिए तो 20 तो आराम से भी हो जाएंगे बनने से। मोनालिसा की ड्राइंग बनाई थी सर ने टाइम मशीन से जाकर, एंड स्टीफन हॉकिंग की पार्टी भी अटेंड करी थी, बट सर ने मे बी वाला फ्लैश यूज़ करके फॉरगेट कर दिया। स्टीफन भाई का पैराडॉक्स, क्या लिखते रहते हो ये सब। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज़ अबाउट 120 mm होता है, और डायस्टोलिक, ये सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लब का साउंड करता है, और जब रिलैक्स करते हैं तो डब का साउंड करता है। ये साउंड पता होना चाहिए, मतलब लिखा होता है बुक्स में। तो सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है कि हार्ट का रिलैक्स करना, ठीक है। और ज़रा ये बताइए कमेंट में कि आर्टिफिशियल हार्ट को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हार्ट एंड आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल हार्ट एंड किडनी। तो जब हार्ट मतलब फंक्शन नहीं करता तो उसके लिए हम पेस मेकर लगाते हैं, ठीक है, पेस मेकर। एंड किडनी अगर फंक्शन नहीं करती है तो डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस कराई जाती है, ठीक है। Which disease is caused by not having enough vitamin C in the diet for at least 3 months, leading to weakness, anemia, gum disease and skin problems? और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करता है, जो मैंने पीछे पूछा तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो इट इज़ विटामिन के, जिसको कि फिलोक्यूनॉन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। रिकेट्स तो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की डिफिशियंसी। इसका केमिकल नेम बताइए। पेलाग्रा, ये विटामिन B3 की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और पेलाग्रा को हम और किस नाम से जानते हैं? बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से। ये क्या होता है? थाइमीन। B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ये क्या होता है? नाइसिन होता है ये आपका, नाइसिन इसका केमिकल नेम है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। इसकी कमी से क्या हो जाती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसमें कि आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। अब अगर आपकी जब बोन्स वीक हो जाती हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? आपको ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियो अगर रूट वर्ड लगा है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिया, जिसमें आपकी बोन्स सॉफ्टन हो जाती हैं, तो वो आपका विटामिन डी से लिंक करना है, ऑस्टियो अगर वर्ड आ गया तो, ठीक है। विटामिन डी के सोर्सेज बताइए। और इसको हम बोलते हैं 3D डिजीज़, क्यों? क्योंकि इसमें डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और आपका डायरिया होता है। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने तुमसे पूछा था मेमोरी अगर लोगों की अगर सेरिब्रम ढंग से फंक्शन नहीं करता तो कौन सी डिजीज़ होती है? तो अमनीशिया होती है और अल्जाइमर डिजीज़ होती है। और अल्जाइमर डिजीज़ से हमारा लिंक्ड है डिमेंशिया, है ना, डिमेंशिया इज लिंक्ड विद अल्जाइमर डिजीज़। तो विटामिन डी के सोर्सेज है हमारी, एक तो सनलाइट, एक तो प्रमुख स्रोत है इसका, मेन सोर्स है, एंड फिश ऑयल भी है। अगर हम बात कर लें विटामिन सी का, जिसका कि केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका केमिकल नेम। और ये देखने को मिलता है हमें खट्टी टॉफ़ी में। तो जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें देखने को मिलता है विटामिन सी। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे ये चीज़ पूछ लेते हैं,
विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो पता होगा। विटामिन B12 का केमिकल नेम और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। विटामिन के तो देख ही चुके हैं। विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, बता दीजिए। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन। और इससे कौन सी होती है? परनीशियस अनीमिया करके डिजीज़ होती है। वाटर सॉल्युबल BC एंड फैट सॉल्युबल कीड़ा, है ना। और डिस्कवरी कैसिमिर फंक ने करी थी। नामकरण भी कैसिमिर फंक जी ने ही किया था। अगला हमारा, अच्छा, हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? हु अमंग द फॉलोइंग लिस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर। सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? ग्लोकोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा या फिर सार्कोमा। क्या सही आंसर होगा? नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर। तो नाम में यार कार्सिनो, तो ये तो हो गई कार्सिनो, जो हमारे कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कार्सिनोजेनिक ही बोलते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या होता है? ग्लोकोमा जो होता है ये एक तरह की हेरिडिटरी टाइप ऑफ डिजीज़ होती है जो हमारे आई को अफेक्ट करती है। सिमिलरली ट्रैकोमा भी होता है जो अगेन आई को अफेक्ट करती है। इसमें आई का जो हमारा प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आई के अंदर का जो प्रेशर होता है, बिकॉज फ्लूइड जो भरा होता है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं हमारे आई की। जो ऑप्टिक नर्व्स हमारे सिग्नल, जो हमारी पिक्चर बनी हमारे आंख में, उसको पहुंचाती है ब्रेन तक, तो वो ख़राब हो जाती हैं इसमें। ट्रैकोमा होता है बैक्टीरिया की वजह से, बट जो ग्लोकोमा होता है ये यूजुअली जेनेटिक मतलब होता है, और हो सकता है अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह इस तरह से हो गया या फिर कुछ बहुत वैसा कुछ हो गया तो भी ग्लोकोमा हो सकता है। ये आई का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसकी वजह से ग्लोकोमा होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका CGL Tier 2 ने CGL मेन से पूछा गया। अभी कल ही कोई पूछ रहा था बैच में, जब मैं 6:30 बजे जो मैं क्लास ली थी वार्तालाप सेशन की, सर आप CGL मेन से क्वेश्चन रखते हैं क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हार्मोन्स की डिस्कवरी नामकरण किया था EH स्टार्लिंग ने। और बताइए 60 में आपने कितना स्कोर किया? बिकॉज अब अभी आ गए हैं लास्ट के 20 क्वेश्चंस में। आखिरी के 20 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी आपके। सर ने खट्टी टॉफ़ी खाई जी हाँ, परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है ग्लोकोमा में। ग्लोकोमा में पहले पेरिफेरल विजन आपका जाता है, साइड का विजन जाता है, पेरिफेरल विजन जाता है, देन धीरे धीरे चला जाता है। ये मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते हम, क्योर कर सकते हैं। क्योर इन दी मतलब क्योर नहीं कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं कि जितना चला गया सो चला गया। जल्दी करवा दीजिए, खाना भी बनाना है स्वाति जी को। अच्छा भाई, स्वाति जी को खाना बनाना है तो ज़्यादा कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी भाई, जल्दी से। चलो भैया जल्दी से खाना भी बनाना। लैक ऑफ फंक्शनल स्मॉल इंटेस्टाइन कैन कॉज अ मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर लीडिंग टू डायरिया, मैल न्यूट्रिशन, वेट लॉस, ये सब हो जाता है अगर ढंग से फूड का एब्जॉर्प्शन ना हुआ तो। डाउन सिंड्रोम नहीं, डाउन तो मैंने बताया था ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 आप मतलब बताएंगे इसका कमेंट में। शॉर्ट बवल सिंड्रोम, ठीक है। खाना आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चले जा रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, अब हाँ, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि एक मुझे कमेंट देखने को मिला था इसमें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में, कि सर हाइपोटोनिक आप बोल रहे हैं फूल जाएगी RBC, हाइपर में बोल रहे हैं श्रिंक कर जाएगी, और आप बताए थे कि हाइपर में हाइपर इसको याद करो, हाइपर हो जाना मतलब गुस्सा ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। अच्छा अब मुझे समझ में आया भाई, हाइपर यहाँ यहीं के लिए बताए थे तुम्हें कि हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब कि ज़्यादा हो जाना, हाइपो का मतलब कम हो जाना। यहाँ उस फंडे को यहाँ पे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में मत लगा देना इसमें, उस फंडे को। ठीक है, तो हाइपर ग्लाइसीमिया। अब अगर तुम्हें याद हो तो जब मैंने FRB में करवाया था तो मैंने बताया था जो पैनक्रियाज होते हैं, जो अग्नाशय होते हैं, 2 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। एंजाइम तो रिलीज़ करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं, जिसमें कि वो लाइपेज देखा था, जिसमें कि वो ट्रिप्सिन देखा था, जिसकी वजह से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक तो बताए थे ग्लूकागॉन, ठीक है, और एक बताए थे इंसुलिन। ठीक है, अब करते क्या है ये करते हैं जो आपका ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन उसको ग्लूकोज में तब्दील करने का काम करता है, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को बैक टू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, उल्टा काम करता है। यानी ये हाइपो में इन्वॉल्व है, ये हाइपर में इन्वॉल्व है। तो भाई इंसुलिन अगर ढंग से फंक्शन नहीं करता है तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, और तभी हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिमिलिटस हो गया है आपको। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ट्राइसोमी 21 का मतलब ये है कि जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम है 21 नंबर का, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो मतलब वो एबनॉर्मेलिटी आ गई है उसमें, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ऐसा ही हमारा एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, जो कि ऑटोसोमल क्रोमोजोम में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेक्स क्रोमोजोम में अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो 2 बता दो जरा नाम, कौन से नाम है?
दो, ऐसे हमारी हिंदी मैडम थी, एकदम से पढ़ाते 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 बता तो तुझे रहा, अब एकदम डंडा उठा के ले सड़ा सड़ मारना शुरू। तो वो थोड़ी सी आदतें जो है मेरे अंदर भी लेकिन मैडम बहुत अच्छी थी वो, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम पता नहीं पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, उस टाइम पे जब हम थे तो काफ़ी मतलब आई थिंक 55-60 की उम्र हो गई थी उनकी शायद, ऐसे वो तो खैर नहीं होंगी, मतलब पढ़ा नहीं रही होंगी। सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें तो दो होते हैं हमारे, एक तो टर्नर मतलब सेक्स क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी की वजह से एक तो टर्नर सिंड्रोम होता है और एक नीलेफेल्टर बताया था, नीलेफेल्टर, ठीक है। नीलेफेल्टर में क्या होता है, एक्सोजीनोटाइप होता है। एक्सोजीनोटाइप का मतलब होता है फीमेल्स में होता है ये, और एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। टर्नर में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, मेल्स में सिर्फ देखने को मिलता है। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैडमियम इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज, मानव शरीर में कैडमियम अत्यधिक मात्रा में के कारण क्या बनता है, मिनीमाटा होता है, अनीमिया होता है, अल्जाइमा होता है, फिर इटाई होता है। मैडम अच्छी ही होती हैं, हाँ ये भी बात सही है। मिनीमाटा की अगर बात करें, मरकरी, ठीक है, मरकरी का अगर हो गया, अब मिनीमाटा जगह का नाम है जापान में, वहाँ पे मरकरी पॉइजनिंग हो गई थी तो उसी की वजह से नाम पड़ गया। अनीमिया आपको पता है आयरन की कमी होती है तो। अच्छा पता नहीं एकदम से दिमाग में आया, बता दो क्लोरेला किस में रिच होता है, जो कि एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है क्लोरेला, ठीक है। आंसर क्या होगा, इटाई। अच्छा ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम और वाइट लंग डिजीज़। तो क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला ये आपका जो प्रोटीन होता है उसमें रिच होता है ये प्रोटीन में। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट आयन की वजह से होता है, और वाइट लंग डिजीज़ एस्बेस्टॉस की वजह से होती है। एस्बेस्टॉस, जो लोग काम करते हैं जिसमें एस्बेस्टॉस काफ़ी निकलता है तो उसको इनहेल करते हैं तो वो आपके लंग्स को जो है वाइट कर देता है। 63rd, स्लीपिंग सिकनेस इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कॉज बाई द इन्फेक्शन ऑफ विच माइक्रो। और भाई 2 क्वेश्चन मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी क्लास में रखे हैं, ठीक है, उसको तो आप मिस ही नहीं कर सकते हैं। निद्रा रोग एक वेक्टर जनित रोग है जो किस प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी के लिए संक्रमण से होता है, स्लीपिंग सिकनेस। सोजा ट्रिपैनोसोमा। कौन सा कैरियर होता है इसमें, मतलब कौन इसमें वो होता है वेक्टर, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है ना, मतलब वेक्टर का मतलब है कि कोई कैरी करके ले जा रहा है मच्छर, तो कौन है ये मतलब इसमें फ्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं सेसे फ्लाइज। सोजा ऐसे करके पढ़ा था ना, सेसे फ्लाइज होती हैं। ऐसे ही होता है हमारा क्या, ऐसे ही होता है हमारा लेशमैनिया प्रोटोजोआ से क्या होता है, लेशमैनिया प्रोटोजोआ से होता है आपका काला आजार, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस और इससे होता है काला आजार। इसका वेक्टर का नाम बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा वेक्टर होता है, डेंगी और चिकनगुनिया में कौन वेक्टर होता है, डेंगी और चिकनगुनिया में कौन वेक्टर होता है, मलेरिया में कौन वेक्टर होता है। अगला है हमारा, इसको मैच करना है आपने, अल्जाइमर डिजीज़, डिप्थीरिया, गोनोरिया, मम्स, मैच करना है इसने आपने। तो डेंगी चिकनगुनिया की अगर बात करें दोनों ही वायरल हैं। अब भाई देखो लेशमैनिया और जो ये स्लीपिंग सिकनेस है ये दोनों ये प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली, ट्रिपैनोसोमा लेशमैनिया प्रोटोजोआ हैं ये, ठीक है। काला आजार, काला का मतलब क्या होता है ब्लैक, आजार का मतलब डिजीज़, तो ये ब्लैक फीवर भी इसको बोलते हैं, ब्लैक, ठीक है। और इसी में काला आजार में क्या होता है, एनलार्ज्ड स्प्लीन हो जाता है, एनलार्ज्ड स्प्लीन यानी कि जो पेट होता है वो थोड़ा फूल जाता है ना, वेट लॉस हो जाता है। डेंगी चिकनगुनिया में होता है आपका फीमेल एडीज एजिप्टी, ठीक है, फीमेल ही होता है हमेशा ध्यान रखना, एडीज एजिप्टी, फीमेल एडीज एजिप्टी मस्कीटो। और मलेरिया की अगर बात करें फीमेल एनोफलीज मस्कीटो। मलेरिया डे कब मनाते हैं बताएगा कोई, चलिए। तो अगर हम बात करें अल्जाइमर डिजीज़, तो अल्जाइमर में यहाँ पे होता है हमारा वही अल्जाइमर जो डिमेंशिया से लिंक था, तो ब्रेन, ठीक है, सी। तो यहाँ पे ऐसे ना करके लिख ही देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा, सी। डिप्थीरिया में क्या होता है, डिप्थीरिया में जो आपका नोज़ एंड थ्रोट है ना, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है नोज़ एंड थ्रोट पे, ये जगह डिप्थीरिया जो आपका B3 विटामिन की डिफिशियंसी से हो जाता है ना, याद करो D3 सॉरी 3D डिजीज़। गोनोरिया ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो जाता है, तो बी हो जाएगा ये। गोनोरिया ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। मम्स ये वायरस की वजह से होती है। और गलसुआ मतलब जो सेलिवरी ग्लैंड होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं इसमें, ये वायरस की वजह से होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा यहाँ पे CDBA, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65th, कॉलम ए यहाँ पे कॉलम बी है, आपको मैच करना डिसऑर्डर एंड हार्मोन, एडिसन डिजीज़, हशीमोटो डिजीज़, एक्रोमेगली और SIADH। तो यहाँ पे एडिसन डिजीज़, तो अभी मैंने बताया था आपका एडिसन डिजीज़ कब होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड अगर आपके एड्रेनलिन हार्मोन को ढंग से सेक्रीट नहीं करेंगे तो हो जाएगा। हशीमोटो आपकी हंसी रुक जाएगी अगर थायराइड ग्लैंड ढंग से थायरॉक्सिन को रिलीज़ नहीं करेगा। थायराइड कहाँ पे होते हैं, थायराइड होता है आपका गले में, दैट इज़ नेक रीजन में, इट इज़ दी लार्जेस्ट एंडोग्राइन ग्लैंड। और 21 शेप का होता है जरा बताइए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है।
तो हशीमोटो डिजीज़ हो जाएगी। इसके अलावा एक और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिजीज़ बताई थी, दैट इज़ क्रेटिनिन, ठीक है, क्रेटिनिज्म, ऐसा एक सेकेंड लिख क्या नहीं रहा यहाँ पे, क्रेटिनिज्म, ठीक है। ये होती है आपकी किससे, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ढंग से रिलीज़ नहीं करेगा। ये मत समझना हाशिमोटो को क्रेटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एक्रोमेगली, मैंने बताई थी कि भाई ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सेक्रीट हो गया तो एक्रोमेगली हो गई। खली से याद करना, एक्रोमेगली खली, खली कितना बड़ा है ना, तो उसमें उसको ऐसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल आए। अगर कम निकलेंगे तो आपको डॉफिज्म हो जाएगा। निकालता कौन है इनको, ग्रोथ हार्मोन को, SIADH, एंटी डायूरेटिक वही होगा हमारा हार्मोन, एंड दैट इज़ वासोप्रेसिन। तो ABCD, ABCD ऑप्शन नंबर C। और ग्रोथ हार्मोन निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और ये प्रोलैक्टिन, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन ये सेक्रीट करता है, जो लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है प्रोलैक्टिन जो होता है ना, मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। पिट्यूटरी ही बनाता है, वही सेक्रीट करता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है वो बनाता तो ये हाइपोथैलेमस है, लेकिन सेक्रीट करने का काम पिट्यूटरी का है। और एक चीज़ बताना कि स्लीप के लिए कौन सा हार्मोन होता है और वो कौन रिलीज़ करता है, और सेक्स हार्मोन्स के नाम बताइए। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, क्या बोलते हैं, प्रकाश की ओर प्रतिक्रिया में पौधों की गति। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक या फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो स्लीप होता है आपका मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, और कौन रिलीज़ करता है, पीनियल ग्लैंड, जो पी शेप का होता है। अगर आप देखेंगे तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस उसके नीचे ही होता है ऐसा पीनियल करके, बहुत ही छोटा शेप का होता है। अच्छा, ब्रेन में एक वो होता है, एक पार्ट होता है जो कि दरियाई घोड़े की तरह दिखता है, बता सकते हैं उसका नाम क्या है। एंड फीमेल्स में आपका सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरॉन, और उस पार्ट का नाम होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस होता है ब्रेन में, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को, यानी जो गजनी वाली मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है कन्वर्ट करता है। मूवमेंट ऑफ प्लांट, अब मूवमेंट जो होते हैं प्लांट में वो दो तरह के होते हैं, या तो वो ग्रोथ करवाएंगे या तो नॉट ग्रोथ रिलेटेड होंगे, यानी ग्रोथ नहीं करवाएंगे। अगर ग्रोथ नहीं करवाएंगे तो उनको हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जैसे कि हमारा थिग्मोनास्टिक रेस्पॉन्स टू वर्ड टच इज कॉल्ड एज थिग्मोनास्टिक, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट होता है जैसे हमारे ग्रोथ रिलेटेड। अब ग्रोथ रिलेटेड जो होते हैं वो लाइट की वजह से हो सकते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से हो सकते हैं, वो आपके वाटर की वजह से हो सकता है, वो केमिकल की वजह से हो सकता है। तो जिसके भी वजह से हो रहा है उसकी वजह से नाम पड़ जाता है। तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ, देखो नॉट ग्रोथ वालों को नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ग्रोथ वालों को बोलते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। इनको क्या बोलते हैं, ट्रोपिक मूवमेंट। लाइट वाले को बोलते हैं फोटोट्रोपिक, ठीक है, फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। ग्रेविटी वाले से, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स वाले को बोलते हैं जियोट्रोपिक, क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिक। वाटर वाले को हाइड्रोट्रोपिक, केमिकल वाले को कीमोट्रोपिक, जो बताए थे अभी पीछे वो फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे थे फ्लावर में तब। तो यहाँ पे टूवर्ड्स लाइट हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। और अब उस हार्मोन का नाम बता दोगे जिसकी वजह से ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, वो कौन सा प्लांट में हार्मोन होता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, आपका साइटोकिनिन होता है, या फिर एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, या फिर आपका इथाइलिन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, तो ये होता है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है ये, ठीक है। क्योंकि ऑक्सिन जो है वो लाइट के विरुद्ध भागता है, यानी कि लाइट के अगेंस्ट भागता है। अगर ये लाइट है, ये हमारा प्लांट की स्टेम है, टिप्स में देखने को मिलता है, प्लांट की स्टेम्स वगैरह में टिप्स में देखने को मिलता है। तो ये मान लो कि यहाँ पे इस तरह के ऑक्सिन्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे लाइट आई, भाग जाएंगे सब दूर, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी इस पार्ट की तो लाइट की तरफ झुक जाएगा। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है ऑक्सिन। ये ग्रोथ हार्मोन होता है जो प्लांट की टिप्स में होता है और वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिब्रेलिन की अगर बात करें तो जिब्रेलिन जो होता है ये भी ग्रोथ हार्मोन होता है, और ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, जर्मिनेशन और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। साइटोकिनिन जो होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को मारता है। स्ट्रेस हार्मोन होता है ये प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स के लिए एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस देता है प्लांट्स को ये। इथाइलिन जो होता है गैसियस हार्मोन होता है, और ये प्लांट की फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है ये। एसिटिलीन से कंफ्यूज मत कर देना इसको, ये आपकी एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। एसिटिलीन जो होता है वो एल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, वो उसको वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़, इनमें से कौन सी, अब देखो यार तुम लोग अगर ऐसे छोड़ के जाओगे ना तो फिर
फिर हमें दुख होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? सर मेहमान आए हैं क्या घर में? हाँ, का है, स्वागत करना है तुम्हें? मंजेश यादव। मेहमान आए, मतलब बैकग्राउंड में पूरा एकदम ट्रैक कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कैसी आवाज़ें आ रही हैं देखें तो ज़रा। बैक कर करके सुनते होगे तुम्हें ना। कैसी आवाज़ आ रही, क्या हो रहा है यहाँ पे अभी? नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? टी से जो नाम शुरू होता है, टाइफॉइड, टेटनस, टीबी, सारे बैक्टीरियल हैं। विब्रियो कॉलरे करके बैक्टीरिया होता है और ये एक ऐसी वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। और सबसे पहले इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी कॉलरा की, बताइए? रेबीज़ की अगर बात करें, वायरस होती है, वायरल होती है ये, ठीक है। और एक और बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम बताइए जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, तंत्रिका तंत्र को, क्योंकि ये भी रेबीज़ जो होती है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और ये जो होती है ना, ये आपकी क्या बोलते हैं उसको यार, ये जूनोटिक, ठीक है, जूनोटिक डिजीज़ जो होती हैं। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं। तो रेबीज़ हो गया हमारा। इसी तरह बैक्टीरियल एक होता है एंथ्रैक्स, याद है एंथ्रैक्स? बैक्टीरियल होता है, ये भी जूनोटिक होता है, एनिमल टू ह्यूमंस या फिर एनिमल टू एनिमल या फिर एनिमल टू ह्यूमंस। बैक्टीरियल डिजीज जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, दैट इज टेटनस, ठीक। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी करके बैक्टीरिया होता है। प्लेग में कौन सा बैक्टीरिया होता है? प्लेग में कौन सा होता है बैक्टीरिया, जल्दी से बताइए। वाई से जिसका नाम शुरू होता है, क्या होता है? यर्सीनिया पेस्टिस, पेप्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पेप्टिस। और जो एक्ने कर देता है, मुहासे ले आ देता है, वो कौन सा होता है? एस से नाम शुरू होता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोगों का उदाहरण नहीं है? चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, डायबिटीज या फिर ट्यूबरकुलोसिस? कम्युनिकेबल डिजीज याद करो, हमने डिजीज को कई सारी कैटेगरीज में बांटा था, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, क्रॉनिक, एक्यूट। अभी देखते हैं। तो एक्ने के लिए कौन होता है? स्टेफिलोकोकस। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती हैं, कफिंग, स्नीजिंग, इससे, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन पॉक्स बिल्कुल कम्युनिकेबल है, ठीक है। सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की बनी थी, और वो किसने बनाई थी? अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे कॉलरा की पूछी थी, बताना भूल गया मैं, सॉरी। तो ये बनाई थी क्या बोलते हैं, लुइस पास्चर जी ने, ठीक है, जिन्होंने पास्चराइजेशन का मेथड भी दिया था, जहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को एक सर्टेन टेम्परेचर पे बॉयल करते हो तो वो आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क ही आपको मिलता है जो पैकेट्स में मिलता है ना। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है कॉलरा। अच्छा, और भी बताइए, जैसे डायरिया हो गया, वो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। और वाटर बॉर्न डिजीज़ के नाम बताइए आप कमेंट में जल्दी से। तो चिकन और स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले बनी थी, किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी इसकी, ठीक है, एडवर्ड जेनर। कॉमन कोल्ड ऑब्वियस कम्युनिकेबल है, डायबिटीज़ कम्युनिकेबल नहीं है। और डायबिटीज़ जरा बताइए एक्यूट है कि क्रॉनिक है? और टीबी क्लॉसिस, जो टीबी होता है किस पार्ट, किस उसको अफेक्ट करता है? तो ये हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। कौन, सॉरी, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। वो तो हमारा हेपेटाइटिस होता है जो लिवर को अफेक्ट करता है। तो डायबिटीज़ जो होता है हमारा, ये आपका एक क्रॉनिक डिजीज़ होता है, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम में डेवलप होता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है ये, ठीक है। एक्यूट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म, जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये इसको हम एक्यूट बोल सकते हैं। कॉमन कोल्ड हो गया, ये आपका एक्यूट होता है, ठीक है। टीबी, टीबी भी क्रॉनिक होगा आपका, ठीक है। और टीबी को वाइट प्लेग के नाम से जानते हैं। और प्लेग को जो बिबॉनिक प्लेग होता है, उसमें ब्यूहोज डेवलप हो जाते हैं इस वजह से, तो उसको हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। ब्लैक फीवर होता है काला आजार में, एनलार्ज स्प्लीन, लेशमैनिया, सैंड फ्लाई, है ना। और लेकिन जो ब्लैक डेथ होती है वो प्लेग में होती है। ग्वाइटर इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स? तो घेंगा निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रोग होता है? थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रेनलिन या फिर पिट्यूटरी? तो हमें पता है, अभी देखा है, थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन का सेक्रेशन करते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है हमें, ठीक है। पैनक्रियाज देख चुके हैं यार, वो ग्लूकागॉन, वो जो हमारे इंसुलिन है उसको रिलीज़ करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको रिलीज़ करते हैं? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। आपका एक और जो मैंने बताया था, कौन सा? प्रोलैक्टिन, ठीक है। 70th, बाकी रिलीज़ तो और भी करते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह भी, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। 70th क्वेश्चन करिए।
Which disease refers to the inflammation of the liver caused by a variety of infectious viruses and non-infectious agents leading to a variety of health problems? टीबी, ठीक है। निमोनिया जो है लंग्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? सॉरी, लिवर की बात हो रही, सॉरी, वेरी सॉरी। यहाँ पे हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। विच डिजीज रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कॉज बाई वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस वायरस। वैरायटी कौन से होते हैं? ए, बी, सी। अब ए वाले के साथ क्या होता है? ए कैसे स्प्रेड होता है? तो ये एक वाटर बॉर्न, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, इससे स्प्रेड होता है। ये अगर बी की बात करें तो एयर वगैरह, सी सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह से स्प्रेड होता है। तो मोड ऑफ इसके जो ट्रांसमिशन होते हैं उसके बेसिस पे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी। ट्यूबरक्लोसिस और जो निमोनिया होते हैं दोनों किसको अफेक्ट करते हैं? लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और हेपेटाइटिस ए के लिए अभी सबसे पहले इंडिजिनस वैक्सीन बनाई गई इंडिया में, उसका नाम बताइए। लास्ट के 10 क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। 71st क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉलम ए में डिजीज़ और कॉलम बी में आपको बताना किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो यहाँ पे उसका नाम है हैवीश्योर, ठीक है। और आपका जो लिवर है ना वो जो आपका ये डिप्थीरिया होता है उसमें भी इफेक्ट होता है लिवर। चलो आगे आते हैं। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसमें तो आपका वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही यूजुअली इफेक्ट होता है, जो नोज एंड थ्रोट वाला पार्ट होता है। तो अभी आते हैं क्वेश्चन, वीक बोन्स एंड मसल्स, अनीमिया, ग्वाइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो क्वेश्चन क्या होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, मेरास्मस कब होता है? जरा बताइए, मेरास्मस कब होता है? वीक बोन्स एंड मसल्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, और या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी, अनीमिया। और जरा आई थिंक टीथ तो यहाँ पे है नहीं, टीथ वाला पार्ट, तो चलो बता ही दो, ठीक है। आपको पता होगा ना टीथ का भी जो आपका बना होता है टीथ का, वो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। और इसका जो आउटर कवरिंग होता है, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको क्या बोलते हैं? टीथ के। अनीमिया की अगर बात करें तो ये हमारा किसकी वजह डिफिशियंसी से होता है? तो आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है। एंड ग्वाइटर की अगर बात करें तो आयोडीन डिफिशियंसी। दैट वुड DCBA विल बी द करेक्ट आंसर। DCBA ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। टीथ की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज इनैमल, ठीक है। आउटर कवरिंग जो होता है इस तरह से, और अंदर आपका होता है पल्प, कैविटी होता है, पल्प होता है आपका अंदर, ठीक है। अच्छा बताइए टोटल डेंटाइन फार्मूला बताइए, डेंटाइन फार्मूला चाइल्ड का। डेंटाइन फार्मूला बताइए चाइल्ड का क्या होता है? वॉट हैपन्स टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल्स वही हैं स्टोमेटा वाली, किडनी शेप की होती हैं, ठीक है, बीन शेप की। अब वाटर चला गया, वाटर लॉस करवाती हैं। वाटर लॉस को क्या होते बोलते हैं? वाटर लॉस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। दिन में हो तो ट्रांसपीरेशन, रात में हो तो गटेशन। गटेशन रात में हो तो। ये होता है स्टोमेटा से, और ये होता है हाइडाथोट से। ये होता है हाइडाथोट से। अब ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस हो रहा है स्टोमेटा से, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। पहले से ही पानी भैया इतना भरा हुआ है, पानी इतना भरा हुआ है, तो ये क्या करेंगे? पानी और ज़्यादा अंदर ना लेने के लिए ये एकदम फूल जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे और श्रिंक कर जाएंगे, सो दैट पानी अब और ज़्यादा अंदर ना जाएगा, क्योंकि भैया हमें तो पानी निकालना होता है, लेना ना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, स्टोमेटल पोर्स श्रिंक। डेंटाइन फॉर्मूले चाइल्ड की बात करें, 2 इंसिजर्स होंगे, 1 कैनाइन होगा, 0 प्री मोलर होंगे एंड 2 मोलर होंगे। तो 2 1 0 2। ये आपको पता है ना कि जो हमारे इंसिजर्स होते हैं 4 होते हैं, बच्चों में भी 4 होते हैं, मतलब 8 होते हैं टोटल, मतलब एक की अगर हम बात करें तो 8 होते हैं टोटल, चलो 8 ही ले लेते हैं। कैनाइंस 2 होते हैं, बच्चों में भी 2 होते हैं। जो प्री मोलर्स होते हैं वो अडल्ट में तो होते हैं, ये मैं अडल्ट का लिख रहा हूँ, यहाँ चाइल्ड का लिख रहा हूँ। अडल्ट में तो होते हैं 2 इधर 2 इधर, 4 और 4 8, लेकिन बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों में 0 होते हैं, ये मिसिंग होते हैं। मोलर कितने होते हैं टोटल? 3 इधर 3 इधर, 6 और 6 दूनी 12, लेकिन 12 होते हैं किसमें? अडल्ट में। लेकिन 1 1 2 3 4 विजडम जो टूथ होता है, जो थर्ड मोलर होता है, वो मिसिंग होता है। थर्ड मोलर यानी विजडम टूथ मिसिंग होता है बच्चों में। तो 8 इनमें भी ले लो, 2 इनमें भी ले लो, तो 8 8। कोई मिस कर दिए क्या इंसिजर? हाँ कैनाइन 8, अच्छा सॉरी कुछ मिस कर दिया क्या? 4 उसमें 4 इंसिजर्स हो गया, 8 को 12 8 20, अच्छा सॉरी 2 इधर 2 इधर, तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो कितने हो जाएंगे आपके? इसमें 32 हो जाएंगे टोटल, 32, और इसमें हो जाएंगे 30 सॉरी 20 आपके, ठीक है। 32 अडल्ट में और 20 बच्चों में। और डेंटाइल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं सबने देखा था, ठीक है। चलिए, और तो अडल्ट में क्या हो जाएगा डेंटाइल फार्मूला? अडल्ट में, ये तो चाइल्ड का है, ठीक है, चाइल्ड का। अडल्ट में हो जाएगा भाई 2 इंसिजर, और कनाइन तो सेम ही होते हैं, मतलब एक साइड का ले रहे हैं हम, ठीक है, मतलब ऊपर का और एक साइड का, ऊपर का नीचे का कहीं का भी और एक साइड का, ठीक है। और 2 आपके प्री मोलर्स और 3 मोलर्स, ठीक है, 2 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। और 73 प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जो बहुत सारी सनलाइट में रह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं?
ज़ेरोफाइट तो वो रहते हैं जो डेजर्ट में रह सकते हैं, उनको बोलते हैं। हीलियोफाइट आंसर होगा, ठीक है, हीलियोफाइट। प्रोटोफाइट क्या होते हैं? जो आपके प्रोटोफाइट मतलब लोअर प्लांट होते हैं। लोअर प्लांट मतलब जो थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं तुम्हारे, जो अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि एल्गे हो गए, ठीक है, लाइकेंस हो गए, ये सब प्रोटोफाइट्स में आते हैं। और ज़रा ये बताओ, जो एल्कलाइन कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेबल होते हैं, एल्कलाइन कंडीशन मतलब कि सॉल्टी कंडीशन, सॉल्ट में रहने के लिए, जो हमारे मैनग्रूव्स में, दलदली वन जो हमारे कोस्ट में, आपको पता है ना, ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो एफआरबी में नहीं किया है, लेकिन ठीक है, ये आपके मैनग्रूव्स मिलते हैं, कोस्टल लिटोरल स्वयं फॉरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो हमें ट्रीज़ देखने को मिलते हैं रादर, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मैनग्रूव्स, वो सॉल्टी वाटर में रहने के लिए अडाप्टेबल होते हैं, और उनको बोलते हैं हम हैलोफाइट। हैलो जो रूट वर्ड कहीं दिख जाए, हैलो का मतलब ही सॉल्ट होता है, ठीक है। विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम्स एंड लीव्स? कौन सा टिश्यू आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और इसके मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो ये होता है हमारा जाइलम। तो हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो दो टाइप्स क्या हैं? एक तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि इनको बोलते हैं विभज्योतक ऊतक, और एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़ जिनको बोलते हैं स्थायी ऊतक। तो जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और इंटरकैलरी नोड्स होती हैं। एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होती हैं, ये बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं, और ये दोनों हाइट बढ़ाती हैं प्लांट की। और जो आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और सॉरी यहाँ पे इंटरकैलरी कर लो, ये लेटरल कर लो, लेटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं वो गर्थ ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि साइड में प्रेजेंट होती हैं। एंड ये प्लांट की जो विड्थ होती है, मोटाई होती है, मोटापा, वो बढ़ाती हैं। ये लंबू बनाती हैं, ये मोटू बनाती हैं प्लांट को। परमानेंट की अगर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स की अगर बात, सॉरी, सिंपल की अगर बात करें तो हमारे अभी आगे देख लेंगे, सिंपल क्वेश्चन में रखा ही थिंक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम आते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल का। फ्लोएम फल का ट्रांसपोर्ट करता है, फल यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम वन वे होता है कि फ्लोएम वन वे होता है, जरा बताओ। और टाइप्स क्या होते हैं इसके? तो मैंने बताया था PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो S से हो जाएगा सीव, ट्यूब्स। C से हो जाएगा कंपेनियन सेल्स। और भाई फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर, ये तो कॉमन होंगे ना, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। ऐसे ही जाइलम में अगर बात करें, ट्रैकाइट्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बताया था कि जाइलम में सारे डेड होते हैं एक्सेप्ट पैरेनकाइमा। जाइलम में सारे डेड होते हैं एक्सेप्ट पैरेनकाइमा। फ्लोएम में सारे लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फाइबर हमेशा डेड होता है, और पैरेनकाइमा का हमेशा काम क्या होता है? खाने को स्टोर करना, फूड का स्टोरेज का। फ्लोएम जो होता है ये 2 वे होता है, और जो आपका जाइलम होता है ये 1 वे होता है। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ, आखिरी के 5 क्वेश्चन, कैसा फील कर रहे हो तुम अभी? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज? पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सबका सही है, फाइबर डेड होता है हमेशा, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे खुद से बनाते हैं, तो इसको स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हीटरोट्रॉफिक कई टाइप होते हैं, सेप्रोफाइटिक और फोटोट्रॉफिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेप्रोट्रोफिक का मतलब क्या होगा? सेप्रो का फाइटिक का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना खाना ढूंढते हैं, जैसे फंगस और बैक्टीरिया जैसे जो हमारे लोग होते हैं, वो है ना। तो वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक जैसे जो हमारे प्लांट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण का। तो फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं ना, तो पेन चलना रुक जाता है, और जब पेन चलना रुक जाता है ना, तो फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं सन को, ठीक है, सन को बना लेते हैं। और सन क्या वो भेजता है? सनलाइट भेजता है, यहाँ से सनलाइट भेजेगा। अब इस लाइट को बस कन्वर्ट कर देगा केमिकल में। कौन? प्लांट। उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। कैसे? ऐसे कि यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से जो हमारा प्लांट होता है ना, जो प्लांट होता है, ये मान लेते हैं प्लांट है, तो यहाँ नीचे से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है, और यहाँ से एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है। तो यहाँ से H2O उठा रहा है, यहाँ से CO2 उठा रहा है, और क्या बनाए दे रहा है? तो यहाँ पे होते हैं प्लास्टिड
ठीक है, देखो प्लास्टिड को मैंने जूम कर दिया यहाँ पे मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, थाइलाकॉइड्स होते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड्स ये जो इस तरह से सैक लाइक या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में आपके अटैच्ड हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ग्रेना। जिसमें फ्लो कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना में होती है आपकी लाइट रिएक्शन, इसमें क्या होती है डार्क रिएक्शन। यहाँ पे एक होती है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल क्या होती है, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लाइट इंडिपेंडेंट। केल्विन क्लैन पता नहीं सुनते ही दिशा पाटनी क्यों यहाँ आती ठीक है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है केल्विन साइकिल जो यहाँ पे होती है। और ये पता होना चाहिए आपको, बस इतना ही पता होना चाहिए था कि आपका जो 6CO2 है रिएक्शन ये क्या कौन सी होती है, 6H2O मिलके C12H22 नहीं यहाँ पे क्योंकि वो अच्छा CH2O बन रहा है ना, तो C6H12O11 आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कार्ब विच इज़ स्टार्च, C6H12O6। आपको पता होना चाहिए जो प्लांट होते हैं खाना किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च। ह्यूमंस ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी यहाँ पे। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई, ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो थाइलाकॉइड होते हैं यहीं पे आपका क्लोरोफिल होता है थाइलाकॉइड में, जो कि ये लाइट को ट्रैप करते हैं और लाइट रिएक्शन यहीं पे करवाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट %, ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। कितना % ऑफ एनर्जी लेते हैं जिसको फूड एनर्जी में तब्दील कर देते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो ये लेते हैं रफली बस 1% ही लेते हैं। 1% में ही सारा पूरा जीवन चल रहा है सबका, 1%। ठीक है, और ज़रा ये बताइए, अब ट्रॉफिक लेवल की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तो अलग से करेंगे नहीं, बट क्वेश्चन बन जाता है ट्रॉफिक लेवल से, तो उसको ट्रॉफिक लेवल को भी बता देते हैं आपको। तो ट्रॉफिक लेवल में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, कोई बताएगा? तो होता क्या है ना, जो हमारे प्लांट होते हैं वो सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स तो अभी आपने देख लिया, या फिर इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं प्लांट्स को। ये क्या करते हैं, इन पे कौन फीड करता है, इन पे फीड करते हैं कौन कौन हमारे फीड करते हैं, तो काफ़ी लोग फीड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ग्रास हॉपर हो गया, वो फीड कर सकता है ह्यूमन, या फिर मान लो डियर फीड कर रहा है, वो फीड कर सकते हैं। अब इनमें कौन फीड करता है, जैसे मान लो डियर पे लायन फीड करेगा तो लायन इसमें इस अगली ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि ये जो ग्रास हॉपर है इसको खाया स्नेक ने, स्नेक उसमें आ जाएगा, स्नेक को उठा के ले गया आपका जो ईगल हो गया हमारा। इस तरह से हमारी क्या होती हैं, इसको बोलते हैं फूड चेन, इसको बोलते हैं फूड चेन। अब प्लांट को जो है ग्रास हॉपर भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है, ह्यूमंस भी खा सकते हैं। तो अब फिर इस तरह से क्या ना पूरा ये फूड वेब बन जाएगा, इस तरह का पूरा नेटवर्क फूड वेब कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं ले जा रहा हूँ। अगर वैसे तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी की क्लास अवेलेबल है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने CSIR से पहले करवाई थी, आप देख सकते हैं उस क्लास को। मतलब CSIR में ठीक ठाक बढ़िया खूब क्वेश्चन पूछे गए थे, कमेंट जाके आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो वो एक 1 शॉट क्लास है अगर आपको पढ़ना है डीप में तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ध्यान रखना कि मैक्सिमम 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मैक्सिमम 10%, यानी 10 से कम ही होगा, मैक्सिमम 10% मैं आपको बता रहा हूँ। इनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ये सिर्फ मैंने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फूड चेन ड्रॉ किया। ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम का होता है जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आता है, देन जू प्लैंक्टन आता है, देन स्मॉल फिशेस आती हैं, देन बिग फिशेस आती हैं। ये मरीन इकोसिस्टम हो गया। ऐसे डेट्रिटस फूड चेन होते हैं जिसको इन शॉर्ट DFC बोलते हैं, DFC। नहीं होगा तो मैं क्लास इसका ले ही लूँगा, नहीं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे अच्छे इन्वॉल्व हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें आपका डेट्रिटस होता है। ठीक है, डेट्रिटस मतलब जो चीज़ सड़ रही है, फिर डेट्रीवोरस उसमें फीड करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, फिर वो आगे उसको जो है क्या करते हैं, उसको फर्दर ब्रेक करते हैं। तो इसका अलग से क्लास ही रख लेंगे। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ, एक वो बना के मतलब माइंड मैप बना के इसका करवा देंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लास्टिड थिंग्स स्टोर्ड इज नॉट करेक्ट, अमाइलो एलिग्रो। ट्रॉफी लेवल नहीं होता भैया, ट्रॉफिक लेवल होता है, ट्रॉफी नहीं होता वो, ट्रॉफिक। सीटी आ गई है, सीटी में तुम लोग का पूरा दिमाग रहता है बैकग्राउंड वैसे है ना, खुद पट ये वो, तभी हम मतलब माइक ऑफ करके जाते हैं ना, तो माइक ऑफ करके जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि तुम लोग की हरकतें में पता है तुम्हारे दिमाग कहाँ जो है वहीं लगे रहते हैं, जो होती ना पुराने ज़माने की सासू माएँ या फिर बहुएँ भी। ठीक है, तो नॉट करेक्ट। तो अगर बात करें ये जो हमारा प्लास्टिड होता है, अभी मैंने तो बताया था प्लास्टिड क्लोरो होता है, क्लोरो में क्लोरोफिल खाना बनाता है, क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है, एंड ल्यूको होता है
ल्यूको जो होता है, लुक्का जो होता है हमारा, ये खाना स्टोर करता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एमाइलो, एल्यूरो और इलाइयो होता है, ठीक है। इलाइयो प्लास्ट भी होता है इसमें एक। तो नॉट करेक्ट पूछा है, एमाइलो एल्यूरो, ल्यूरो, र से प्रोटीन, प्रोटीन में भी रहा रहा है, एल्यूरो में भी रहा रहा है, ठीक है। एमाइलो जो होता है कार्बोहाइड्रेट का करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑयल एंड फैट कौन करता है, इलाइयो करता है, ठीक है। एल्यूरो प्लास किसका करता है, प्रोटीन का करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 है, ऑप्शन नंबर बी। 78, at least dash of the carbon dioxide fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमसे पूछा था स्टडी ऑफ एल्गे को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो द एटलीस्ट कितना ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटलीस्ट आधा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन है वो एल्गे ही करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट हाफ मतलब आधा जो फिक्सेशन है वो तो सिर्फ एल्गे ही करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, कौन से फाइलम में बिलोंग करते हैं, जरा बताओ जल्दी से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये। व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन्स, जल्दी से बताइए। ये कानपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताओ। तो एल्गे किससे होते हैं, थैलोफाइटा से, है ना। थैली में सारी चीज़ फैली हुई है। सर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन ही है, लेकिन कभी कभी जैसे अगर मान लो, ठीक है, मान लो कभी कभी वो हो गया तो फिर हो जाता है, नहीं तो ऐसे तो वेजिटेरियन ही है। कभी कभी अंडा टाइप हो गया, अंडे को भी खाए हुआ आई थिंक 1.5-2 साल तो हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, याद तो नहीं है। नहीं भाई, केल्विन साइकिल ही बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल अलग होती है। क्रेब्स साइकिल चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कंफ्यूज मत करिए। क्रेब साइकिल अलग होती है, वो रेस्पिरेशन में चलती है, जो मैं नहीं पढ़ना है। केल्विन साइकिल जो मैंने आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया, वो केल्विन साइकिल होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। चलो भैया, अच्छा घुइयाँ छिलते हैं, अच्छा। वाटर होमोलॉगस ऑर्गन्स तो हमने पढ़ा था लास्ट जो हमारा टॉपिक था एफआरबी में, कि होमोलॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो दिखते सेम हैं, सॉरी सिमिलर हैं, लेकिन काम अलग होता है। सिमिलर लुक्स बट फंक्शन डिफरेंट। जैसे कि ह्यूमन का हाथ है ना, ह्यूमन हैंड हो गया, बैट का हैंड हो, बैट का जो हैंड टाइप होता है, जो भी होता है वो, ठीक है। जो बर्ड होती है, बर्ड का जो होते हैं हैंड, ठीक है, हैंड टाइप का जो होता है। तो ये सब क्या होते हैं, दिखते सेम है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। ह्यूमन के हैंड का क्या काम होता है बताओ, ठीक है। और जो इसके ऑपोजिट होते हैं, ये होते हैं जो सिमिलर फंक्शन तो होता है लेकिन दिखते अलग हैं, वो होते हैं हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स। जैसे कि चिड़िया का और चमगादड़ का दिखते अलग हैं लेकिन काम सेम होता है, मतलब होता है। आखिरी क्वेश्चन दिखा दें बेटा, डरोगे तो नहीं हैं। 80th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। कौन से टाइप ऑफ टिश्यू हैं जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बताइए जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन रात को आया था, नाइट शिफ्ट में पूछा ये वाला पिछला क्वेश्चन, और ये जो है अंधेरिया रात में पूछा है। अंधेरिया रात में दिया तेरा हाथ। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यूज छुड़वाया था ना मैंने, इसीलिए क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था ना, तो अलग से डीलिंग करेंगे। तो जो हमारे प्लांट टिश्यूज मैंने आपको पढ़ाया था, क्या 2 तरह के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक, दूसरे परमानेंट। जो परमानेंट होते हैं वो सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सिंपल वाले होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, इनमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करते हैं, ये फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है, फूड का स्टोरेज करते हैं। कौन, पैरेन्काइमा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो क्लोरेन्काइमा और दूसरा एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, जो क्लोरेन्काइमा होता है इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फूड बनाने में, ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोफिल उसी में इन्वॉल्व रहता है हमेशा। जो एरेन्काइमा होता है, और हमने देखा था जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हमेशा लिविंग ही होता है पैरेन्काइमा, और हमेशा फूड स्टोरेज ही करता है। एरेन्काइमा जहाँ पे एयरी स्पेसेस देखने को मिलती हैं जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, फ्लोट करने में, जैसे लोटस वगैरह होते हैं, तो उसमें एरेन्काइमा देखने को मिलेंगे, पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों ही मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं। तो ये जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इट इज़ इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। और एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कौन सा
कौन सा प्रोसेस होता है जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट में तब्दील होते हैं? और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़ वैक्यूल्स लैक करते हैं, अब मुझे याद आ रहा है, एंड दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं दे लैक वैक्यूल्स, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये मेरिस्टेमेटिक की बात बता रहा हूँ, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और थिन सेल्यूलोस वॉल होती है इसकी, थिन सेल्यूलोस होता है इसका। तो अगर बात करें इरेगुलरली थिक एंड एट द कॉर्नर्स, थिक होता है कॉर्नर्स पे, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो जो आपकी वो टेंडर्स होती है ना, लीव्स की जो टेंडर्स होती हैं, ठीक है, टेंड्रिल्स होती हैं, उसमें देखने को मिलेगा। जैसे जो हमारी कैस्केटा मरबेल में होती है ना, टेंड्रिल्स होती हैं ऐसे, लटें टाइप होती हैं ऐसे 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 ऐसे, उसमें देखने को मिलती है टेंड्रिल्स में। और जो ये पार्ट होता है लीफ का, इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ? ये वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? एंड स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? ये रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी एंड टफनेस। और ये रिजिडिटी एंड टफनेस आती किस केमिकल के सेक्रीशन की वजह से, ये बताइए। एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो वेन्स ऑफ लीव्स, वेन्स ऑफ लीव्स का मतलब क्या है? ये वेन्स ऑफ लीव्स होते हैं ये। तो ये आपको एक तो हस्क ऑफ कोकोनट में देखने को मिलेंगे, हस्क ऑफ कोकोनट यानी नारियल की भूसी में, जो उसका एकदम आउटर, नारियल का आउटर कवरिंग नहीं होता तो कितना हार्ड होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये डेड सेल से मिलके बना होता है, और ये जो है वेन्स ऑफ लीफ में आपको देखने को मिलेगा, वेन्स ऑफ लीव्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रिजिडिटी एंड टफनेस आ रही है जिस केमिकल की वजह से, वो कोई और नहीं, वो लिग्निन नाम का है, लिग्निन, ठीक है। वो क्या है? वो है लिग्निन, ठीक है, उसको बोलते हैं लिग्निन बोलते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, विभेदन बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं विभेदक परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं। और मैंने एपिडर्मल सेल्स के बारे में बता दिया है। ये बताइए जो एपिडर्मिस होता है इसमें कौन सा एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, जैसे हमारी स्किन आउटर कवरिंग है, तो जो हमारे डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनकी थिक एपिडर्मिस होती है, वो किस केमिकल के सेक्रेशन की वजह से होती है? और कॉर्क में किस चीज़ की प्रेजेंस देखने को मिलती है, बताइए। और यहाँ पे होता है लेक्चर खत्म। और जल्दी से बताइए कि 80 में किसने कितना क्या स्कोर किया। तो एपिडर्मिस में आपका रिलीज होता है, वहाँ तो लिग्निन होता है। लिग्निन चिटिन अलग होता है। चिटिन क्या होता है? फंगस की सेल वॉल में, और ऑर्थोपोडा का एक्सोस्केलेटन। और किस चीज़ का एक्सोस्केलेटन से मिलके बना होता है? वो सिलेंट्रेटा का, जो सिलेंट्रेटा में जो कोरल आते हैं हमारे, सिलेंट्रेटा में जेली फिश आती है, हाइड्रोजोवंस आते हैं, तो उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? तो एपिडर्मिस में होता है क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिन रिलीज होता है तो उसकी लेयर बन जाती है क्यूटिकल। और कॉर्क में होता है सुबेरिन, सुबेरिन होता है इसमें, सुपेरिन नहीं सुबेरिन, ठीक है, सुबेरिन रिलीज होता है, ठीक। अब बताओ किसने कितना स्कोर किया? चलो भाई, तो 2000 लोग देख रहे थे, 2000 में से किसका क्या स्कोर रहा बताओ। फोर्थ ऑप्शन देखो, अच्छा फोर्थ ऑप्शन ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। 0/80 राज ऑफिशियल। अच्छा, इतना अच्छा स्कोर कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट, सही है। एक्सोस्केलेटन जो बना होता है उनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बिल्कुल सही है। 75 आए दीपक के, 65 है रक्का बाजपेयी, कौशिक के आए 72 नंबर। कल से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, ठीक है, कल से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स FRB में, तो तैयार रहिएगा। और कल पीरियडिक टेबल का भी लेक्चर होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के 3-4 लेक्चर बस बचे हैं, आराम आराम से हो जाएगा, ठीक है। गीता श्री 72 आए, अंकित 67, कार्तिक 70, 71 आए हैं, अपूर्वा के 73 आए, संदीप के 63, प्रियांशु शाह के आए हैं 80/80, हिमांशु शाह 60, अभी 80/80 बोल रही थी प्रियांशु, अभी 63 हो गए, वाह। नॉलेज स्फीयर 59, अंकित यादव 67, संदीप कुमार 72। सर ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी ना? बिल्कुल, अरिंदम दत्ता यूट्यूब पे रहेगी ये। 81 आए हैं गुरुजी शिवम, अच्छा आए होंगे। साहिल सिंह 80, 77 जशन अरोड़ा, ठीक है। अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। लास्ट के 2 क्वेश्चन, सारे ऊपर के क्वेश्चन इतना सीरियस हो गए पढ़े हैं लास्ट में। आज किसी कोई डाउट हो तो बताओ भाई जल्दी से, किसी का कोई डाउट हो तो बता दो। नंबर तो हमने देख लिया आप लोगों के, ठीक है, अच्छे नंबर है सभी के। बाकी कल से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। कैसा लग रहा है, मतलब अब बायो तुमने FRB किया, आज का लेक्चर किया, कैसा फील कर रहे हो बताओ तो जल्दी से। कैसा फील कर रहे हो? हाँ, 20 रुपये भेजे नमन का देने, सीखो नमन से कुछ, कि ऐसे पैसे नहीं भेजे जाते। दिए जाते हैं घर में आके। ऐसे भेजोगे तो यूट्यूब अपना कुछ काट लेगा और फिर हमें देगा, तो ऐसे पैसे नहीं भेजे जाते हैं, ठीक है। 52 नंबर आए सुमन के,
75 आशुतोष। हाफ स्कोर हुआ मेरा, प्लीज़ हेल्प मी। डेली मूवी शो, अपने FRB के लेक्चर किए थे डेली मूवी शो। सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर, हम लोग के लिए बंगाली के लिए माइंड मैप दे दीजिए। ठीक है, बंगाली में माइंड मैप देते हैं। और किसी लैंग्वेज में किसी की डिमांड? ऑसम, मज़ा आया। अच्छा बढ़िया है फिर तो, गजब फील कर रहे हैं। सही है, बायो में बहुत आने लगा। एपीग्लॉटिस जो होता है ना, देखो लैरिंग जो होता है वो वॉइस बॉक्स होता है। जो मेरी आवाज़ निकल रही है ना अभी, वो लैरिंग्स की वजह से निकल रही है। ठीक है। और जो एपिग्लॉटिस होता है वो देखा तुमने, चिड़िया होती है वो, देखते थे छोटे में आ करो चिड़िया, वो जो एपिग्लॉटिस होती है वो भोजपुरी में बना के देंगे। अंकित यादव इतना काहे कटकटाने वाला इमोजी बना रहे हैं, ये निकाल के भी तो हम पीछे अटैच कर देंगे। ये भी कटकटाने वाला, कटकटाते रहोगे फिर। कॉन्फिडेंस आ गया भाई, हम बढ़िया। सर क्या चीज़, एक सेकेंड आपने टर्नर सिंड्रोम का टर्नर सिंड्रोम मैंने क्या बताया? टर्नर सिंड्रोम में मैंने बताया होगा ना एक्सोजीनोटाइप, और यही तो बताया होगा ना टर्नर में। टर्नर आपका सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, एक्सोजीनोटाइप होता है फीमेल में होता है, और एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है नीलेफेल्टर में। और मेंडिलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? मेंडिलियन कौन है? हमारे जॉन ग्रेगर मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो मेंडिलियन डिसऑर्डर होते हैं जो जीन के अबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया होता है आपका, जैसे कि थैलेसीमिया होता है आपका। ठीक है, जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, एल्बिनिज़म होता है। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टर्नर मैंने एक्सोजीनोटाइप ने फ़िल्टर में लिख दिया क्या? FRB हिंदी माइंड मैप सर आज मिल जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बस आज रुक जाइए। मैं बायो का टेस्ट, हाँ बायो का टेस्ट खुलने वाला है, बस 1 बजे खुल जाएगा। देख लेना, अगर मैंने टर्नर का लिखा हो, कोई क्वेश्चन नंबर बता सकता है क्या मुझे जिसमें मैंने ये करवाया है? लिखा हुआ तो कुछ आ ही नहीं रहा यार इसमें, हैं? इसमें लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा है? हट गया क्या? लिखा हुआ तो आ रहा है। कोई क्वेश्चन बता सकता है क्या वाला? 65 है। अच्छा एक सेकेंड रुका, रुकना एक सेकेंड ना। शाम को दूंगा टेस्ट, नींद आ रही है गाइस। आर्यन राज, गाइस सुन लो, आर्यन गाइस क्या बोल रहे हैं आर्यन, नींद आ रही है। ठीक है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 65 में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, होगा तो यहीं पे कहीं पे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, 61 क्वेश्चन नंबर है। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक्सोजीनोटाइप होगा, ये XXY होगा। ठीक है, इसमें ये फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में होता है। ठीक है सर, खाना खा लीजिए प्लीज़। अच्छा नंदन जी, अब नंदन ने बोला तो खाना पड़ेगा भाई। चलो भाई, थैंक यू। बकल कैविटी क्या होता है? मुंह होता है, मुंह रॉकर्स, बकल कैविटी उसी को बोलते हैं। ट्रिपैनोसोमा है भाई को, हाँ चलो भाई, तो थैंक यू सभी को। ये PDF आपको परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगी। जाइए परमार एकेडमी ऐप को एकदम इंस्टॉल करिए। ठीक है, और उस पर टेस्ट दीजिए, आराम से ब्रेक लीजिए, उसके बाद जब भी दीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा 7 बजे तक दे लें, सो दैट आपका उस PDF में नाम हो जो शाम को फिर रात को पब्लिश होगी, है ना? नहीं तो दे तो आप कभी भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका बायो में पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा देगा। ठीक है, अब बायो में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, और इतना कॉन्फिडेंट तो आप फील कर ही सकते हैं कि अगर आपसे फिर क्वेश्चन नहीं बना तो फिर किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ अब आप आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी बीच बीच में माइंड मैप को लेके रिवीजन कर लिया बस, इसीलिए माइंड मैप आपको दिए गए हैं। हिंदी में भी आज मिल जाएंगे। धन्यवाद। सत श्री अकाल, सुब्रकाल, क्या बोलते हैं अमिताभ जी है। चलो भाई, थैंक यू। सर आपने रिप्रोडक्शन ठीक से नहीं पढ़ा है। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या ठीक से नहीं पढ़ा है तुमको है? क्यों? मेल फीमेल का पढ़ा दिए, उसका पढ़ा दिए, ए सेक्शुअली पढ़ा दिए, अब तुमको क्या अलग से हम पर्सनल बुला के पढ़ाएं ये रिप्रोडक्शन है?
टर्नर में एक्स ओ जीनोटाइप होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक एक्स क्रोमोज़ोम मिसिंग होता है, ध्यान रखिएगा फीमेल्स में, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं होता है, वो नेलेफिल्टर में होता है। गर्मी कैसी है सर वहाँ पे? वहाँ पे गर्मी जैसी वहाँ पे वैसी वहाँ पे यहाँ पे भी है। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू।